प्लीज। एक छोटे मार्शल गॉड क्षेत्र की परीक्षा कठिन है। मैं इसे लेकर भी पार कर सकता हूँ। कुनलुन पर्वत की चोटी पर बादलों का सागर विशाल और असीम था। एक पर्वत शिखर पर जियांग येचेन ने महसूस किया कि उसका रक्त और ऊंचाई ड्रैगन की तरह उमड़ रही है। ऊर्जा की लाल लहरें आसपास की बर्फ को उड़ा रही हैं और 10,000 मीटर के दायरे में बर्फ को पल भर में सफेद धुंध में बदल रही हैं। ट्रैक ट्रैक। उसकी हड्डियों से भी खुली आवाजें निकल रही जो आकाश में गरजते बादलों की तरह गूंज रही थी। हम फिर भी लेटे हुए जियांग येचेन को जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, मानो मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने की इस घटना का उसे कोई लेना देना ही न हो। सिस्टम, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? मेजबान को आराम करने का बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए सफलता के दौरान अनुभव की गई कठिनाइयों और पीड़ा को मेजबान के लिए हटा दिया गया है, लेकिन मेजबान की धारणा को ध्यान में रखते हुए सफलता के शानदार परिवर्तनों को विशेष रूप से संरक्षित किया गया है। जियांग येचेन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। ये सिस्टम वाकई भरोसेमंद था। हुआशिया कल्टीवेशन सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्टों के अनुसार मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने के लिए मार्शल गॉड ट्रिब्यूलेशन से गुजरना आवश्यक है। सरल शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है बिजली का झटका सहना, बिजली का उपयोग करके शरीर को मजबूत बनाना और शारीरिक शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ाना। हालांकि ये प्रक्रिया न केवल कष्टदायी है, बल्कि मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन द्वारा मृत्यु के घाट उतारे जाने की भी उच्च संभावना है। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट जो आमतौर पर आर्थिक क्षेत्र के मार्शल सम्राट के शिखर पर पहुंच चुके हैं, उन्हें मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अचूक तैयारी करनी चाहिए। ब्रेकथ्रू प्रक्रिया के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भी मौत का कारण बन सकती है। इसलिए महाविद्या के बाद से 100 वर्षों में हुआशिया में केवल 5 ही मार्शल गॉड हुए हैं। बेशक गॉड कॉन्ट्रैक्टर के लिए वे मार्शल आर्टिस्ट जो देवताओं की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, एक आर्थिक क्षेत्र का मार्शल सम्राट पहले से ही एक मार्शल गॉड का मुकाबला कर सकता है। इसलिए डिवाइन पैक्ट मिशन को पूरा करने से पहले डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट गॉड कॉन्ट्रैक्टर को मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने का प्रयास करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि मृत्यु की संभावना अत्यंत अधिक होती है। हालांकि जियांग येचेन के लिए ये चिंताएं बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ये सुस्ती व्यवस्था उसे जरा भी कष्ट नहीं सहने देती। वो क्या कर सकता है? बस इसका आनंद लीजिए। जियांग येचेन एक आरामदेह कुर्सी पर लेटा भुना हुआ चिकन उठाया और उसमें से आती भुनी हुई खुशबू को सूंघा, जिससे उसे बेहद आराम महसूस हुआ। आकाश में बेघ्न उत्पन्न हो रहे युद्ध देवता के प्रकोप को देखते हुए भुना हुआ चिकन खाना इस तरह से आध्यात्मिक मुक्ति पाना वास्तव में सुखद है। जिस समय जियांग येचेन आनंद ले रहा था, उसी समय कुनलुन पर्वत श्रृंखला के केंद्र में स्थित दिव्य युद्ध विभाग चैन से नहीं बैठ सका। बीप बीप बीप। दिव्य युद्ध विभाग की विशाल इमारत में तीखी अलार्म की आवाजें गूंज उठी और अनगिनत लोगों ने सभी भरे भावों के साथ एक करके आकाश की ओर देखा। ऊपर आकाश में काले बादल काले पर्दे की तरह जमा हो गए थे, जिसने सूरज को ढक लिया था। बैंगनी बिजली और सुनहरी गड़गड़ाहट विशाल अजगरों की तरह उनके बीच से गुजर रही थी और भारी दबाव वाला विपत्ति बादल आकार ले रहा था। विभाग अध्यक्ष, जल्दी देखिए, यह क्या है? लिंग लिंग ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में भय का एक अंश दिखाई दिया। मेजुए ने उस दिशा में देखा जिधर लिंग लिंग इशारा कर रही थी। उसके कानों में बज रही चेतावनी और उसकी दृष्टि में शहर पर छाए काले बादलों की दृश्य ने उसके दिल की धड़कन को नियंत्रित रूप से बढ़ा दिया। प्राकृतिक घटनाएं, गरजते बादल, ये दृश्य कुछ मार्शल गॉड की आपदा जैसा दिखता है। युद्ध देवता का संकट। जैसे ही ये 3 शब्द बोले गए, लिंग लिंग, मोयान और बाकी सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश कर रहा हो? डॉट डॉट डॉट। कमांडर ग्रुप, रिपोर्ट दीजिए। कुनलुन पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वत की चोटी पर मार्शल गॉड की आपदा एकत्रित हो रही है। एक मार्शल आर्टिस्ट मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। युद्ध विभाग के कमान केंद्र में गुयुआन खतरे के अलार्म बजने का कारण सुनकर चौंक गया और उसने जल्दी से पूछा, क्या ये दैवीय युद्ध विभाग का कोई व्यक्ति है? नहीं। गुयुआन ने राहत की एक हल्की सांस ली। मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन में मृत्यु दर बेहद अधिक है और युद्ध विभाग के स्पष्ट नियम है कि डिवाइन पैक्ट मिशन पूरा करने से पहले मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से हुआशिया में फिलहाल केवल 5 ही मार्शल गॉड हैं। मार्शल गॉड ड्रीम तक सफलतापूर्वक पहुंचने वाले लोग अत्यंत दुर्लभ होते हैं। लेकिन अगर ये दिव्य युद्ध विभाग का कोई व्यक्ति नहीं है, तो कुनलुन पर्वत श्रृंखला में मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कौन है? गुयुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुरंत निर्देशांक स्थान को चिन्हित करो, मैं खुद जाकर देखूंगा। कमांडर ग्रुप, आप ऐसा नहीं कर सकते। निर्देशांकों के 10,000 मीटर के दायरे में स्थित अंतरिक्ष स्थापित हो गया है, जिससे स्थान की शांति उत्पन्न हो गई है। हमने कई ड्रोन जांच भेजे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा है। गुयुआन चौंक गया। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करता है, तो उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा में वृद्धि होती है। डोमेन स्वतः खुल जाता है और केश बादल के भीतर समाहित हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने वाला यह व्यक्ति स्पेस एलिमेंट मार्शल आर्टिस्ट है? एक अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्टिस्ट। गुयुआन सोच में पड़ गया और उसके मन में जियांग येचेन की आकृति उभर आई। क्या ये वही है? लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने तुरंत से इनकार कर दिया। जब जियांग येचेन ने 2 महीने पहले दिव्य युद्ध विभाग को चुनौती दी थी, तब युद्ध विभाग ने उस समय के युद्ध वीडियो का अध्ययन किया था। अंतरिक्ष क्षेत्र पर जियांग येचेन का नियंत्रण उतना गहरा नहीं था, केवल आर्थिक क्षेत्र के मार्शल सम्राट के पहले या दूसरे चरण की स्तर पर ही था। अभी सिर्फ 2 महीने ही बीते हैं और जियांग येचेन दिन भर आलस करता रहा है। भला वह मार्शल गॉड लेवल तक कैसे पहुंच सकता है? गुयुआन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मार्शल आर्ट का मार्ग जितना आगे बढ़ता है, उतना ही कठिन होता जाता है। हुआशिया के 5 मार्शल देवताओं को उदाहरण के तौर पर लें, तो दशकों के अभ्यास के बिना 8वीं स्तर के मार्शल सम्राट से मार्शल देवता बनना संभव है। लेकिन फिर मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने वाला यह व्यक्ति कौन हो सकता है? उसने माथे पर शिकन डाल ली। अगर यह सफलता मिलती है, तो हुआशिया को एक और शीर्ष स्तरीय योद्धा मिल जाएगा और वह ही अंतरिक्ष तत्व का मार्शल गॉड। निर्देशांकों को तुरंत अवरुद्ध करें, किसी को भी उस व्यक्ति के मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने में बाधा न डालने दें। जी हां, कमांडर ग्रुप। गुयुआन भी तेजी से कमांड सेंटर से बाहर निकला और दिव्य युद्ध विभाग की इमारत की छत पर आ गया, जहां से वह पूरी पर्वत श्रृंखला पर नजर रख सकता था। हालांकि मेजुए और अन्य लोग भी मार्शल गॉड ट्रिब्यूलेशन के शानदार दृश्य को देखने के लिए यहां जल्दी पहुंच गए थे। बुएगो, आप ही यहां हैं। आखिर कौन मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश कर रहा है? लिंग लिंग ने उत्सुकता से पूछा। गुयुआन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन यह निश्चित है कि वही अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्टिस्ट है। फिलहाल मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन के 10,000 मीटर के दायरे में स्थान की शांति उत्पन्न हो गई है। हम प्रवेश नहीं कर सकते। उस व्यक्ति की वास्तविक पहचान जानने के लिए हमें केवल मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी होगी। मेजुए और अन्य लोग थोड़े स्तब्ध रह गए। अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्टिस्ट, उनके मन में जियांग येचेन का ही ख्याल आया। उनकी अंतरिक्षीय क्षमताओं को तो असाधारण ही कहा जा सकता था। हालांकि जियांग येचेन 2 महीने पहले तक केवल आर्थिक क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही था, उसके लिए इतनी जल्दी मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव है। बुएगो, क्यों न हम नींद के देवता को एक बार देखने के लिए भेज दें? वो एक देवता है और अंतरिक्षीय उथल-पुथल को सहन करने में सक्षम होने चाहिए। मेजुए ने सुझाव दिया। हालांकि गुयुआन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। अगर हमारी दखलंदाजी के कारण उस व्यक्ति का ब्रेकथ्रू विफल हो जाता है, तो यह न केवल हत्या होगी बल्कि इससे हुआशिया अपने छठे मार्शल गॉड को भी खो देगा। मेजुए चुप हो गई। उसने सिर हिलाया और धड़कते हुए विपत्ति बादल की ओर देखने लगी। वे भली भांति जानते थे कि युद्ध देवता की परीक्षा को पार करना कितना कठिन है। इसमें असफल होने का अर्थ मृत्यु है। अब वे केवल यही कर सकते हैं कि अपने हृदय में साथी हुआशिया वासियों के रूप में प्रार्थना करें, आशा करते हुए कि वह मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश कर सके और हुआशिया के छठे मार्शल गॉड का जन्म हो सके। सबकी निगाहों में चिंता के साथ-साथ उम्मीद भी थी। डॉट डॉट डॉट। हुआशिया मुख्यालय। सेनापति, दिव्य युद्ध विभाग से समाचार, कुनलुन पर्वत पर कोई मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और इसके कारण उत्पन्न मार्शल गॉड संकट 5 हुआशिया मार्शल गॉडों के संकट से भी कहीं अधिक भयानक है। दफ्तर में हॉन्ग वू के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखाई दिए। संस्थान के शोध के अनुसार मार्शल गॉड ट्रिब्यूलेशन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, ब्रेकथ्रू के बाद की शक्ति उतनी ही अधिक भयावह होगी। हालांकि इसका ये भी अर्थ है कि सफलता की संभावना बेहद कम है। हॉन्ग वू ने आंख भरी। महाविद्या के 100 वर्षों के दौरान कई आर्थिक क्षेत्र के मार्शल सम्राटों ने शासन किया। मार्शल आर्टिस्टों ने मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने का प्रयास किया है, लेकिन केवल 5 ही सफल हुए हैं। बाकी सभी लोग मार्शल गॉड की विपत्ति में मारे गए। उनके लिए मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करना कोई दुर्लभ बात नहीं है, बल्कि सफलतापूर्वक प्रवेश कर पाना ही दुर्लभ है। इतना ही काफी होगा पूरे हुआशिया में खुशी की लहर बनाने के लिए। हुआशिया का छठा मार्शल गॉड, हुआशिया के सेनापति के रूप में वह स्वाभाविक रूप से इसके जन्म का साक्षी बनने के लिए उत्सुक था। हॉन्ग वू ने अपने हाथों में रखे दस्तावेजों को नीचे रखा, कार्यालय से बाहर निकल गया और कुनलुन पर्वत की दिशा में देखने लगा। हुआशिया की ओर से, मैं कामना करता हूं कि आप मार्शल गॉड ट्रिब्यूलेशन से आसानी से गुजरें। अध्याय 242। आप मेरे मार्शल गॉड बनने की अभूतपूर्व उपलब्धि से चकित हैं, तो जब मैं 4.5 महीने में भगवान बन जाऊंगा तो आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे? मध्य चीन में तान परिवार, चू परिवार, झो परिवार और सू परिवार के 4 मार्शल देवताओं ने कुनलुन पर्वत की ओर देखा और उन्हें कुछ महसूस हुआ। तान गुजी ने भौहें चढ़ा ली। यह आभा मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन की है। क्या कोई मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश कर रहा है? उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। एक और साहसी आत्मा जिसे मृत्यु की इच्छा है। उसी समय सुझान और चुनिंग फेंग के चेहरे पर भी वही भाव थे जो तान गुजी के थे।
वे इस दौर से गुजर चुके थे। उन्होंने स्वयं मार्शल गॉड ट्रिब्यूलेशन के जीवन मरण के संघर्ष का अनुभव किया था, जहां जीवित रहने की संभावना मुश्किल से 1 बिंदु के बराबर थी। उनकी पीढ़ी में कई मार्शल आर्टिस्ट जो आर्थिक क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए थे, उन्होंने मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन मार्शल गॉड संकट के दौरान सभी की मृत्यु हो गई थी। अपने पूर्वजों से मिले सबक के साथ जो मार्शल आर्टिस्ट 8वीं स्तर के मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंच चुके हैं, वे आजकल इसे हल्के में लेने का साहस नहीं करते। इतने वर्षों की साधना के बाद मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन में मरना वास्तव में व्यर्थ था। केवल झो परिवार के मुखिया झो किंग ने कुनलुन पर्वत की दिशा में देखा, उनके चेहरे पर सदमे का भाव दिखाई दिया। इस समय सफेद धागे जैसी ऊर्जा उसकी उंगलियों के बीच घूम रही थी। फ्रिक के भाग्य के नियम के आधार पर उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह सफलता अनिवार्य रूप से हासिल होगी। हुआशिया के छठे मार्शल गॉड का जन्म हो चुका है। झो किंग विश्वास से क्षितिज की ओर देखता रहा, उसकी आंखें कांप रही थी। अगर कोई और मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश कर रहा होता तो शायद वह सिर्फ एक पल के लिए चौंक जाता। लेकिन भाग्य के नियम की गणनाओं के अनुसार मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांग परिवार का उत्तराधिकारी जियांग येचेन था, जो विदेशी देवताओं के मुख से नियति का पुत्र भी था। जियांग येचेन झो किंग बार-बार नाम दोहरा रहा था। उसकी उम्र कितनी है? वह मार्शल गॉड लेवल तक कैसे पहुंच सकता है? उम्र के हिसाब से जियांग येचेन की उम्र मात्र 23 वर्ष थी। उनकी पीढ़ी में मार्शल गॉड दायरे में सबसे तेजी से प्रवेश करने वाले व्यक्ति जियांग येचेन को 70 साल लगे थे। झो किंग की आंखों की गहराई में अभूतपूर्व सदमा झलक रहा था। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे अद्वितीय प्रतिभावान व्यक्ति का शत्रु होने पर मुझे डर है कि मेरा पुराना जीवन ही नष्ट हो जाएगा। जियांग येचेन की अद्वितीय प्रतिभा को देखकर झो किंग ने अपने बेटे के बारे में सोचा। मैं शियाओयू के लिए जियांग येचेन से दोबारा क्यों निपट रहा था? झो किंग को अचानक कुछ याद नहीं आ रहा था और वह टूटी रगड़ते हुए सोचने लगा। जब तक भाग्य की गूंज उसके कानों में नहीं गूंजी। हे मनुष्य, तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य द्वारा चुना गया व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली होता है, लेकिन वह अजय नहीं होता। शीघ्र ही चीनी देवता ताकामागाहरा के मानव लोक में पुनर्जीवित हो उठेंगे। असगार्ड भाग्य की देवियों को भेजकर उनका भाग्य बदल देगा और ताकामागाहरा के देवता भी कार्रवाई करेंगे। आपको केवल मुझे पुनर्जीवित करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना है। भाग्य के धागों से आती प्रतिध्वनि ने झो किंग को अचानक याद दिला दिया। वह शियाओयू का बदला लेने और फ्रिक के साथ अपने अनुबंध को पूरा करने के लिए जियांग येचेन के साथ बातचीत कर रहा था। वह कुछ देर चुप रहा। तुम्हें कैसे पता कि जियांग येचेन निश्चित रूप से जापान जाएगा? पिछली बार जब वह खंडहरों में था तो उसने दुश्मन को पहले ही सतर्क कर दिया था। भाग्य का मार्गदर्शन। झो किंग ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि यह वैसा ही होगा जैसा आप कहते हैं। भाग्य की डोर थमसी गई। वह कमरे से बाहर निकला और महान कुल प्रमुख झो मिंगयुआन को पुकारा। प्रगति कैसी चल रही है? इस दौरान झो परिवार द्वारा विवाह बाजार में प्रवेश करने से पहले ही नुकसान हो चुका है। रुको रुको रुको, यह कोई नुकसान नहीं है। मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि हुआशिया में और अधिक सुखी और संतुष्ट परिवार बन सके। इतने सार्थक प्रयास के संदर्भ में आप मुझसे नुकसान की बात क्यों कर रहे हैं? झो किंग ने अत्यंत गंभीरता से कहा। झो मिंगयुआन, जी हां, कबीले की मुखिया। इस दौरान हमने सफलतापूर्वक 2123 जोड़ों का मिलान किया है और 1827 जोड़ों ने शादी के लिए पंजीकरण कराया है। झो किंग ने हल्के से सिर हिलाया और डिवाइन पैक्ट मिशन पर एक नजर डाली। वहां केवल 30 सुखी और संतुष्ट परिवार थे और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। उसने एक बार फिर कुनलुन पर्वत की दिशा में देखा। हुआशिया के छठे मार्शल गॉड जियांग येचेन, आशा है कि आप मेरे दिव्य संधि मिशन को पूरा करने तक जीवित रहेंगे। डॉट डॉट डॉट। कुनलुन की चोटी, क्रैक क्रैक। सुनहरी बिजली बारिश की बूंदों की तरह गिरी, जैसे कान बहल कर देने वाली गड़गड़ाहट हुई और विनाश की एक भयावह शक्ति हवा में व्याप्त हो गई। 10,000 मीटर दूर स्थित दिव्य युद्ध विभाग के सदस्यों ने विनाशकारी आभा से भरी बिजली को देखा और ब्याह भरने और सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये भयानक बिजली, मुझे डर है कि एक गॉड कॉन्ट्रैक्टर भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। लगता है मैं हुआशिया के छठे मार्शल गॉड के जन्म को देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। क्या मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश करना वाकई इतना खतरनाक है? इसलिए तो युद्ध विभाग ने यह आदेश दिया है कि डिवाइन पैक्ट मिशन पूरा किए बिना मार्शल गॉड क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया जा सकता। यह मार्शल गॉड संकट सचमुच बहुत भयानक है, लेकिन मार्शल गॉड क्षेत्र की चाहत किसे नहीं होती? मार्शल आर्ट का वह शिखर, देवताओं के सबसे करीब का स्थान। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बाहर के लोग गाहें भर रहे थे और चिंतित थे, लेकिन अंतरिक्षीय उथल-पुथल में फंसा जियांग येचेन विनाशकारी शक्ति से भरी बिजली का सामना करते हुए बिना हुआ चिकन ऐसे खा रहा था मानो कुछ हुआ ही न हो। जहां तक उन बिजली की चमक की बात है, जब वे उसके 5 मीटर के दायरे में पहुंची, तो वे हल्की सुनहरे रंग की ऊर्जा में बदल गई, उसके शरीर में समा गई और उसकी नसों के माध्यम से प्रवाहित होने लगी। यह हल्की सुनहरी ऊर्जा न तो चीथी और न ही दिव्य शक्ति, बल्कि इन दोनों के बीच की ऊर्जा थी। जियांग येचेन को ऐसा लग रहा था मानो वह सर्वोच्च श्रेणी के देवत्व के एक कमजोर रूप का अनुभव कर रहा हो। मार्शल गॉड, इसका वास्तव में देवताओं से कुछ संबंध था। शोध संस्थान के साहित्य में मार्शल गॉड दायरे से ऊपर वालों को देव तक कहा जाता था। जिनके पास नियम तो थे, लेकिन उन नियमों को धारण करने के लिए शरीर का अभाव था, वे अर्धदेव कहलाते थे। लेकिन उनके पास नियम भी थे और नियमों को धारण करने के लिए एक दिव्य शरीर भी था। वे पहले से ही एक देवता से कम नहीं थे। अंतर सिर्फ इतना था कि वह वर्तमान में आध्यात्मिक ऊर्जा को दिव्य शक्ति में परिवर्तित नहीं कर सकता था और न ही वह किसी देवता की तरह अपने नियमों को मजबूत करने के लिए मनुष्य से आस्था की शक्ति को अवशोषित कर सकता था। जियांग येचेन ने मार्शल गॉड दायरे में प्रवेश करने की प्रक्रिया के दौरान हुए परिवर्तनों को महसूस किया और अनायास ही सिस्टम पैनल खोल दिया। मेजबान जियांग येचेन। क्षेत्र मार्शल गॉड 0वीं परत स्वचालित साधना प्रगति 0% स्वचालित साधना गति 0.0325% घंटा। QI 90,047 मानसिक ऊर्जा अनंतता। प्रतिभाएं दिव्य चेतना का उपयोग करने वाला अधिकतम स्तर अराजकता शरीर परिपूर्ण। साधना तकनीक 0 शास्त्र परिपूर्ण। हथियार 0 दर्पण 0 शास्त्र को प्रबंधित करना। पालतू जानवर दिव्य पशु 22 वर्तमान विकास 76% 80% विकास पर चौथा दिव्य पशु कौशल अनलॉक किया जा सकता है। वर्तमान स्वतः खेती की गति 0.0325% 1 घंटा है, जो अधिकतम मान पर पहुंच चुकी है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। खेती की कठिनाई के कारण स्वतः खेती की गति में स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। जियांग येचेन ने अपने व्यक्तिगत पैनल पर नजर डाली। उनकी निगाहें मार्शल गॉड क्षेत्र पर मजबूती से टिकी हुई थी। वह मार्शल आर्ट के उस शिखर पर पहुंच गया था जिसका सपना अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट देखते थे। अपने पिछले जीवन में वह केवल मार्शल गॉड दायरे की ओर देख सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह बहुत दूर है और वह केवल कभी-कभार अपने सपनों में इसके बारे में कल्पना कर सकता था। लेकिन अब वह सचमुच उस मुकाम पर पहुंच गया था, मार्शल गॉड क्षेत्र। वह हुआशिया का छठा मार्शल गॉड बन गया था और सबसे युवा मार्शल गॉड। और उसे अपने पिछले जीवन के कष्टों और प्रशिक्षण का सामना नहीं करना पड़ा, जहां उसने 5वें क्षेत्र के ग्रैंडमास्टर बनने के लिए लगभग अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उसके पास केवल आराम करने और जीवन का आनंद लेने का समय था, खुशियों और आनंद के पलों में, साथ ही संयोगवश मार्शल आर्ट के शिखर मार्शल गॉड दायरे तक पहुंचने के परम रोमांच का आनंद लेने का भी। मार्शल गॉड क्षेत्र, जिसका उसने अपने पिछले जीवन में सपना देखा था और जिसे प्राप्त करने में वह सफल रहा था, अब उसके लिए जीवन का आनंद लेने के लिए मात्र एक चीज थी। जियांग येचेन अपनी रिक्लाइनर कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनके होंठों के कोने पर एक मुस्कान थी, वह अंदर ही अंदर थोड़ा उत्साहित महसूस कर रहे थे। इसके बाद उनकी नजर पसंद पैनल पर ऑटो कल्टीवेशन की गति पर पड़ी। 0.0325% 1 घंटा। चलिए गणना करते हैं। देवलोक तक पहुंचने में केवल 3200 घंटे लगते हैं। आगे गणना करें तो मैं केवल 4.5 महीनों में ही देव बन सकता हूं। जियांग येचेन हंस पड़ा। उन विदेशी मार्शल आर्टिस्टों ने हमेशा कहा था कि एक नश्वर व्यक्ति का देवता बनना एक कोरी कल्पना है, लेकिन उसे तो केवल 4.5 महीने ही लगे। अगर वह एक नश्वर प्राणी होते हुए देवताओं को मार सकता है, तो अगर वह देवलोक में पहुंच जाए, तो क्या वह उन विदेशी देवताओं के समूह को बुरी तरह से नहीं हरा सकता? जियांग येचेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उनके चेहरे पर इस बात की हल्की सी उम्मीद झलक रही थी कि देवता बनने के बाद उनकी शक्ति कैसी होगी। अध्याय 243 हुआशिया के छठे मार्शल गॉड का जन्म। कुनलुन पर्वत की चोटी पर गरजने की आवाज लगातार गूंजती रही, जो शाम ढलने पर ही रुकने के संकेत देने लगी। ऊपर देखने पर आसपास के पहाड़ बिजली की आपदा से तबाह होकर मलबे में बदल गए थे। छोटी चोटियां जमीन पर गिर गई थी और मध्यम आकार की चोटियां अथाह गड्ढों के साथ बीच से फट गई थी। बिजली की भीषण आपदा के केंद्र में स्थित बर्फ की चोटी छूती रही, वहां बर्फ का एक कण भी नहीं पिघला था। और गु मार्शल गॉड की विपत्ति समाप्त हो गई है। दिव्य युद्ध विभाग की इमारत के शीर्ष पर लिंग लिंग ने दूर आकाश की ओर इशारा करते हुए बड़े उत्साह से कहा। गुयुआन, मेजुएर और अन्य लोगों ने तुरंत उधर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी।
क्या वह व्यक्ति उस सफलता के प्रयास में असफल रहा या सफल हुआ? निगरानी विभाग, क्या स्थानीय अशांति अभी भी मौजूद है? गु युआन ने फोन करके जल्दबाजी भरे लहजे में पूछा। यदि मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन में ब्रेक थ्रू से गुजर रहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मार्शल आर्ट टैलेंट के कारण उत्पन्न स्थानिक अशांति गायब हो जाएगी। यदि नहीं तो ये गायब हो गया। कमांडर गु, लगता है वो सफलता पाने में कामयाब हो गए। फोन से हैरानी भरी आवाज आई। वो सफल हो गया। गु युआन का पूरा शरीर कांप उठा। सदमे के बावजूद उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। हुआशिया के छठे मार्शल गॉड का जन्म हुआ। वो कौन हो सकता है जो इतने भयानक युद्ध परंपरा से बच निकलने में सक्षम हो? क्या ये 5 सबसे प्रभावशाली परिवारों में से किसी एक का मामला है या फिर क्षेत्रीय युद्ध विभाग से किसी का? गु युआन ने तुरंत आदेश दिया, जल्दी से नींद के देवता को लक्षित निर्देशांकों पर भेजो और उसे हुआशिया के छठे मार्शल गॉड की पहचान की पुष्टि करवाओ। वे आसपास की स्थानिक अशांति को सहन नहीं कर सके। वे केवल नींद के देवता को, जो एक देवता बन चुके थे, जाने दे सकते थे। जी हाँ, कमांडर गु। और गु युआन के शब्दों ने मेरी जुएल और अन्य तीनों को वहीं पर स्तब्ध कर दिया। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सचमुच बच गया। उस भीषण आपदा की एक बिजली भी मुझे मार सकती थी। आखिर वो कौन है? कितना ताकतवर है? लिंग लिंग का मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था कि उसमें 2 अन्य समझ सकते थे और उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। मेरी जुएल ने दूर स्थित बर्फ से ढकी चोटी को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी और वह मन ही मन बुदबुदाई, हुआशिया का छठा मार्शल गॉड, ये वाकई चौंकाने वाला है। लियांग शान और मोयान ने भी हल्के से सिर हिलाया। हुआशिया के छठे मार्शल गॉड का जन्म निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक सनसनीखेज घटना थी। लेकिन इतने कुशल मार्शल आर्टिस्ट की खोज इससे पहले क्यों नहीं हुई? और इस समय बर्फ की चोटी पर बैठा जियांग येचेन धीरे-धीरे उठ बैठा, आकाश में तेजी से गायब होते बादलों को देखते हुए, अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए, वह भरे बिना नहीं रह सका। आखिरकार समाप्त हो गया। यह मार्शल गॉड ब्रेकथ्रू वाकई एक भव्य आयोजन था। मार्शल सम्राट बनने की उपलब्धि से कहीं अधिक प्रभावशाली। उसने अपने निर्मल शरीर और हड्डियों को देखा। उसकी शारीरिक शक्ति एक अलग ही स्तर पर पहुंच गई थी। उनकी नसों में सुनहरी हल्की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। इस प्रचुर शक्ति ने उन्हें बहुत सहज महसूस कराया। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। अपने पुनर्जन्म के बाद आधे साल से भी कम समय में उन्होंने मार्शल आर्ट का वह मार्ग पूरा कर लिया था जिसे उनके मार्शल गॉड पिता को तय करने में 70 साल लगे थे। इससे सीधे तौर पर 59 वर्षों के चक्करों से बचा जा रहा था। इसके अलावा 4.5 महीने तक आराम करने और जीवन का आनंद लेने के बाद भगवान बन पाना एक साथ सहायता और कुछ हद तक संतोष दोनों का अनुभव था। ये सिस्टम वाकई अजीब है। इससे मुझे मेहनत करने से मिलने वाली किसी भी तरह की उपलब्धि का एहसास नहीं होता। जियांग येचेन मुस्कुराते हुए खुद से कुछ बुदबुदाया, फिर बची हुई चिकन की हड्डियों को इकट्ठा किया, उन्हें आग में फेंक दिया और अपने सामने नदियों और पहाड़ों के नक्शे को देखने लगा। आकाश की ओर नजर डालते हुए अंधेरा होने ही वाला था, वापस जाने का समय हो गया था। जियांग येचेन ने अपनी उंगली से स्क्रॉल को छुआ और स्थानिक शक्ति एक ज्वार की तरफ फैल गई। सफेद रेशम जैसी अंतरिक्ष की व्यवस्था शून्य क्षेत्र में गतिमान हो गई। मार्शल गॉड ब्रेकथ्रू के बाद उनकी अंतरिक्ष की कार्यप्रणाली में भी काफी सुधार हुआ था। पहले उसे आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने और अंतरिक्ष दूरसंचार को सक्रिय करने के लिए शून्य शास्त्र तकनीक का पाठ करना पड़ता था। लेकिन अब महज एक विचार से वो जहां चाहे वहां जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो वह अंतरिक्ष हो और अंतरिक्ष ही वह हो, इसमें असंगति का कोई नामोनिशान नहीं था। जियांग येचेन ने अपने विचारों को आगे बढ़ाया और आसपास का स्थान हिलने डुलने लगा और झिलमिलाने लगा। पल भर में कुनलुन का मूल बर्फीला पहाड़ी आलीशान छात्रावास में बदल गया। जियांग येचेन ने नदियों और पहाड़ों के नक्शे में प्रवेश किया। पहले की तरह स्थानिक चक्कर आना बंद हो गया, मानो स्क्रॉल स्पेस में प्रतिबंध का कोई प्रभाव ही न हो। लिन्यू, अब आराम करने का समय है। तुम पूरे दिन साधना कर रही हो। लाल रंग की चट्टान की दीवार पर जियांग येचेन ऊपर तक चले गए और धीरे से बोले, एक दिन के लिए खेती। सु लिन्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक अपनी आंखें खोली, अपनी साधना तकनीक रोकी और चिंतित दिखने लगी। माफ करना येचेन, मैं साधना में इतना मग्न था कि तुम्हारे लिए दोपहर का भोजन बनाना भूल गया। मैं अभी जा रहा हूं, कृपया मुझसे नाराज मत होना, ठीक है? उसने अपने लाल होठों को काटा और अपना सिर ऐसे झुका लिया जैसे कोई बच्चा कोई गलती कर बैठा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने अपना माथा ढांक लिया। क्या तुम्हारी नजर में मैं खुद की देखभाल करने में इतना समर्थ हूं? सु लिन्यू ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मेरे दिल में येचेन सबसे खास इंसान है। यह मेरी गलती है कि मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मैं ये कैसे भूल गया कि साधना के कारण येचेन भूखा था। मैं गलत था, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। जियांग येचेन ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अपने बारे में कभी क्यों नहीं सोचती? सु लिन्यू ने बिना कुछ बोले ही अपने माथे को दोनों हाथों से छू लिया और इस सबक को स्वीकार कर लिया। जियांग येचेन ने उसका हाथ थाम लिया। शुद्ध प्रेम योद्धा सचमुच राजी नहीं हो सकता था। चलो चलते हैं, आज खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट ले चलता हूं खाने के लिए। सु लिन्यू ने समय देखा, उसकी आंखें चमक उठी। मैं पूर्वी चीन में एक दंपति के रेस्तरां को जानती हूं, वहां का खाना स्वादिष्ट होता है और वे कुछ मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित करते हैं। तुम्हें कैसे पता? तुम इन 4 दिनों से सैनिक क्षेत्र से बाहर नहीं निकले हो? जियांग येचेन ने आश्चर्य से पूछा। सु लिन्यू खिलखिलाकर हंस पड़ी। पिछली बार जब मैं हमें सिचुआन चोंग की नूडल रेस्टोरेंट ले गई थी, तब मैंने पूर्वी चीन के सभी नूडल रेस्टोरेंट के बारे में जाना। वे कौन सी सामग्री इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आपूर्ति कहां से मिलती है, और संयोग से मुझे पूर्वी चीन के बारे में भी पता चल गया। अगली बार येचेन के लिए नूडल्स बनाने के बारे में सोच रही हूं। जियांग येचेन को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। सिर्फ एक बार नूडल्स खाने से ही सु लिन्यू इतना कुछ सीखने में समय और ऊर्जा लगाने को तैयार हो गई थी। ये प्यार किए जाने का एहसास है, खुशी और भावुकता का। ठीक है, चलिए उसी जगह चलते हैं जिसका आपने जिक्र किया था। जियांग येचेन ने स्नेहपूर्वक सु लिन्यू के छोटे से चेहरे को चुपके से दबाया। उनकी वही मुस्कुरा रही थी। ठीक है, सु लिन्यू ने उसकी तरफ देखा, फिर अचानक रुक गई। रुको येचेन, तुम कुछ अलग लग रही हो। जियांग येचेन अचंभित रह गया और खुद को देखते हुए बोला, क्या अलग है? सु लिन्यू उसके चारों ओर घूमी और बोली, तुम्हारी आंखों में पहले से कहीं अधिक आकर्षण आ गया है। तुम्हारी त्वचा निर्मल हो गई है और तुम्हारे चेहरे पर एक पवित्र गरिमा झलकती है। उसने जियांग येचेन के मार्शल गॉड ब्रेकथ्रू के बाद उसके रूप में आए सभी परिवर्तनों को सूचीबद्ध किया। जियांग येचेन भी इससे हैरान रह गया। इस लड़की को ये सब कैसे याद था? वो मन ही मना भरे बिना नहीं रह सका। सचमुच जो लोग परवाह करते हैं उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं होती। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक बड़ी सफलता मिली है, जियांग येचेन ने समझाया। सफलता? सु लिन्यू की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। वाह येचेन, तुमने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, तुम वाकई कमाल हो। मैं एक दिन से नदियों और पहाड़ों के नक्शे में साधना करने में कड़ी मेहनत कर रहा हूं और मैं अभी भी छठे क्षेत्र की तीसरी परत पर हूं। चौथी परत तक पहुंचने में शायद कुछ और दिन लगेंगे। उसकी आंखों में प्रशंसा और ईर्ष्या दोनों भाव थे। मुझे इस बात से ईर्ष्या होती है कि येचेन आराम करते हुए भी हर दिन कोई न कोई सफलता हासिल कर लेती है, जबकि वह कड़ी मेहनत करती है और येचेन के एक अंश के बराबर भी नहीं है। येचेन ने एक और सफलता प्राप्त कर ली है, वह आर्थिक क्षेत्र की तीसरी या चौथी परत पर होना चाहिए। पिछली बार सिस्टर सुए ने कहा था कि नए रंग रूटों की चुनौती के दौरान येचेन का स्तर लगभग 8वें स्तर की पहली या दूसरी परत के आसपास था। मार्शल आर्ट का मार्ग आगे बढ़ने के साथ-साथ कठिन होता जाता है। 8वें स्तर के मार्शल सम्राट के लिए 2 महीनों में एक या 2 स्तर का सुधार करना ही बहुत प्रभावशाली है। मेरे मंगेतर बहुत ही प्रेरणादायक है, मुझे और भी अधिक मेहनत करनी होगी। सु लिन्यू की आंखें और भी दृढ़ हो गईं। ठीक है, चलो चलते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट। जियांग येचेन मुस्कुराया। सु लिन्यू को होश आया, उसने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और आज्ञाकारी होकर उसका हाथ थाम लिया। मन ही मन खुश, येचेन मुझसे बहुत प्यार करती है। इन दोनों की मिठास की तुलना में कुनलुन पर्वत का गु युआन कहीं अधिक मीठा है। दैवीय युद्ध विभाग चिंतित था। बूढ़े गु, जब मैं उस बर्फीली चोटी पर गया तो मैंने कानून की एक शक्तिशाली शक्ति का अनुभव किया, लेकिन किसी को नहीं देखा। नींद के देवता ने अपना सिर हिलाया। गु युआन ने निगरानी विभाग की रिपोर्ट को देखते हुए भौहें चढ़ाईं और कहा, यह एक संपूर्ण कानून है, किसी देवता द्वारा प्रदत्त कानून नहीं है। इस व्यक्ति ने न केवल मार्शल गॉड ब्रेकथ्रू सफलतापूर्वक पूरा किया है, बल्कि उसके पास संपूर्ण विधि भी है, जो केवल देवताओं के पास होती है। वह गु युआन के पास इसे बयान करने के लिए शब्द नहीं थे, ये सचमुच अविश्वसनीय था। नहीं, मुझे तुरंत कमांडर इन चीफ से संपर्क करना होगा, हमें हुआशिया के छठे मार्शल गॉड को ढूंढना होगा। गु युआन ने जल्दी से अपना फोन उठाया और हुआशिया के कमांडर इन चीफ को डायल किया। अध्याय 244 चीन के छठे मार्शल गॉड की ऑनलाइन चर्चा। अरे गु युआन, मार्शल गॉड का दर्जा हासिल करने वाला वो व्यक्ति कैसा है? कमांडर इन चीफ, वो सफल हुए, उन्होंने अपनी सफलता में कामयाबी हासिल की। गु युआन के बेहद उत्साहित शब्द फोन पर सुनाई दिए। ये सुनकर हॉन्गू की आंखें चौड़ी हो गई और वह अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या तुम सच में ऐसा कह रही हो?
ये सच है कमांडर, मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन समाप्त होने के बाद भी मार्शल आर्ट टैलेंट द्वारा निर्मित स्थानिक अशांति गायब नहीं हुई। उपग्रह द्वारा निर्धारित निर्देशांकों पर स्थित स्नो पीक पर मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन के दौरान कोई क्षति नहीं देखी गई, जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मार्शल गॉड स्तर तक पहुंचने वाले व्यक्ति ने मार्शल गॉड ट्राइबुलेशन को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। चीन के छठे मार्शल गॉड का जन्म हो चुका है। होंगवू की आंखें काम उठी और वो काफी देर तक संभल नहीं पाया। कितने साल बीत चुके हैं? चीन में किसी युद्ध देवता के जन्म को कितने साल हो गए हैं? सबसे हालिया घटना 30 साल पहले हुई थी। किसने सोचा होगा कि अपने जीवनकाल में वो चीन के छठे मार्शल गॉड के जन्म का साक्षी बनेगा। होंगवू बेहद खुश था। चीन के लिए यह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ अच्छी बात थी। चाहे 20 टाइप का प्रतिरोध करना हो या आउटबॉस के आक्रमण का, एक और शीर्ष स्तरीय लड़ाकू के साथ चीन की भविष्य की स्थिति में सुधार होगा। गु युआन, मुझे जल्दी बताओ कि वह कौन है? उसने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। आखिर किसके पास इतनी ताकत है? उसने पहले कभी अपनी क्षमता क्यों नहीं दिखाई? ओह कमांडर, मुझे भी नहीं पता। जब मैंने नींद के देवता को जांच के लिए भेजा तो वह शिखर पहले से ही वीरान था। मैं केवल इतना ही पुष्टि कर सकता हूं कि वह एक अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्टिस्ट है। इसके अतिरिक्त गु युआन एक पल के लिए रुका। निगरानी विभाग के विश्लेषण के अनुसार चीन के छठे मार्शल गॉड ने विधि की संपूर्ण शक्ति में महारत हासिल कर ली है। क्या? हांगवू का चेहरा एकदम सख्त हो गया। विधि की संपूर्ण शक्ति में महारत हासिल करने के बारे में सुनकर वह एक मूर्ति की तरह जम गया। ये जानना जरूरी है कि केवल ईश्वर ही संपूर्ण नियमों का स्वामी हो सकता है। ईश्वर के अनुबंध के नियम ईश्वर के नियम का मात्र एक हिस्सा है। वे एक पूर्ण नियम के सामने पर्याप्त नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मार्शल गॉड बनने के तुरंत बाद ही उसने एक संपूर्ण नियम को समझ लिया हो? होंगवू पूरी तरह से हैरान था। उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। अनुसंधान संस्थान के साहित्य विश्लेषण के अनुसार एक मार्शल गॉड जो पूर्ण नियमों से भी परिपूर्ण है, वह पहले से ही भगवान बनने के बेहद करीब है। जब तक कोई आध्यात्मिक ऊर्जा को दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर सकता है और मानव जगत से आस्था की शक्ति के शक्तिशाली नियमों को आत्मसात कर सकता है, तब तक वह ईश्वर बन सकता है। लेकिन पहले मार्शल गॉड के देवलोक तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा नियमों का अभाव था। लेकिन ये छठा मार्शल गॉड वास्तव में एक भगवान की तरह संपूर्ण नियमों का स्वामी है। यह होंगवू का चेहरा आश्चर्य से भर गया था और वह इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। इससे उनकी पिछली समझ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अगर चीन में ऐसा कोई युद्ध देवता है, तो शायद भविष्य में जब प्रलय शुरू होगा, तो चीन की मानव दुनिया इतनी निष्क्रिय नहीं होगी। होंगवू ने धीरे से कहा, वह मनुष्यों और देवताओं के बीच मौजूद खाई जैसी भिन्नता से पूरी तरह अवगत था। देवताओं के सामने वे चींटियों के समान थे। ऐसी निराशाजनक और निष्क्रिय स्थिति में उसने पहले जियांग जेनजिन में, फिर नींद के देवता में और अब चीन के इस रहस्यमय छठे मार्शल देवता में आशा देखी। होंगवू के चेहरे पर धीरे-धीरे खुशी झलकने लगी। भला चीन के मजबूत होते देख सेनापति भला खुश क्यों न हो। गु युआन, जल्दी करो, चाहे जो भी तरीका अपनाओ, तुम्हें चीन के छठे मार्शल गॉड को ढूंढना ही होगा। यह एक आदेश है। लेकिन गु युआन की आवाज में हिचकिचाहट आई, हमारे पास तो कोई सुराग ही नहीं है। होंगवू मुस्कुराया, अरे बूढ़े, यह इंटरनेट का युग है। चीन के छठे मार्शल गॉड का जन्म देश के भाग्य से जुड़ा है। मीडिया को इसकी रिपोर्ट करने दो। सबसे पहले, ये और राक्षसों से भरी दुनिया में जीवित रहने की चीनी लोगों की उम्मीद को बढ़ा सकता है। दूसरा, ये चीन के छठे मार्शल गॉड को भी इसे देखने का मौका दे सकता है, जिससे शायद वह देश में शामिल होने और चीन को उस दुनिया को खत्म करने में मदद करने के लिए तैयार हो जाए जहां याओ जानवर मनुष्यों को खा जाते हैं। फोन की दूसरी तरफ से गु युआन ने सुखद आश्चर्य के साथ कहा, समझ गया कमांडर, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूं। होंगवू ने हल्के से सिर हिलाया, फोन रख दिया और खिड़की के बाहर नीले आकाश और सफेद बादलों को देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। चीन के लिए यह एक सौभाग्यपूर्ण घटना है, सचमुच एक सौभाग्यपूर्ण घटना। डॉट डॉट डॉट। अगली सुबह एक ट्रेंडिंग टॉपिक ने सभी चीनी सोशल मीडिया पर अपना दबदबा बना लिया और आधिकारिक अकाउंट से रिपोस्ट करने के लिए होड़ करने लगे। ये ट्रेंडिंग टॉपिक था, चीन के छठे मार्शल गॉड का जन्म कुनलुन पर्वत में हुआ। जैसे ही यह खबर फैली, प्रमुख ब्लॉगरों ने तुरंत विश्लेषण वीडियो बनाने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया, जिससे व्यापक चर्चा छिड़ गई। हे भगवान, चीन का छठा मार्शल गॉड, क्या ये सच है? चीन के आधिकारिक खातों ने इसे दोबारा पोस्ट किया है, तो यह नकली कैसे हो सकता है? मुझे बस यह नहीं पता कि चीन का ये छठा मार्शल गॉड कौन है। मैंने सभी ब्लॉगरों के विश्लेषण वीडियो देखे हैं और मुझे अभी तक चीन के छठे मार्शल गॉड के बारे में कोई पहचान संबंधी जानकारी नहीं मिली है। इतना रहस्यमय, क्या ये किसी कुलीन परिवार का कोई बुजुर्ग सदस्य हो सकता है, या शायद किसी सैन्य क्षेत्र का कोई बड़ा अधिकारी? संभव है, लेकिन एकमात्र निश्चित बात यह है कि चीन के छठे मार्शल गॉड एक बहुत ही दुर्लभ स्पेस एलिमेंट मार्शल आर्टिस्ट हैं। चाहे कोई भी हो, चीन के छठे मार्शल गॉड का जन्म ही मुख्य बात है। हमारी मातृभूमि दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है, जो वास्तव में आश्वस्त करने वाली बात है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तान परिवार के आंगन में तान गुजी, चू निंगफेंग और सू छान ऑनलाइन वीडियो और टिप्पणियों को देखते हुए सोच में डूबे हुए इकट्ठा हुए थे। उनके भाव और विश्वास को दर्शा रहे थे। कल तीनों का मानना था कि जिस व्यक्ति ने मार्शल गॉड का दर्जा हासिल किया, वह एक निडर योद्धा था। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में उस सफलता को हासिल कर लेगा। हे गुणितान, आपको क्या लगता है कि चीन का ये छठा मार्शल गॉड कौन है? मार्शल गॉड की परीक्षा को पार करने के लिए वह साधारण तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने उसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? चू निंगफेंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसकी भौहें तन गईं और वह सोच विचार में डूब गया। सू छान की आंखों में भी जिज्ञासा झलक रही थी। उसने अपनी छड़ी रगड़ते हुए कहा, वह अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्टिस्ट है। 5 महान परिवारों में अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्टिस्ट। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जियांग येचेन की आकृति तीनों के मन में एक साथ उभर आई। उन्होंने स्वयं जियांग येचेन की भयानक अंतरिक्ष तत्व मार्शल आर्ट प्रतिभा को देखा था। लेकिन जियांग येचेन की उम्र कितनी थी? वह तो बस 20 साल का एक नौजवान था। भला वह मार्शल गॉड कैसे बन सकता था? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। तान गुजी ने हैरानी से कहा, कमांडर ने मुझे भी अपनी कोई जानकारी नहीं दी, केवल उस व्यक्ति के मार्शल गॉड ट्रिब्यूलेशन से गुजरने का एक वीडियो क्लिप दिया और वो रुका। चू निंगफेंग और सू छान हैरान दिखे और एक साथ बोले, और क्या? तान गुजी एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे-धीरे बोलने लगा, और दिव्य युद्ध विभाग ने पता लगाया है कि चीन के छठे मार्शल गॉड के पास संपूर्ण विधि ज्ञान है। बूम। ये शब्द चू निंगफेंग और सू छान के दिमाग में बम की तरह फट गए। उनकी आंखों में अविश्वास का भाव था। संपूर्ण नियम केवल देवताओं के पास होते हैं। वे वर्षों से मार्शल गॉड दायरे के शिखर पर थे, नियमों को समझने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किसी ईश्वर के साथ दिव्य समझौता करने के अलावा विद्या प्राप्त करना स्वर्ग में जाने से भी अधिक कठिन था। हालांकि मार्शल गॉड क्षेत्र में साधना करने के लिए किसी देवता के साथ दिव्य समझौता करना एक बहुत ही गलत विकल्प था, क्योंकि देवताओं द्वारा प्रदत्त नियम अपूर्ण है, पूर्ण नहीं। संपूर्ण विधि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं उन्हें समझना होगा। इन पांचों में से केवल जियांग जेनजिन ने ही यह उपलब्धि हासिल की थी, जो किंगकेन की स्थिति फिलहाल निश्चित थी। तीनों के चेहरे आश्चर्य और जिज्ञासा से भरे हुए थे। आखिर चीन का ये छठा मार्शल गॉड कौन है? अध्याय 245 दिव्य ईश्वर युद्ध विभाग में नियुक्ति। सभी नए रंगरूप की शर्त थे। हुआशिया के छठे मार्शल गॉड के बारे में ऑनलाइन फैल रही अफवाहों का जियांग येचेन पर कोई असर नहीं पड़ा। वह हमेशा की तरह अपने जीवन का आनंद लेता रहा, अपनी होने वाली पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाता रहा और एक आरामदायक और सुखमय जीवन व्यतीत करता रहा। छुट्टियां सुखद ढंग से समाप्त हुई और नए रंगरूटों के कार्यभार की घोषणा का दिन आ गया। जियांग येचेन और सू लिन्यू ने नाश्ता करने के बाद आराम से नए रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षण मैदान की ओर प्रस्थान किया। ठीक समय पर पहुंचने वाले सैन्य क्षेत्र इंटर्नशिप में भाग लेने वाले सभी नए रंगरूट प्रशिक्षकों के आदेश के तहत पहले से ही व्यवस्थित रूप से एकत्रित थे। अरे, आप लोगों को क्या लगता है कि हुआशिया का ये छठा मार्शल गॉड कौन है? कौन जाने, सभी प्रमुख मीडिया संस्थान छानबीन कर रहे हैं, लेकिन एक दिन बाद भी कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल रही है। ये छठा मार्शल गॉड बहुत ही रहस्यमय है। मुझे लगता है कि वो किसी कुलीन परिवार का मुखिया होना चाहिए। जियांग परिवार सबसे संभावित उम्मीदवार है। देखिए, जियांग परिवार युवा मास्टर जियांग को कितने संसाधन मुहैया कराता है, केवल ऐसा परिवार ही किसी दूसरे मार्शल गॉड को प्रशिक्षित कर सकता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वह गठन में दाखिल हुआ, जियांग येचेन ने दस्ते को चुपचाप हुआशिया के छठे मार्शल गॉड के बारे में चर्चा करते हुए सुना। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़ गए। उसे एक अवर्णनीय छिपी हुई संतुष्टि का एहसास हो रहा था। भाई येचेन, क्या आपने खबर देखी? हुआशिया के छठे मार्शल गॉड का जन्म हुआ है। हे भगवान, इंटरनेट पर खुशी की लहर दौड़ रही है। तांग लॉन ने आगे झुककर पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। भाई येचेन, आपके जियांग परिवार के कौन से बड़े सदस्य हैं? चू शिनचेन ने भी गौर से देखा। मार्शल गॉड बनने के लिए परिवार की नींव मजबूत होनी चाहिए, अन्यथा यह असंभव है। लेकिन जियांग येचेन के पास मौजूद संसाधनों का अथाह भंडार, जिनमें से कुछ को उन्होंने देखा भी नहीं था, ये दर्शाता है कि जियांग परिवार की नींव कितनी गहरी थी।
केवल इसी प्रकार का परिवार ही दूसरे मार्शल गॉड को विकसित करने का तत्संगत अवसर प्रदान कर सकता है। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? असल में मैं तो बस एक औसत दर्जे का व्यक्ति हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांग लॉन्ग के होंठ फड़क उठे। भाई येचेन, मजाक करना बंद करो, हम भाई हैं, बस हमें एक संकेत दे दो। जियांग परिवार के कौन से बड़े हैं? चू शिनचेन ने भी सिर हिलाया। हालांकि जियांग येचेन 8वें स्तर के मार्शल सम्राट बन चुके थे, लेकिन 20 वर्ष की आयु में मार्शल सम्राट बनना वाकई चौंकाने वाला था। हालांकि दिव्य युद्ध विभाग के विश्लेषण से पता चला कि जियांग येचेन 2 महीने पहले तक केवल 8वें क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, जिससे उसके लिए 2 महीने में मार्शल गॉड तक पहुंचना बिल्कुल असंभव था। उनके पिता चू निंगफेंग को 8वें स्तर से मार्शल गॉड तक पहुंचने में लगभग 20 साल लगे थे। जियांग येचेन के चेहरे पर शिकन आ गई। अगर मैं उन्हें बताऊंगा तो वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर क्यों परेशान होना? मैं बस काम में ढिलाई करूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझ पर विश्वास करो या न करो। मुझे भी नहीं पता, पारिवारिक मामलों के बारे में सिर्फ मेरी मां ही जानती है। उन्होंने थोड़ी झिझक के साथ कहा। लेकिन वो समझ सकता था, आखिर 20 साल के किसी योद्धा देवता पर कौन विश्वास करेगा? तांग लॉन्ग और चू शिनचेन को खेद हुआ। कनिष्ठ होने के नाते वे वास्तव में हुआशिया के छठे मार्शल गॉड के व्यवहार को देखना चाहते थे। सु लिन्यू मन ही मन बहुत खुश थी। अगर हुआशिया का छठा मार्शल गॉड सचमुच जियांग परिवार से था, तो उस परिवार में शादी करना मानो किसी दिव्य परिवार में शादी करने जैसा होगा। जियांग येचेन का परिवार बहुत ही शक्तिशाली था। वह मीठी मुस्कान के साथ बीच-बीच में अपने बगल में बैठे भाई येचेन की ओर देखती रही। जियांग येचेन असहाय भाव से उनकी बातचीत सुनता रहा, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, सेकंड चॉइस सक्रिय हो गई। विकल्प 1, हुआशिया के छठे मार्शल गॉड के बारे में सभी खतरों का सामना करते हुए आप इसे छुपाने के बजाय सबको बताने का फैसला करते हैं, लेकिन वे संदेह जताते हैं। आप समझाने की पूरी कोशिश में अपना दिमाग खपाने का फैसला करते हैं। इनाम, स्पष्टीकरण भाई। विकल्प 2, आप स्वीकार करते हैं कि हुआशिया के छठे मार्शल गॉड आप ही हैं, लेकिन सभी लोग आप पर अविश्वास करते हैं और मन ही मन आप पर संदेह करते हैं। आप आलस्य अपनाते हैं और उन्हें अनदेखा करते हैं। समझाने में समय बर्बाद करने के बजाय खुद को संतुष्ट रखना और खुश रहना बेहतर है। इनाम, मध्यवर्ती आलस्य उपहार पैक। डिंग, होस्ट को बधाई हो, आपने सुस्ती का विकल्प चुना है और आपको मध्यवर्ती सुस्ती उपहार पैक प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? जियांग येचेन दंग रह गया। उसे एक और इंटरमीडिएट गिफ्ट पैकेज मुफ्त में मिल गया। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मैं इसे अभी के लिए रख देता हूं। मैं इसे बाद में एडवांस गिफ्ट पैकेज के साथ खोलूंगा। शायद मुझे सर्वोच्च रैंक का इनाम मिल जाए। अगर मैं जुआ नहीं खेलूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। रहने दो। जियांग येचेन मुस्कुराया और उसके चेहरे से लाचारी का भाव गायब हो गया। मौन। इसी क्षण प्रशिक्षक हुआन मंच पर आए और जोर से चिल्लाए। नीचे मौजूद नए रंगरूटों ने तुरंत फुसफुसाना बंद कर दिया। सावधान की मुद्रा में खड़े हुए और मंच की ओर मुंह कर लिया। प्रशिक्षक हुआन ने हल्की से सिर हिलाया। झोयू की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने नए रंगरूटों के प्रशिक्षण शिविर के मुख्य प्रशिक्षक का पदभार संभाल लिया था। सबसे पहले 2 महीने के नवभर्ती प्रशिक्षण शिविर को सफलतापूर्वक पूरा करने पर आपको बधाई। इस दौरान मैंने आपकी प्रगति देखी है और मैंने ऐसे नवभर्ती भी देखे हैं जिन्होंने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है। अब मैं अपने शब्दों को बदल सकता हूं और गर्व से कह सकता हूं कि आप मेरे नेतृत्व में अब तक की सबसे बेहतरीन नए रंगरूटों का बैच हैं। प्रशिक्षक हुआन की निगाहें जियांग येचेन और अन्य लोगों पर घूमी, उनके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। नीचे खड़े नए रंगरूट ईर्ष्या भरी निगाहों से देख रहे थे। युवा मास्टर जियांग और उनके समूह के कारनामों की खबर पूरी चीन सैन्य क्षेत्र में फैल चुकी थी। प्रशिक्षक हुआन अक्सर उनसे ये दावा करता था कि युवा मास्टर जियांग कभी वह सैनिक था जिसे उसने प्रशिक्षित किया था। हालांकि उन्हें थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन उनके पास उसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं थे। युवा मास्टर जियांग और उनके साथी इतने चकाचौंध भरे थे कि वे अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। लेकिन प्रशिक्षक हुआन ने अपना लहजा बदलते हुए कहा, नए रंगरूटों का प्रशिक्षण शिविर तो बस आपकी शुरुआत है। भविष्य में आप आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। इसके बाद हमारी पूरी चीन सैन्य क्षेत्र के कमांडर जो आपकी कार्यभार सूची की घोषणा करेंगे। प्रशिक्षक हुआन धीरे-धीरे पीछे हट गए। कमांडर जू, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति जो साफ-सुथरे कपड़े पहने हुए थे, मुस्कुराते हुए मंच पर आए और नीचे मौजूद नए रंगरूटों को देखने लगे। नए रंगरूट आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। प्रशिक्षण शिविर समाप्त होने के बाद नए रंगरूटों को विभिन्न इकाइयों में नियुक्त करने का कार्य हमेशा नए रंगरूट प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षकों द्वारा ही किया जाता था। सैन्य क्षेत्र कमांडर द्वारा स्वयं अपने कार्यभार की घोषणा करना ऐसा पहले किसी भी बैच में कभी नहीं हुआ था। ये बहुत बड़ा सम्मान था। मंच पर खड़े कमांडर जू ने नए रंगरूटों पर नजर डाली और संतुष्टि से सिर हिलाया। 2 महीने का प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। आप सभी को देखकर ऐसा लगता है मानो मैं हुआशिया के भविष्य को देख रहा हूं। औपचारिक टिप्पणियों के एक दौर के बाद कमांडर जू ने सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। उन्होंने सूची उठाई और कहा, बूताओ, चेन वी, झो शांगहुआ 1.5 साल की इंटर्नशिप पूरी करने के लिए पूर्वी चीन युद्ध विभाग में प्रवेश करेंगे। नए रंगरूट तुरंत आश्चर्य से फुसफुसाने लगे। पूर्वी चीन युद्ध विभाग पूर्वी चीन की सबसे बेहतरीन इकाई थी। अगर उन्हें दाखिला मिल जाता तो इंटर्नशिप पूरी करने के बाद वे कम से कम फर्स्ट लेफ्टिनेंट बन जाते। नए रंगरूट ईर्ष्या से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। चेन द कैनन और यू विन लॉन अपनी इंटर्नशिप जारी रखने के लिए फ्रंटलाइन शववाहक शिविर में प्रवेश करेंगे। प्रशिक्षण मैदान तुरंत आहें भरने और हंसने की आवाजों से भर गया। चेन द कैनन की टुकड़ी ने आह भरी। वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनके नए रंगरूट मूल्यांकन के अंक खराब थे, इसलिए उन्हें केवल एक कमजोर इकाई में ही तैनात किया जा सकता था। जब जियांग येचेन ने लास्ट होने वाला शिविर सुना, तो वह चेन द कैनन की ओर 2 बार देखने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो वह अपने अतीत के स्वरूप को देख रहा हो। जिस व्यक्ति का पहले केवल उपहास किया जाता था, लेकिन अब जियांग येचेन, सु लिन्यू, तांग लॉन्ग और चू शिनचेन 1.5 साल की इंटर्नशिप पूरी करने के लिए दिव्य युद्ध विभाग में प्रवेश करेंगे। कमांडर जू ने मन से बुलंद आवाज में घोषणा की। दिव्य युद्ध विभाग। सभी नए रंगरूटों ने एक साथ यंग मास्टर जियांग की ओर देखा। उनके चेहरे समय और ईर्ष्या से भरे हुए थे। जब से दिव्य युद्ध विभाग ने नए रंगरूटों को चुनौती दी थी, तब से प्रशिक्षक ने दिव्य युद्ध विभाग की विशेष प्रकृति का उल्लेख किया था। दिव्य युद्ध विभाग का पद हुआशिया के सेनापति के बाद दूसरे स्थान पर था। प्रशिक्षक के शब्दों में दिव्य युद्ध विभाग में प्रवेश करने का मतलब था कि किसी के पूर्वजों की कब्र से हरा ध्वनि कर रहा हो अत्यंत भाग्यशाली। सभी ने ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। जियांग येचेन के होठों के कोने ऊपर उठे। अब वह अपने पिछले जीवन में दूसरों द्वारा उपहास का पात्र माने जाने वाले मस्करे से बदलकर जनता के लिए सम्मान और ईर्ष्या का पात्र बन चुका था। अध्याय 246 नया मिशन, नेजा को वापस घर लाना। सैन्य क्षेत्र हवाई अड्डा। नए रंगरूटों और आशाओं को लेकर हेलीकॉप्टर धीरे-धीरे आकाश में ऊपर उठने लगे। जियांग येचेन और अन्य 3 लोग भी सैन्य क्षेत्र से रवाना होने वाले एक हेलीकॉप्टर में सवार होकर कुनलुन पर्वत में स्थित दिव्य युद्ध विभाग की ओर चल पड़े। प्रशिक्षण आमतौर पर बहुत कठिन लगता था, लेकिन अब जब हम अचानक जा रहे हैं, तो मुझे अंदर से थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। तांग लॉन्ग ने लगातार सिकुड़ते जा रहे सैन्य क्षेत्र को नीचे देखा और मन ही मन आह भरी। चू शिनचेन मुस्कुराई, क्या ये बिल्कुल वैसा ही नहीं है जैसा हम हाई स्कूल के तीसरे साल में थे? अतीत हमेशा लोगों को भावुक कर देता है। तांग लॉन्ग ने अंगूठा ऊपर करके कहा, ओ चू, तुम अभी उतने ही औपचारिक हो। ये सच है, मुझे जाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। सु लिन्यू ने पलकें झपकाते हुए कहा, प्रथम सैन्य क्षेत्र में इतनी सारी यादगार चीजें हैं। ये सुनकर जियांग येचेन मुस्कुरा उठा। वह सोच में डूबा हुआ नीचे पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र की ओर देख रहा था। पिछले 2 महीनों के सैन्य जीवन को याद करते हुए यह उनके पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक और रोमांचक था। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह ये थी कि जीवन का आनंद लेते हुए वे भविष्य के बारे में अधिकाधिक आशावान और जिज्ञासु होते जा रहे थे। उसके पिछले जीवन की लाचारी और निराशा की भावना अब गायब हो गई थी। जब उसका पुनर्जन्म हुआ, तो उसने सोचा, क्या सीधे लेटना स्वेच्छा से पतन की ओर बढ़ना नहीं था? ये बहुत आसान था, कौन निकम्मा नहीं रहा। लेकिन सीधे लेटने के सार को सही मायने में समझने के बाद ये बिल्कुल वैसा नहीं था। लेटकर लेटना जीवन की खुशियों का आनंद लेने और उसके प्रति अपने प्रेम को फिर से जगाने के बारे में था। जैसे ही जियांग येचेन ने पूर्वी चीन सैन्य क्षेत्र को धीरे-धीरे अपनी दृष्टि से ओझल होते देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। 2 घंटे बाद कुनलुन पर्वत पर स्थित दिव्य युद्ध विभाग में हेलीकॉप्टर से उतरते ही मेई बाकी 4 लोग और एक देवता पहले से ही हवाई अड्डे पर मुस्कुराते हुए उनका इंतजार कर रहे थे। मेई धीरे-धीरे आगे बढ़ी और जियांग येचेन की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए बोली, नमस्कार जियांग येचेन, दिव्य युद्ध विभाग में आपका स्वागत है। अब मैं आपका मंत्री हूं। जियांग येचेन ने उसकी आंखों में विजयी भाव और दाढ़ी से उभरती मुस्कान को देखा। उसका चेहरा थोड़ा असहाय सा हो गया और उसने उसका हाथ मिलाया। मंत्री होने पर भी इसका कोई फायदा नहीं है। जब आप मुझे हरा सकते हैं तो मुझे आदेश देने की बात ही क्या करें? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेई का चेहरा सख्त हो गया और उसने तुरंत अपना हाथ खींच लिया और हठपूर्वक जवाब दिया, बस तुम इंतजार करो। जियांग येचेन ने कंधे उचकाए। लिंग लिंग ने चुपके से उसके पीछे हंसते हुए नीम के देवता के काले मखमली वस्त्र को खींचते हुए कहा, नीम के देवता, क्या आपको लगता है कि अब से आप जियांग येचेन या मंत्री की बात सुनेंगे? नीम के देवता ने एक पल सोचा, मैं बॉस की बात सुनूंगा, लेकिन बॉस ने तो मुझे मंत्री की बात सुनने को कहा था। लिंग लिंग ने मुंह बनाया। लियांग शान ने दबी हुई आवाज में कहा, हाँ हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मंत्री जी की स्थिति थोड़ी अस्थिर है। मोयान ने हल्के से सिर हिलाया और अपना तय करने वाला पंखा पलटा, जिस पर दाई लिखा हुआ था।
सामने खड़ी मेजुए का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वो कुछ पल के लिए अवाक रह गई और फिर बोली, हम पहले ही आपका स्वागत कर चुके हैं, इसलिए इस बार हम कोई स्वागत समारोह नहीं करेंगे। आखिरकार हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं पहले आपको पंजीकरण कराने ले जाऊंगा और आवास की व्यवस्था करने के बाद हम सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा होंगे। जियांग येचेन और बाकी तीनों को तुरंत ही कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। मंत्री मेघ, हमारे पहुंचते ही आप सम्मेलन कक्ष में इकट्ठा हो रही हैं, क्या आप हमें गहन प्रशिक्षण देने वाली हैं? तान लॉन ने संदेह से पूछा। मेजुए ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि दिव्य युद्ध विभाग को एक नया मिशन मिला है और ये थोड़ा कठिन है, इसलिए हमें इस पर चर्चा करने की जरूरत है। नया मिशन? चारों ने कुछ देर सोचा लेकिन आगे कुछ नहीं पूछा और मेजुए और अन्य लोगों के पीछे पंजीकरण कराने और अपने छात्रावास के कमरे की कार्ड लेने चले गए। सम्मेलन कक्ष के अंदर मंत्री मेघ, कमांडर गु यहाँ क्यों नहीं है? तान लॉन ने उत्सुकता से पूछा। जब वे रिपोर्ट करने आए तो कमांडर गु, जो कि इतने उत्साही व्यक्ति हैं, उन्हें आना चाहिए था। परसों कुनलुन पर्वत में किसी ने मार्शल गॉड क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। सेनापति ने ओल्ड गु को हुआशिया के छठे मार्शल गॉड को खोजने का सख्त आदेश दिया था, लेकिन वह भी अनसुलझा है। मेजुए ने आंख भरी। तान लॉन स्तब्ध रह गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम हुआशिया के छठे मार्शल गॉड की पहचान का पता नहीं लगा सके। लगता है कि आपको भी नहीं पता था। लिंग लिंग ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, मैं वास्तव में देखना चाहती हूँ कि हुआशिया का छठा मार्शल गॉड किस तरह का शक्तिशाली योद्धा है, जो इतनी भयानक मार्शल गॉड आपदा को पार करने में सक्षम है। जैसे ही इस विषय का जिक्र हुआ, सबकी आंखों में उत्सुकता झलकने लगी। हालांकि जियांग येचेन ने उनकी ओर एक नजर डाली, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है, अब उस बारे में बात नहीं करते। मेजुए ने विषय बदलते हुए कहा, चलिए वरिष्ठ अधिकारी के नए मिशन पर चर्चा करते हैं। उसने अपना हाथ उठाया और हल्के से हवा में टैप किया और तुरंत ही कॉन्फ्रेंस टेबल पर एक वर्चुअल 3D प्रोजेक्शन दिखाई दिया। उस प्रक्षेपण में जापान का एक नक्शा दिखाया गया था, जो समुद्र द्वारा हुआशिया से अलग था। हमें खबर मिली है कि जापान की मानव दुनिया में छिपे युद्ध विभाग के कर्मियों ने हुआशिया पौराणिक कथाओं के अमर गुरु ताई के शिष्य नेझा नामक दिव्य अनुबंधकर्ता का पता लगा लिया है और वह अपना दिव्य अनुबंध मिशन पूरा करने ही वाला है। मेजुए ने गंभीर और दृढ़ स्वर में कहा, हमारा मिशन नेझा के पुनर्जीवित होने से पहले जापान की मानव दुनिया में घुसपैठ करना और नेझा को हुआशिया वापस लाना है। ये शब्द सुनते ही सम्मेलन कक्ष में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जियांग येचेन ने असमंजस में पूछा, क्या विदेशी मार्शल आर्टिस्ट भी हुआशिया देवताओं को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगे? सु लिन्यो और अन्य दो भी समान रूप से हैरान थे, क्योंकि नीम के देवता और मेजुए दोनों ही विदेशी देवताओं के देव अनुबंध करता थे, जिनका मिशन विदेशी देवताओं को पुनर्जीवित होने से सख्ती से रोकना था। मेजुए ने सिर हिलाया, ओलंपस जैसे संगठनों को छोड़कर जापान की मानव दुनिया में देवताओं की पूजा करने वाले गॉड रेस्टोरेशन चर्च और समुराई सोसाइटी के साथ साथ अन्य विदेशी मार्शल आर्टिस्ट किसी देवता के साथ अनुबंध करने के बाद स्वेच्छा से अपने दिव्य अनुबंध मिशन को पूरा करेंगे। उदाहरण के लिए नीम के देवता दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने से पहले अनिश्चित रूप से अपने दिव्य अनुबंध मिशन को भी पूरा करते थे। ये सुनकर जियांग येचेन और बाकी तीनों ने कुछ देर सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। मेजुए ने आगे कहा, यह मिशन बहुत कठिन है। जापान के ताकामागाहारा के देवता नेझा को हुआशिया लौटने से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें न केवल जापान की मानव दुनिया में समुराई समाज का सामना करना पड़ेगा, ये जापानी देवता भी हो सकते हैं। बेशक हम केवल नेझा को देश वापस लाने के लिए जिम्मेदार हैं। यदि ताकामागाहारा के देवता कोई कदम उठाते हैं तो हुआशिया स्वर्ग के न्यायालय चुप नहीं बैठेगा। मेजुए की निगाहें नीम के देवता पर पड़ी। इसके अलावा नीम के देवता के यहाँ होने से हमारे पास देवताओं का सामना करने की शक्ति भी है। ये सच है। तान लॉन ने सिर हिलाया। मेजुए ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या इस मिशन के बारे में आपके कोई प्रश्न है? बहन जुए, क्या ये बहुत खतरनाक होगा? सु लिन्यो ने चिंतित भाव से जियांग येचेन की ओर देखा और पूछा। मेजुए ने कुछ देर सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही होगा। इसलिए ओल्ड गु ने आपको इसमें शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया। आखिरकार आप अभी युद्ध विभाग में शामिल हुए हैं और यह मिशन वाकई बहुत खतरनाक है। परदेश में और संभवतः देवताओं का सामना करते हुए उनके लिए खतरे का स्तर बहुत अधिक है, क्योंकि वे नश्वर प्राणी हैं। आपको इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। विशेषकर जियांग येचेन, आपकी मां ने कमांडर जो के माध्यम से कमांडर इन चीफ से संपर्क किया था और विशेष रूप से निर्देश दिया था कि आपको अत्यधिक खतरनाक मिशनों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये सुनकर जियांग येचेन थोड़ा हैरान रह गया। उसकी मां, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पारिवारिक संबंधों का एहसास सचमुच दिल को छू लेने वाला था। भाई येचेन, क्यों ना हम पहले युद्ध विभाग में लगन से साधना करें और फिर जब हम मजबूत हो जाएं तो युद्ध विभाग के बयानों में भाग लें। सु लिन्यो ने सुझाव दिया। जियांग येचेन विचारों में डूबा हुआ था, लेकिन इस क्षण सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। दिन सीधे लेटने का विकल्प सक्रिय हो रहा है। अध्याय 243। इस आलसी राजा का ध्यान कुछ ज्यादा ही विचित्र है। विकल्प एक अत्यंत खतरनाक मिशन का सामना करते हुए हालांकि आप इसे संभालने की क्षमता रखते हैं, आप युद्ध विभाग के मिशन में भाग लेने से पहले अपनी क्षमता बढ़ने तक इंतजार करना चुनते हैं। पुरस्कार विवेकशील ताओवादी की उपाधि। विकल्प 2 एक खतरनाक और रोमांचक मिशन का सामना करते हुए हालांकि आप इसे संभालने की क्षमता रखते हैं, आप सुस्ती दिखाते हैं और भाग नहीं लेना चाहते। मिशन पर जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, कोई मुझे बोझ ढोने वाले जानवर की तरह नहीं समझ सकता। इनाम कम स्तर की सुस्ती का उपहार पैक। तीसरा विकल्प, अब आप मार्शल गॉड दायरे में हैं, पूरी तरह से सुसज्जित और देवताओं का वध करने में सक्षम। इतना शक्तिशाली व्यक्ति डरपोक और संकोची कैसे हो सकता है? अपने दिल की सुनो, अपनी इच्छा का चुनाव करो और कोई पछतावा न रखो। इनाम उच्च स्तरीय स्लेकिंग गिफ्ट पैक। जियांग येचेन ने अपने सामने मौजूद तीनों विकल्पों को देखा और सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। दरअसल इस मिशन में भाग न लेना ठीक था, वो अपना सुखद जीवन जारी रख सकता था, लेकिन उसे लगा कि इसमें थोड़ी सी रोमांच की कमी है। इसके अलावा उसे नेझा को वापस देश लाने के मिशन के खतरे की भी परवाह नहीं थी। वर्तमान समय में जब तक उसका सामना किसी ईश्वर राजा स्तर के देवता से नहीं होता, तब तक वह उन्हें सीधे मार सकता था। उन्हें जिस बात की परवाह थी वो ये थी। जियांग येचेन ने मंत्री मेजुए की ओर देखते हुए पूछा, मंत्री में जापान में चेरी के फूल किस महीने खिलते हैं? अगर वे खिल रहे हों तो मैं जरूर भाग लूंगा, उन्हें देखने का यह एक अच्छा मौका होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे ही उसने ये कहा, सभी लोग पूरी तरह से अचंभित हो गए। रुको, इस खतरनाक मिशन में जहां आपको किसी भी समय देवताओं का सामना करना पड़ सकता है, आपका ध्यान वास्तव में चेरी के फूलों को देखने पर है। ये किस प्रकार की विचार प्रक्रिया है? भाई येचेन, आपको बुखार तो नहीं है? तान लॉन ने हाथ उठाकर जियांग येचेन के माथे को छुआ। बुखार नहीं है, ये सब बकवास क्यों कर रहे हो? जियांग येचेन। चू शिनचेन ने भी अजीब सा भाव दिखाया। येचेन, क्या तुम इतने खतरनाक मिशन को छुट्टी की तरह ले रहे हो? जियांग येचेन ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने पूरे देश का दौरा किया है, यह एकदम सही है। मैं बाहर जाकर देख सकता हूं कि बाहरी दुनिया कैसी है और थोड़ा आराम कर सकता हूं। ये देखकर मेजुए और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। किंग ऑफ स्लेकिंग का फोकस वाकई अलग है। वे मिशन के खतरे पर चर्चा कर रहे थे और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन जियांग येचेन जापान की यात्रा के बारे में सोच रहा था। अरे वाह, भाई येचेन, आपकी मानसिकता अजय है। तान लॉन ने अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। सु लिन्यो को भी उसे मनाने का तरीका नहीं सूझ रहा था। उसे लग रहा था कि भाई येचेन को मिशन के खतरे की कोई परवाह नहीं है। तो जापान में चेरी के फूल किस महीने में खिलते हैं? जियांग येचेन ने आगे पूछा। मेजुए के होंठ फड़कने लगे। पूरी तरह से अवाक होकर उसने आंख भरी और कहा, महान आपदा और आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनरुत्थान के बाद से जापान क्षेत्र में चेरी के फूल लगभग पूरे साल खिलते हैं, उनमें मौसमी मुरझाहट नहीं होती। जियांग येचेन की आंखें चमक उठी। ठीक है, तो मैं भाग लूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। लिंग लिंग, मोयान और यांशान ने अपने माथे ढांक लिए और कुछ हद तक इस बात पर अफसोस जताया कि जियांग येचेन कितना विचित्र था। मालिक का ध्यान वाकई आश्चर्यजनक है। नींद की सुंदर देवता हंसे। मेजुए को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और उसने सु लिन्यो और बाकी दोनों की तरफ देखा। आपका क्या कहना है? सु लिन्यो ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर भाई येचेन भाग लेते हैं तो मैं भी भाग लूंगी। भले ही उनका सामना ऐसे देवताओं से हो जो मनुष्यों के लिए अजय हो, कम से कम वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भाई येचेन के साथ तो रह सकती थी। मैं दिव्य युद्ध विभाग का सदस्य और हुआशिया जनजाति का सदस्य हूं। हुआशिया देवताओं को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने का मेरा कर्तव्य है। चू शिनचेन ने गंभीर भाव से कहा। तान लॉन दुविधा में दिख रहा था। वह सचमुच जाना नहीं चाहता था। गुवाना जियांग का अंतिम ईश्वर अवशेष स्थल ही काफी भयानक था। इस बार भी सीधे ताकामागाहारा देवताओं के जापान क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ये बहुत खतरनाक था। लेकिन ये देखकर कि भाई येचेन और बाकी सब जा रहे हैं, उसने दांत पीसते हुए पैर पटका और जांघ पर हाथ मारते हुए कहा, भाइयों के बीच हम कभी साथ नहीं छोड़ते, हार नहीं मानते। मैं भी जा रहा हूं। मेजुए ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अच्छा, अगले 6 महीने हमें जापान की यात्रा की तैयारी करनी होगी। सबसे पहले हम रोजाना प्रशिक्षण लेंगे, जिसमें ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और गु हमें प्रशिक्षण योजना प्रदान करेंगे। दूसरा, जापानी भाषा सीखना। जापान में संचार संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिदिन 2 जापानी भाषा की कक्षाएं। अन्य मुद्दों के लिए जब हम जापान क्षेत्र में पहुंचेंगे तो युद्ध विभाग के कर्मी हमसे मिलेंगे। मेजुए की निगाहें जियांग येचेन पर टिक गईं। आप रोजाना की ट्रेनिंग छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको जापानी भाषा की क्लास में जरूर आना होगा। सच कहे तो जियांग येचेन की ताकत इतनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी कि ओल्ड गु भी उसके लिए कोई प्रशिक्षण योजना नहीं बना सका। जियांग येचेन के लिए दैनिक प्रशिक्षण बिल्कुल अनावश्यक था।
जियांग येचेन अचंभित रह गया। उसे अचानक पिछली उपहार पैक को खोलने पर मिला सार्वभौमिक भाषा में पुरस्कार याद आ गया, जिससे वह सभी भाषाओं को समझ सकता था। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, अगर मुझे जापानी आती है तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे क्लास में नहीं आना पड़ेगा? है? मेइज़ुए ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुमने जापानी भाषा का अध्ययन किया है? ये सही नहीं है। जियांग येचेन के शैक्षिक रिकॉर्ड में जापानी भाषा से संबंधित कोई पाठ्यक्रम दर्ज नहीं है। सु लिन्यू भी अजीब लग रही थी। वो सबसे अच्छी तरह जानती थी कि भाई येचेन ने जापानी भाषा का अध्ययन किया था या नहीं। भाई येचेन ने जापानी भाषा कब सीखी? भाई येचेन, शेखी मत बघारो। हम प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक एक ही कक्षा में थे। मुझे पता है कि स्कूल में जापानी भाषा पढ़ाई जाती थी या नहीं। तांग लॉन ने अपनी आंखें सिकोड़ी, जिसका इरादा जियांग येचेन को बेनकाब करना था। चू शिनचेन ने भी सिर हिलाया। हुआशिया के शैक्षिक पाठ्यक्रम में जापानी भाषा का कोई स्थान नहीं था। आहा, कामचोरी के बादशाह, मुझे यकीन है कि तुम सिर्फ दिखावा कर रही हो कि तुम्हें पता है ताकि तुम्हें क्लास में ना आना पड़े। लिंग लिंग खड़ी हो गई और तुरंत उसका पर्दाफाश कर दिया। जियांग येचेन ने आह भरी, लोगों के बीच विश्वास कहाँ है? फिर उन्होंने इसका जापानी में अनुवाद किया, हितोबितो नोए दा नोशिनराई। हम सभी चौंक गए, उनकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। रुको, क्या तुम्हें सच में पता है? जियांग येचेन ने शांत भाव से कहा, दरअसल मुझे इस वाक्य का रूसी अनुवाद डोगरी में शु लिरिमी ज्यादा पसंद है। यह अंग्रेजी अनुवाद लोगों के बीच विश्वास की तुलना में अधिक अर्थपूर्ण लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम अभी वही भाई येचेन हो जिसे मैं जानता हूँ? सच में दोस्त, क्या तुम हमारी पीठ पीछे चुपके से पढ़ाई कर रहे थे? तांग लॉन अविश्वास से देखता रहा। चू शिनचेन ने भी आश्चर्य से पूछा, क्या ये वही पौराणिक पीठ में चुरा घूमने की घटना है? केवल सु लिन्यू ने प्रसन्नता का भाव दिखाते हुए उनकी प्रशंसा की। भाई येचेन, आप तो कमाल के हैं। आपको इतनी सारी भाषाएं आती हैं। आपने इन्हें सीखने में बहुत समय और मेहनत लगाई होगी। तो मेरा भाई येचेन ऊपरी तौर पर तो कामचोरी का दिखावा करता है, लेकिन निजी तौर पर बहुत मेहनत करता है। ओह, जियांग येचेन शर्मिंदा लग रहा था। मैं निजी तौर पर इतनी मेहनत नहीं कर रहा था। इस लहर के लिए पूरी तरह से सिस्टम ही जिम्मेदार है। मंत्री जी, ऐसा लगता है कि उन्हें वाकई सब पता है। लिंग लिंग, जो अभी इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई थी, कमजोरी से बैठ गई। मेइज़ुए को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। यह एक ऐसी चीज थी जिसमें वह आमतौर पर लापरवाही बरतता था, अभ्यास नहीं करता था, फिर भी किसी तरह मजबूत होता जा रहा था। लेकिन उन्हें इतनी सारी भाषाएं कैसे आती थी? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे मेहनती लोग आलसी व्यक्ति के मुकाबले हर तरह से ही महसूस करते हैं? मेइज़ुए को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसके मन में एक विचार आया और उसने कहा, ठीक है, चूंकि आपको जापानी आती है, इसलिए आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमें सीधे जापानी सिखा सकते हैं। बहुत बढ़िया, युद्ध विभाग को जापान में तैनात अपने सदस्यों को वापस बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन का चेहरा सख्त हो गया। ठीक है, तो ये लोग इस तरह खेलना चाहते हैं। शिक्षक बनना, खैर बाद में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके दिल में एक बुरी योजना पनपने लगी। ठीक है, तो अब आप मुझे क्या कहकर बुलाएंगे? जियांग येचेन ने मेइज़ुए और अन्य लोगों की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेइज़ुए के होंठ फड़फड़ाए। काफी देर बाद उसने अनिच्छा से 3 शब्द कहे, शिक्षक जियांग। उसे विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन वास्तव में पढ़ा सकता है। जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया, उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। बहुत बढ़िया, कल क्लास में आना याद रखना। देर से आने पर जुर्माना लगेगा, तुम्हें पता है ना? मेइज़ुए और अन्य। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने खुद गड्ढा खोदा हो और उसमें कूद गए हों। सु लिन्यू मुस्कुराई और प्रशंसा भरी निगाहों से जियांग येचेन को देखने लगी। भाई येचेन अब हमारे शिक्षक हैं, एक शिक्षक के साथ डेटिंग, कितना रोमांचक। जियांग येचेन को वह भाषण सुनकर मन ही मन बहुत खुशी हुई। और ठीक उसी क्षण सिस्टम का इनाम मिल गया। डिंग, बधाई हो, होस्ट, आपने एक शानदार विकल्प चुना है। इनाम, हाई लेवल सेकंड गिफ्ट पैक, अभी खोलें। अध्याय 248, नियति के बच्चे के विरुद्ध योजनाएं। जियांग येचेन ने सिस्टम रिवॉर्ड्स आते देख हल्की सी मुस्कान बिखेरी। पिछली बार उन्हें संयोगवश एक इंटरमीडिएट गिफ्ट पैक मिला था, इसलिए जुआ खेलने का समय आ गया था। सिस्टम, दोनों गिफ्ट पैक एक साथ खोलो, उसने सोचा। बधाई हो, मेजबान, आपने प्राप्त किया है रोजमर्रा के तनाव से राहत देने वाला खिलौना। प्रश्नवाचक चिन्ह। बधाई हो, मेजबान, आपने प्राप्त किया है 100,000 उच्च श्रेणी की अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोलियां, शीर्ष स्तरीय शिक्षण कौशल। जियांग येचेन ने चुपचाप अपना प्रश्न चिन्ह वापस ले लिया। हालांकि उन्हें सर्वोच्च श्रेणी का पुरस्कार नहीं मिला, फिर भी 100,000 उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां स्वीकार्य थी। इतने सारे गिफ्ट पैक खोलने के बाद उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि अगर उसे कुछ अच्छा मिला, तो अगली बार उसे निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। जियांग येचेन ने इनाम का विवरण खोलने के लिए क्लिक किया। मज्जा शुद्धिकरण गोली उच्च श्रेणी, इसका सेवन करने से अस्थि संरचना में सुधार होता है, नाड़ियों का विस्तार होता है, शरीर से अशुद्धियां और विषाक्त पदार्थ दूर होते हैं, निर्मल शरीर प्राप्त होता है और साधना की गति में काफी वृद्धि होती है। सर्वोत्तम शिक्षण कौशल, आपके द्वारा सिखाया गया ज्ञान, विकास तकनीक और कौशल छात्रों को सब कुछ समझने में सक्षम बनाते हैं और छात्रों की सीखने की क्षमता को 50% तक बढ़ाते हैं। जियांग येचेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। मज्जा शुद्धिकरण की गोलियां कोई खास चीज नहीं थी, वे साधना की गति बढ़ाती थी, जो ठीक था। लेकिन शिक्षण की यह उच्च स्तरीय क्षमता ठीक वही थी जो वह चाहता था। उन्हें शुरू में चिंता थी कि चूंकि वे कभी शिक्षक नहीं रहे थे, इसलिए भले ही उन्हें कई तरह की भाषाएं आती हों, वे शायद उन्हें पढ़ नहीं पाएंगे। आखिरकार किसी चीज को स्वयं जानना और उसे दूसरों को सिखाना दो अलग-अलग बातें थी जिन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। इसका मतलब ये होगा कि शिक्षण कौशल सीखने में समय और मेहनत बर्बाद करनी पड़ेगी। जियांग येचेन को इसके बारे में सोचकर ही सिर दर्द होने लगा, लेकिन इस इनाम ने सीधे तौर पर उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। ऐसे में शिक्षक बनना कहीं ज्यादा आसान होगा। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। अपने पिछले जीवन में उनकी भूमिका हमेशा एक शिक्षार्थी की रही थी और अब वे वास्तव में दूसरों को सिखा सकते थे। शिक्षक बनना काफी अच्छा अनुभव होना चाहिए, उन्हें इसे आजमा कर देखना चाहिए। एक आलसी व्यक्ति के जीवन में भी कुछ मनोरंजन की जरूरत होती है ना? तो फिर बात पक्की हो गई। शिक्षक जियांग, अगर आप हमें नहीं पढ़ा सकते तो आपके लिए बहुत शर्मिंदगी होगी। मेइज़ुए खड़ी हो गई, उसकी आंखों में थोड़ी सी चुनौती झलक रही थी। किसी चीज का स्वयं ज्ञान होना और उसे दूसरों को सिखाना बिल्कुल अलग बातें थी। जियांग येचेन, बस अपनी मूर्खता साबित होने का इंतजार करो, मैं तुम पर बेरहमी से हंसूंगा। मेइज़ुए के होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। जियांग येचेन ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई, उनके चेहरे पर अभी मुस्कान थी। चिंता मत करो, यह एक छोटी सी समस्या है। मेइज़ुए को शक होने लगा, उस आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर क्या सच में उसे पढ़ाना आता था? नहीं, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि उसमें कोई कमजोरी नहीं है। वो सारा दिन आलस करता है और अब वह पढ़ा रहा है। बस देखते रहिए, ठीक है, आप लोग आज आराम कीजिए, कल जैसे ही ओल्ड की ट्रेनिंग प्लान आएगी, हम आधिकारिक तौर पर ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। नेछा को लाने का यह मिशन बेहद खतरनाक है, मुझे उम्मीद है कि आप लगन से प्रशिक्षण लेंगे, यही आपकी जान बचाने की कुंजी है। सु लिन्यू और बाकी दोनों ने सिर हिलाया, उन्होंने खुद गुमाने को और शेष स्थल पर देवताओं के आतंक का अनुभव किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ढिलाई करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मेइज़ुए ने संतुष्टि भरी मुस्कान दी और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलने के लिए मुड़ गई। मो यान और लियांग शान भी एक के बाद एक चले गए। जियांग येचेन, क्या आपके पास कोई रहस्य है? मैं आपको दिन भर साधना करते हुए, खेलते कूदते और काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्यों नहीं देखता? सिमुलेटेड रोबोट गर्ल लिंग लिंग दौड़ती हुई आई, उसका चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। लेकिन आपको सब कुछ कैसे पता है? और आपकी ताकत अभी भी इतनी जबरदस्त है? जियांग येचेन ने पलकें झपकाई और मुस्कुराई। तुम जानना चाहते हो? लिंग लिंग ने चावल चुपती हुई चूजे की तरह से हिलाया, उसकी आंखें आश्चर्य से चमक रही थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, जियांग येचेन ने सिर हिलाया। रहस्य केवल 2 शब्दों में है। कौन से 2 शब्द? कामचोरी, लिंग लिंग, झूठे, मैं अब तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ। लिंग लिंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और वह नाराज होकर कॉन्फ्रेंस रूम से चली गई। जियांग येचेन असहाय दिख रहा था और उसने आह भरते हुए कहा, इस दुनिया में जब मैं सच बोलता हूँ तो कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता? तांग लान, चू जिनचेन, क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? कड़ी मेहनत भी सफलता की गारंटी नहीं देती, आलसी की तो बात ही छोड़िए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। बूढ़े चू, चलो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हम भाई येचेन से मुकाबला नहीं कर सकते, उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। तांग लॉन, जियांग परिवार द्वारा भाई येचेन को उपलब्ध कराए गए साधना संसाधनों को देखकर चकित रह गया, उनमें से कुछ तो उन्होंने पहले कभी देखे भी नहीं थे। इतने सशक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ वह लेटे हुए भी उड़ सकता था। ठीक है, मैं अष्टम विद्या का अभ्यास करने जा रहा हूँ। चू शिनचेन और तांग लॉन कड़ी मेहनत करने के लिए चले गए। जियांग येचेन ने थोड़ा सा हाथ उठाया, बोलने में हिचकिचाते हुए। इसे भूल जाए, कभी-कभी आपको मेहनती लोगों को समझना पड़ता है। भाई येचेन, उनकी बकवास पर ध्यान मत दो, तुम भी मेहनत करो। पास ही खड़ी सु लिन्यू ने विरोध करते हुए कहा, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे होते तो इतनी सारी भाषाएं कैसे सीख पाते? भाई येचेन हमसे छिपकर कड़ी मेहनत कर रहे होंगे, मैं आपकी पोल नहीं खोलूंगी, उसने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मानो कोई रहस्य उजागर करना चाह रही हो। जियांग येचेन मुस्कुराई और उसने उसके प्यारे से गाल को चुटकी से दबाया। मैं साफ तौर पर काम में लापरवाही कर रहा हूँ, फिर भी मैं हमेशा सोचते हैं कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। अब कुछ नहीं किया जा सकता, बस यही बात है। जापान, ताकामागाहारा।
एक रत्न नारंगी पीली धूप की किरणें बिखेरते हुए साफ नीले आकाश में लकीरें बना रहा था। उत्पन्न ऊष्मा के कारण घास के मैदान में भीषण आग लग गई। तभी अचानक साफ आसमान में बिजली चमकी और गरजने की आवाज गूंजी। तेज बिजली के बीच धीरे-धीरे एक आकृति प्रकट हुई। जैसे-जैसे बिजली थमती गई, आकृति धीरे-धीरे स्पष्ट होती गई। वह कवच पहने, तलवार पकड़े और बिजली से घिरा हुआ था। जो भी ताकामागाहारा में प्रवेश करेगा, वह मर जाएगा। जापानी पौराणिक कथाओं के स्वर्ग के देवता ताकेमिकाजुची नो कामी आकाश में ऊंचाई पर स्थित सूर्य के समान रथ को निहार रहे थे। सूर्य देवता अपोलो ने अपनी आंखें चमकाते हुए धीरे से कहा, ताकेमिकाजुची नो कामी माउंट ओलंपस आपसे मिलने आया है और एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए तसुकुयोमी नो मिकोटो से मुलाकात का अनुरोध करता है। ओलंपस, ताकेमिकाजुची नो कामी ने भौहें चढ़ा ली और तुरंत ही अपना सौम्य व्यवहार खो दिया। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? 100 साल पहले तुम्हारे पिता ज़्यूस ने ताकामागाहारा के देवताओं का पूर्ण विनाश किया था। इस बार तुम कौन सी बुरी योजना बना रहे हो? अपोलो ने आह भरी, हम में से किसी ने भी वाशिया के देवताओं की इतनी शक्ति की उम्मीद नहीं की थी। हमारे 5 महान दिव्य राष्ट्रों का सामना करने का अंततः परिणाम पारस्परिक विनाश ही था। बहुत हो गया बकवास, ताकामागाहारा में तुम्हारा स्वागत नहीं है। तुरंत चले जाओ, हम ओलंपस के साथ फिर कभी सहयोग नहीं करेंगे। ताकेमिकाजुची नो कामी ने कठोर स्वर में कहा। अपोलो को कोई मौका नहीं दिया। उस समय वाशिया के देवताओं द्वारा ताकामागाहारा के वध का दृश्य अभी भी उनकी स्मृति में स्पष्ट था। अपोलो ने भौहें चढ़ाई और जैसे ही उसने अंदर घुसने की तैयारी की, आकाश अचानक दिन से रात में बदल गया। रात के आकाश में एक शुद्ध सफेद पूर्णिमा का चंद्रमा लटका हुआ था, जो चांदी जैसी चांदनी बिखेर रहा था। ताकेमिकाजुची नो कामी तुरंत झुक गए। सुकुयोमी नो मिकोटो, मुकुट धारण किए, भव्य वस्त्रों में सजे और हाथ में ज़ैद की कलाकृति लिए हुए सुकुयोमी नो मिकोटो चांदनी की चमक में प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया और लहराया और ताकेमिकाजुची नो कामी धीरे-धीरे पीछे हट गया। अपोलो, ज़्यूस अभी तक ठीक नहीं हुआ है और तुम अभी से ही प्रलय की योजना बना रहे हो। क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? अपोलो ने अपना सिर हिलाया। चूंकि आप और अमातेरासु दोनों ही देवराज हैं, इसलिए आपने चीन में भाग्य के बालक के प्रकट होने की भविष्यवाणी अवश्य की होगी, अन्यथा आप मुझसे मिलने प्रकट नहीं होते। तसुकुयोमी नो मिकोटो की आंखें थोड़ी सी खुल गईं, जिससे अपोलो के शब्दों की पुष्टि हुई। जब ओलंपस ने चीन पर बीस्टाइड हमला किया, तो उसने नियति के उस बच्चे को महसूस किया जो एक नारों को प्रभावित करेगा। उसने शुरू में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब नियति के पुत्र ने एक नश्वर प्राणी के रूप में हिप्नोस की हत्या कर दी, तो उसे पता चल गया कि वह अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तुम्हारी क्या योजना है? उसने ठंडे स्वर में पूछा। तसुकुयोमी नो मिकोटो, इसका क्या अर्थ है? क्या अमातेरासु ओमिकामी ने मरने से पहले यह नहीं कहा था कि हमें चीन से संबंधित किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ताकेमिकाजुची नो कामी अचानक गंभीर स्वर में बोले। तसुकुयोमी नो मिकोटो ने ताकेमिकाजुची नो कामी की ओर मुड़कर देखा। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो ताकामागाहारा का केवल यही हाल होगा कि उसे मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। जब वाशिया के देवता लौटेंगे, तो क्या आपको लगता है कि ताकामागाहारा 100 साल पहले हुए दिव्य युद्ध के रक्तपात से बच पाएगा? बोला मत बनो। ये सुनकर ताकेमिकाजुची नो कामी का चेहरा गंभीर हो गया और वह चुप हो गया। हालांकि अपोलो मुस्कुराया और बोला, भाग्य के बच्चे को रागनारों को प्रभावित करने से रोकने के लिए हमने 2 योजनाएं तैयार की हैं। सबसे पहले ताकामागाहारा की नश्वर दुनिया में नियति के बालक के प्रकट होने की प्रतीक्षा करो और उसे सरलता और क्रूरता से मार डालो। हालांकि नियति द्वारा चुने गए लोगों को मारना कठिन होता है। दूसरी योजना यह है कि इस बात की भाग्य की देवियां नियति के बच्चे का भाग्य बदल दे, ये पसंदीदा विकल्प है। तसुकुयोमी नो मिकोटो ने एक पल सोचा। क्या आपको यकीन है कि आप उसका भाग्य बदल सकते हैं? हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी ही होगी। अगर यह काम नहीं करता है, तो हम केवल आपकी मदद मांग सकते हैं। अपोलो ने तसुकुयोमी नो मिकोटो की ओर देखा। हिप्नोस अभी तक मुख्य देवलोक तक भी नहीं पहुंचा था। यदि आप एक देवराज कोई कार्रवाई करते हैं, तो भाग्य के पुत्र को जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। तसुकुयोमी नो मिकोटो लंबे समय तक चुप रहा। अच्छा, ये सहमति केवल आपके लिए नहीं, बल्कि ताकामागाहारा के लिए भी थी। यदि नियति का बालक चीन में प्रकट होता है, तो जब प्रलय शुरू होगा, तो वह संभवतः चीन को शाश्वत अजेयता के मार्ग पर ले जाएगा। उस स्थिति में ताकामागाहारा सामना केवल वाशिया के देवताओं द्वारा संचित सदियों पुराने प्रतिशोध के प्रकोप से ही होना था। नियति के बच्चे को मरना ही होगा। तसुकुयोमी नो मिकोटो की चांदी जैसी आंखों में जियांग येचे की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। अध्याय 249, एक शिक्षक के रूप में एक दिन। कुनलुन पर्वत, दिव्य युद्ध विभाग। सुबह-सुबह सुनहरी नारंगी धूप कमरे में ज्वार की तरह फैल गई। जियांग येचे नींद से जाग उठा और खिड़की के बाहर तेज धूप को खाली निगाहों से घूरने लगा। एक और खूबसूरत दिन आ गया है। आज का अनुभव जापानी शिक्षक बनने का है। वह मुस्कुराया, नहाने के लिए बिस्तर से उठा और स्मार्ट वार्डरोब से कहा, आज मुझे जापानी शैली का एक परिधान दे दो। हाँ मास्टर। स्मार्ट वार्डरोब खुला और पीछे से 4 यांत्रिक भुजाएं बाहर निकली, जो अनगिनत परिधानों में से चयन करने लगी। कुछ ही समय बाद जियांग येचेन को काले सूट, चमड़े के जूते और ब्रीफकेस के साथ देखा गया। मास्टर, क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको कोई बदलाव चाहिए? उस शानदार अलमारी में एक पूरा लंबा दर्पण लगा हुआ था, जिसे वह निहार सकता था। जियांग येचेन को सिर से लेकर पैर तक सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी नजर नाक के नीचे बनी चौकोर काली मूंछों पर पड़ी और उसके मन में धीरे-धीरे एक प्रश्न चिन्ह उभर आया। क्या आप इसे जापानी शैली कहते हैं? जी, स्वामी जी, यदि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया शियाओए को 5 सितारा रेटिंग दें। जियांग येचेन ने इसे रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, इसे थोड़ा और औपचारिक शिक्षक की पोशाक में बदल दें। जापानी शैली को भूल जाइए। ठीक है, स्वामी जी, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। कुछ फेरबदल के बाद जियांग येचेन ने गहरे रंग की पश्चिमी पतलून, मुड़ी हुई आस्तीन वाली चमकदार सफेद कमीज और नाक पर सोने की फ्रेम वाला चश्मा पहन लिया, जिससे एक परिष्कृत आभा झलक रही थी। उसने खुद को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। अच्छे कपड़े होना वाकई बहुत बढ़िया बात है। मुझे हर सुबह क्या पहनूं, इस बारे में परेशान नहीं होना पड़ता। जीवन की छोटी-मोटी और पेचीदगियां मुझसे बहुत दूर हैं। ये सिस्टम वाकई जानता है कि मुझे जीवन का आनंद कैसे दिलाना है। जियांग येचेन के अच्छे से कपड़े पहनने के बाद उसने दरवाजा खोला। दरवाजे की मूठ पर एक खूबसूरती से पैक किया हुआ कागज का थैला लटका हुआ था, जिस पर एक नोट लगा हुआ था। भाई येचेन, नाश्ता करना याद रखना, मैं पहले कक्षा में जा रहा हूँ। जियांग येचेन मुस्कुराया, कागज का थैला खोला और चलते-चलते स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लिया। वह स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके सीधे कक्षा में जा सकता था, लेकिन हाल ही में उसे अपना समय लेकर जाने का एहसास अच्छा लगने लगा था। एक बड़ी लहर के उफान की तुलना में एक धीमा, निरंतर प्रवाह उनकी नजरों में अधिक महत्व रखता था। जियांग येचेन सुबह की जापानी कक्षा से ठीक पहले आखिरी मिनट में कक्षा में पहुंची। मेजुएर और अन्य लोग पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रहे थे। गु युआन की प्रशिक्षण योजना में प्रतिदिन होने वाली 2 जापानी भाषा की कक्षाओं को एक में समेकित कर दिया गया था। बाकी का सारा समय उनकी ताकत बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण विषयों में समर्पित था। हालांकि ये काफी था। उनकी उत्कृष्ट शिक्षण क्षमता के कारण यदि छात्र जानबूझकर सीखने से बचने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो वे आधे महीने में ही इसे अच्छी तरह से सीख सकते थे। शिक्षक जियांग, अब आप सचमुच एक शिक्षक की तरह दिखते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लिंग लिंग ने युद्ध विभाग द्वारा तैयार की गई जापानी पाठ्यपुस्तक को हाथ में पकड़े हुए पूछा। जियांग येचेन ने व्याख्यान मंच पर रखी पाठ्यपुस्तक खोली और पहला पृष्ठ जापानी भाषा का 50 ध्वनियों वाला चार्ट था। तो चलिए 50 ध्वनियों से शुरू करते हैं। ये बुनियादी आधार है। मैं आपको एक बार सिखाऊंगा और फिर आप इसे खुद याद कर लेंगे। कक्षा के आखिरी 10 मिनट में हम 50 ध्वनियों को बोलकर लिखवाएंगे। शिक्षक जियांग, सिर्फ एक बार, हम इसे ऐसे कैसे सीख पाएंगे? तांग लॉन परेशान दिख रहा था। मेजुएर भी अवाक रह गई। क्या आप सिखा भी सकते हैं? कोई भी इसे केवल एक बार सिखाए जाने से कैसे सीख सकता है? जैसे-जैसे वह सुनती गई, जियांग येचेन उतना ही अविश्वसनीय लगने लगा। बाकी लोगों ने भी हल्की से सिर हिलाया। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शिक्षक को तुम्हारी समझने की क्षमता पर भरोसा है। एक बार ही काफी है। आखिर बार-बार पढ़ाना मुझे परेशान करता है। शिक्षक होना स्वाभाविक रूप से एक सुखद अनुभव है। अगर इसे पेशेवर तौर पर कोई परेशानी हो, तो वही काम नहीं करना चाहेंगे। वे घर पर रहकर अपनी मनपसंद चीजें करना पसंद करेंगे। ये सुनकर सभी के होठों पर हल्की सी झंझनाहट हुई। जैसा कि आजीवन के बादशाह से उम्मीद की जाती है, उन्होंने शिक्षक बनने के बाद भी अपने तौर तरीके नहीं बदले हैं। विभागाध्यक्ष, वो तो बिल्कुल अविश्वसनीय लगते हैं। आप और दूसरे जापानी भाषा जानने वाले किसी विभागीय सदस्य को वापस स्थानांतरित करने के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? लियांग शान ने दबी हुई आवाज में कहा। उसके बगल में बैठी लिंग लिंग ने भी भारी स्वर में सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कुछ कहा। मेजुए ने बेबसी महसूस करते हुए अपने होंठ सिकुड़े और कहा, इस क्लास के बाद इस बारे में बात करते हैं। केवल सु लिन्यू ही सीधी बैठी थी। जियांग येचेन के व्याख्यान का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थी। वास्तव में एक छात्रा की ओर से शिक्षक को अधिकतम भावनात्मक मूल्य प्रदान कर रही थी। डिंग लिंग लिंग। तभी कक्षा की घंटी बज उठी। जियांग येचेन ने पोडियम पर हाथ रखते हुए कहा, कक्षा शुरू हो चुकी है। कोई कानाफूसी नहीं। अपनी पाठ्यपुस्तकों का पहला पृष्ठ खोलें। मैं इसे केवल एक बार ही सिखाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। जापानी भाषा सीखने के लिए 50 ध्वनियों का चार्ट मूलभूत आवश्यकता है। इसके बाद की सभी शिक्षण सामग्री इसी पर निर्भर करती है। जियांग येचेन ने ब्लैकबोर्ड पर 4 से 50 ध्वनियों का चार्ट लिखा। पहली ध्वनि की ओर इशारा किया और कहा, मेरे साथ पढ़ो। अ, ए टिल्ड। सभी लोग साथ-साथ पढ़ें। मैं टिल्ड। जैसे-जैसे वे पढ़ते गए, अचानक सबको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है।
जियांग येचेन स्पष्ट रूप से जापानी उच्चारण में बोल रहे थे, लेकिन उनके कानों को ये हानि विनय की तरह ही आसानी से समझ में आ रहा था, बिना किसी अपरिचित या गूढ़ भावना के। ये बात उनके दिमाग में बेहद आसानी से बैठ गई और उनकी स्मृति में गहराई से बस गई। फुफकार। मेई जुए पढ़ती रही, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी का भाव झलक रहा था। जियांग येचेन के पास कोई विशेष शिक्षण तकनीक नहीं थी, तो फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि उसने केवल पढ़ते-पढ़ते ही 50 ध्वनियों में से अधिकांश को पहले ही याद कर लिया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें पढ़ाने की भी प्रतिभा हो? मेई जुए की नजर सुलिन्यू, तान लुआंग और चू शिनचिन पर पड़ी। आम लोगों की नजर में तो उन्हें प्रतिभाशाली माना जाना चाहिए था, लेकिन अब वे वास्तव में उससे भी आगे निकल सकते थे। ये बात न भर्ती प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षकों द्वारा नहीं सिखाई जा सकती थी। एकमात्र संभावना सुस्त स्वभाव वाले, लेकिन अविश्वसनीय रूप से सक्षम जियांग येचेन की थी। मेई जुए थोड़ी देर रुकी, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। जियांग येचेन को दिव्य युद्ध विभाग में शामिल करना वास्तव में एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। शायद वह युद्ध विभाग को और भी ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद कर सके। इसके अलावा शिक्षण की इस प्रतिभा के साथ जापान में आदान-प्रदान यात्राओं की समस्या का समाधान करना भी आसान होगा। चाहे वह इसके बारे में किसी भी तरह से सोचे, यह एक अच्छी बात थी। ठीक है, मेरा पढ़ाना समाप्त हो गया, इसे स्वयं याद कर लो, बाद में श्रुतलेख में कोई गलती हुई तो दंड मिलेगा। एक बार पढ़ाने के बाद जियांग येचेन ने सीधी पाठ्यपुस्तक बंद कर दी और अपना मनोरंजन करने के लिए बैठ गए। ठीक है, शिक्षक जियांग। जियांग येचेन की शिक्षण क्षमता के बारे में पूरी तरह से नई समझ विकसित होने पर सभी ने एक स्वर में कहा। उन्होंने पहले कभी भी 50 ध्वनि चार्ट को केवल एक बार सुनकर उसे अविश्वसनीय रूप से परिचित होने की ऐसी अनुभूति का अनुभव नहीं किया था। अरे बाप रे, ओ चू, क्या यह मेरी साधारण प्रतिभा है या कुछ और? मैंने सचमुच इसे सिर्फ एक बार सुनने के बाद ही पूरा पढ़ना सीख लिया। तान लुआंग ने चू शिनचेन के कपड़े खींचते हुए आश्चर्य से कहा। चू शिनचेन ने पोडियम पर खड़े जियांग येचेन की ओर देखते हुए सिर हिलाया और कहा, जब येचेन हमें पढ़ना सिखा रहे थे, तब क्या आपको चीनी सुनने का मन नहीं हुआ? तान लुआंग ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैंने सिर्फ एक बार सुना और ये उच्चारण सुई की तरह मेरे दिमाग में चुभ गए। भाई येचेन वाकई में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। बिल्कुल, भाई येचेन तो सिर्फ दिखावे के लिए ही पढ़ाई में ढिलाई बरतते हैं, असल में वे कक्षा की तैयारी के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बस हमें दिखाई नहीं देता। सुलिन्यू ने दोनों हाथों से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया, उसकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। मोयान, लिंगलिंग और यांशान शर्मिंदा दिख रहे थे। लोगों के बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। समय धीरे-धीरे बीतता गया और कक्षा में सुबह की पढ़ाई की आवाज गूंजती रही। जियांग येचेन ने 5 मिनट पढ़ाया, 30 मिनट तक सुस्ती बरती और आखिरी 10 मिनट में अपना फोन नीचे रख दिया। ठीक है, अब आपके सीखने के परिणामों का परीक्षण करने का समय आ गया है। आप अपना कागज और कलम निकालें और 50 ध्वनियों का चार्ट बोलकर लिखना शुरू करें। उसने पाठ्यपुस्तक उठाई और पोडियम से नीचे उतरते हुए चलते-चलते जोर-जोर से पढ़ता गया और बीच-बीच में नकल की जांच करता रहा। ठीक वैसे ही जैसे हाई स्कूल में मानविकी विषय का शिक्षक होता है। यह एहसास काफी अच्छा था, यह एक तरह से भूमिकाओं का उलटफेर था। 3 मिनट बाद श्रुतलेख समाप्त हो गया। जियांग येचेन ने एक-एक करके उनकी जांच की। मोयान, लिंगलिंग और अन्य सभी को पूरे अंक मिले, यहां तक कि सबसे लापरवाह तान लुआंग को भी पूरे अंक मिले। लेकिन जियांग येचेन लेक्चर स्टैंड के पास बैठकर मेई जुए के श्रुतलेख के परिणाम पकड़े हुए थी, जबकि मेई जुए ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। क्या आपको मुझसे कोई समस्या है? 50 ध्वनियों में से आपने एक तिहाई गलत बताई, आप पढ़ाने क्यों नहीं लगते? पूरी दाढ़ी जैसी दिखने वाली मेई जुए ने झट से हाथ हिलाते हुए कहा, मैं गंभीर नहीं थी, मुझे माफ कर दीजिए, शिक्षक जियांग। अभी वह सोच रही थी कि जियांग येचेन में शिक्षण की इतनी उत्कृष्ट प्रतिभा है और वह खुश थी कि युद्ध विभाग ने एक अनमोल प्रतिभा को भर्ती किया है। इसलिए उसने बात के उच्चारणों पर ध्यान नहीं दिया। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने लिंगलिंग से कई बार उसे सिखाने के लिए कहा था, लेकिन उनमें से कोई भी जियांग येचेन के एक बार के शिक्षण जितना यादगार नहीं था। वह हमेशा उन्हें पढ़ नहीं पाती थी। हम आपकी गलतियों को स्वीकार करने की अच्छी प्रवृत्ति को देखते हुए प्रत्येक गलत ध्वनि को 100 बार दोहराएं। जियांग येचेन ने हल्की सी मुस्कान दी। कहावत है ना, अजगर को मारने वाला अंततः दुष्ट अजगर बन जाता है। हैं? मेई जुए ने अविश्वास से पलकें झपकाईं और कहा, जियांग येचेन, क्या तुम मुझे निशाना बना रहे हो? 100। एक और शब्द कहो, 200 बार। तुम, मेई जुए ने दांत पीसते हुए कहा। जियांग येचेन ने आह भरते हुए कहा, विभाग प्रमुख होने के नाते आप श्रुतलेख में अपने विभाग के सदस्यों से कहीं कमतर हैं और फिर भी आप अपने शिक्षक से पलटवार करने की हिम्मत करते हैं। आप मुझे क्या कहकर बुलाएंगे? मेई जुए ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं, एक ऐसी बेबसी भरी निराशा महसूस करते हुए जिसे वह व्यक्त नहीं कर पा रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, शिक्षक जियांग, 100 बार यही होगा। उसने आंखें घुमाई, उसके हाथ से डिक्टेशन पेपर छीन लिया और पोडियम से चली गई। नीचे बैठे छात्र दबे स्वर में हंस रहे थे। सुलिन्यू, ऊपर आओ। जियांग येचेन ने सुलिन्यू का डिक्टेशन पेपर पकड़ रखा था। सुलिन्यू ने अपने लाल होंठ सिकुड़े और एक छिपे हुए इरादे के साथ पोडियम पर कदम रखा। आप एक ध्वनि में गलती कैसे कर सकते हैं? जियांग येचेन की धारणा के अनुसार सुलिन्यू ने शायद पढ़ाना शुरू करने से पहले ही खुद से जापानी भाषा सीख ली थी। इतनी बुनियादी गलती होना असंभव था। सुलिन्यू ने घबराकर अपने हाथ जोड़ लिए और नीचे देखते हुए कहा, शिक्षक जियांग, मुझे अभी भी कुछ हिस्से समझ नहीं आए हैं। क्या आप मुझे फिर से समझा सकते हैं? मैं 100 बार गलत आवाज की नकल करूंगी। उसने दोनों आंखों से उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा। जियांग येचेन समझ गया, तो तुमने जानबूझकर निजी ट्यूशन लेने की गलती की। कोई जरूरत नहीं, इसे 10 बार कॉपी कर लो, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सुलिन्यू की आंखें चमक उठी और उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद शिक्षक जियांग। नहीं, जियांग येचेन, मुझे 100 गुना क्यों मिलता है, लेकिन लिन्यू को केवल 10 गुना। मेई जुए ने गुस्से से पूछा। जियांग येचेन ने अपना सिर झुकाकर गंभीरता से कहा, आप शिक्षक हैं या मैं शिक्षक? या तो आप पढ़ाएं या आप पढ़ाएं। मेई जुए। सभी ने अपनी हंसी को काबू में रखने की कोशिश की। तान लुआंग ने झुककर मेई जुए के कंधे पर थपथपाया और कहा, बेचारी अकेली कुतिया। मेई जुए। अध्याय 250। रुको, मैं तो बस एक शो देख रहा था और अपने खाली समय का आनंद ले रहा था, मुझे पदोन्नति कैसे मिल गई? डिंग-डिंग। कक्षा समाप्त होने की घंटी बज उठी। क्लास खत्म होने के बाद जियांग येचेन खुशमिजाज होकर क्लासरूम से बाहर निकला। उसने अपनी जापानी पाठ्यपुस्तक नीचे रखी और इत्मीनान से ट्रेनिंग एरिया की ओर चलकर उन्हें ट्रेनिंग करते देखने लगा। जहां तक उसकी बात है, पूरे दिव्य युद्ध विभाग में किसी के पास उसे प्रशिक्षित करने की क्षमता थी। प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करते ही विज्ञान कथाओं पर आधारित प्रशिक्षण उपकरण शानदार ढंग से प्रदर्शित किए गए थे। जियांग येचेन को मुख्य हॉल में एक सोफा मिला और वह बैठ गया। मेज पर नाश्ता और तरह-तरह के पदार्थ सजाते हुए ऐसा लग रहा था मानो वह छुट्टी पर हो। ये दृश्य देखकर मेई जुए और नीचे जमा हुए अन्य लोगों के मुंह सिकुड़ गए। यह समानता बहुत अधिक थी। क्या देख रहे हो? गु युआन हाथ में एक डिब्बा लिए समूह के पास आया और मेई जुए और अन्य लोगों की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर तुम्हारे पास जियांग येचेन जैसी ताकत होती तो तुम भी ऐसे ही हो सकते थे। बूढ़े गु, आपकी बातें बहुत दुखदाई हैं। लिंग लिंग ने उदास होकर कहा और अपना चेहरा लटका लिया। गु युआन ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में सोचना बंद करो, चलो अभ्यास शुरू करते हैं। उसने डिब्बा खोला और अंदर से आकर्षक दिखने वाले रिस्टबैंड निकाले और उनका परिचय देते हुए कहा, ये युद्ध विभाग द्वारा विकसित नवीनतम सहायक साधना रिस्टबैंड है। ये आपकी साधना की गति को दोगुना कर सकते हैं। अगले 6 महीने तक इन्हें पहने। नेझा को प्राप्त करने का मिशन अत्यंत खतरनाक है। आपको अपनी शक्ति यथासंभव बढ़ानी होगी। अपने राज्य को एक स्तर तक भी बढ़ाने से आपको खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक पूंजी मिल जाएगी। गु युआन ने सभी को रिस्टबैंड बांट दिए। मेई जुए और अन्य लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया और तुरंत उन्हें अपनी कलाई पर पहन लिया। बूढ़े गु, आपने इतनी अच्छी चीज पहले क्यों नहीं निकाली? मेई जुए ने अवाक होकर कहा। गु युआन ने आंखें घुमाई। इस चीज की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर इस बार आपका मिशन इतना जरूरी न होता तो हम इनके लिए आवेदन भी नहीं कर पाते। इन्हें संभाल कर रखें। चारों लोगों ने सिर हिलाया। हालांकि सुलिन्यू, तान लुआंग और चू शिनचेन ने सहायक साधना की कलाई पट्टियों को बिना किसी आश्चर्य के अपनी आंखों में धारण किया। इसके बजाय वे थोड़े तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रहे थे। ये वस्तु जियांग येचेन द्वारा बताई गई आलसीपूर्ण साधना पद्धति की तुलना में कहीं भी नहीं कहती। दिव्य युद्ध विभाग अब भी इसे एक खजाने की तरह मानता है। ये थोड़ा कमजोर है। क्या हुआ? क्या तुम उन्हें नीचा समझते हो? गु युआन ने तीनों के हाव भाव देखकर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तान लुआंग और चू शिनचेन ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सुलिन्यू ने ऊपर जियांग येचेन की ओर मुड़कर देखा और सोचा कि चूंकि इस मिशन में उनका सामना दिव्य देवताओं से होगा, इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए युद्ध विभाग की ताकत को तेजी से बढ़ाना महत्वपूर्ण था। यदि युद्ध विभाग द्वारा एल्डर ब्रदर येचेन की नदियों और पहाड़ों के नक्शे का उपयोग किया जा सके, तो मिशन के दौरान खतरे का सामना करने में उन्हें कहीं अधिक आत्मविश्वास होगा। बड़े भाई येचेन को मुझे दोष नहीं देना चाहिए, है ना? उसने कुछ देर सोचा और धीरे से कहा, कमांडर गु, वास्तव में बड़े भाई येचेन द्वारा हमें दी गई मन साधना तकनीक से कहीं अधिक शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा पिछली बार गुआनिको शेष स्थल पर अमर गुरु युधिन ने बड़े भाई येचेन को एक दिव्य कलाकृति, नदियों और पहाड़ों का नक्शा भेंट किया था, जो एक मार्शल आर्टिस्ट की साधना की गति को 10 गुना बढ़ा सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैं? ये सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। अमर गुरु युधिन ने जियांग येचेन को एक दिव्य कलाकृति दी, जिससे मार्शल आर्टिस्ट की साधना की गति 10 गुना बढ़ सकती थी। गु युआन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से ऊपर सोफे पर बैठे जियांग येचेन की ओर देखा, जो नाश्ता और पेय पदार्थ खा रहा था।
जियांग येचेन का अमर गुरु युबिन से क्या संबंध था? वास्तव में एक अमर से खजाना प्राप्त करना। फुफकार। गु युआन जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता गया, उसे उतना ही मामला पेचीदा लगने लगा। क्या इसमें जियांग परिवार का हाथ हो सकता है? जियांग जेनजिन हुआशिया में देवत्व प्राप्त करने वाले पहले नश्वर प्राणी थे। क्या ये संभव है कि हुआशिया स्वर्गीय दरबार में किसी दिव्य अमर के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था, जिसके कारण अमर गुरु युबिन ने स्वेच्छा से जियांग येचेन को एक दिव्य कलाकृति लिखी? जैसे ही गु युआन सोच में डूबी, बाकी लोगों के चेहरे पर विश्वास के भाव और भी बढ़ गए। कैप्टन, क्या अमर गुरु युबिन ने सचमुच बड़े भाई येचेन को एक दिव्य कलाकृति दी? इसलिए तो अमर गुरु युबिन ने उस समय बड़े भाई येचेन को साथी दावबादी कहा था। हे भगवान, तान लॉन्ग अवाक रह गया। सु लिन्यू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन नदियों और पहाड़ों का नक्शा अमर गुरु युबिन के छोटे भाई अमर गुरु ताई का जादुई खजाना है। अमर गुरु युबिन के अलावा कोई और इसे नहीं दे सकता था। सभी ने बिना किसी झिझक की सहमति में सिर हिलाया। यही एकमात्र तर्कसंगत स्पष्टीकरण था। बहुत बढ़िया, शानदार। गु युआन अचानक हंस पड़ा। साधना की गति 10 गुना बढ़ गई। अब प्रशिक्षण योजना की किसी जरूरत है? सु लिन्यू, आप सबने इतनी जल्दी तरक्की की, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जियांग येचेन वाकई प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो तुरंत चौथी मंजिल पर पहुंचा और जियांग येचेन को पकड़ लिया, जो नाश्ता कर रही थी और एक शो देख रही थी। कमांडर गु, आप क्या कर रहे हैं? जियांग येचेन ने मेज पर रखे नाश्ते को दोनों हाथों से बचाते हुए हैरानी से पूछा। गु युआन मुस्कुराया और घोषणा की, अब से आप दिव्य युद्ध विभाग के युद्ध प्रभाग के प्रशिक्षक हैं। अगले 6 महीनों के लिए आप मेई जुएर और अन्य लोगों की शक्ति बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अरे, मैं तो बस एक शो देख रहा था और अपने खाली समय का आनंद ले रहा था। मुझे अचानक से प्रमोशन कैसे मिल गया? अध्याय 251। नहीं, क्या आप सभी पहले से ही इतना अच्छा भोजन कर रहे हैं? मैं उनका प्रशिक्षक बनूंगा। प्रशिक्षण क्षेत्र में जियांग येचेन को गु युआन ने मेई जुएर और अन्य लोगों के सामने खींच लिया। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। गु युआन ने जियांग येचेन के कंधे पर हाथ रखा, उसकी आंखों में स्वीकृति के भाव थे। बिल्कुल सही, मुझे विश्वास है कि आप में ये क्षमता है। उनके प्रशिक्षक बनने के बारे में आपका क्या ख्याल है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेई जुएर और अन्य लोगों की आंखों में दिख रहे आश्चर्य को देखकर जियांग येचेन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने एक पल सोचा, उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करना कोई बुरी बात नहीं लग रही थी। जैसे ही वह सोच रहा था, अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। डिंग, सेकंड चॉइस सक्रिय हो गई। विकल्प 1, गु युआन के प्रशिक्षक बनने के निमंत्रण के बावजूद भले ही आप में क्षमता हो, आप कामचोरी करते हैं और मना कर देते हैं। आपके लिए मजबूत होना ही काफी है, दूसरों की परवाह क्यों करें? इनाम, कम स्तर की कामचोरी का उपहार पैक। दूसरा विकल्प, गु युआन के प्रशिक्षक बनने के निमंत्रण का सामना करते हुए आप सोचते हैं कि चूंकि आप इस टीम का हिस्सा हैं, अगर आप उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करते हैं, तो क्या कई चीजों के लिए आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाएगी? उन्हें युद्ध विभाग के लिए सम्मान अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करने दें और आप बस परिणामों का आनंद लें। जीवन का आनंद लेने और खुद को खुश करने के लिए अधिक समय निकालें। इनाम, उच्च स्तरीय आलस्य उपहार पैक। जियांग येचेन की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। ये सिस्टम सचमुच उसके मन की बात समझ गया था। दोनों एक जैसा सोच रहे थे। अगर वे आधे महीने में जापान जाकर किसी को हरा नहीं पाए, तो वह काम में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसकी जान ही निकल जाएगी। वैसे भी उनकी ताकत बढ़ाने के लिए उन्हें खुद कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। वह बस उन्हें नदियों और पहाड़ों के नक्शे में छोड़ देते और उन्हें कड़ी मेहनत करने देते। ठीक है, मैं अनिच्छा से ही सही प्रशिक्षक की भूमिका स्वीकार करता हूं। जियांग येचेन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। गु युआन की आंखें चमक उठी। उसने हल्की से 2 बार खांसा और मेई जुएर और अन्य लोगों को इशारा करते हुए कहा, तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? उसका अभिवादन करो। सु लिन्यू ने सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते प्रशिक्षक। बाकी लोग एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर सबने एक साथ कहा, नमस्कार प्रशिक्षक। जियांग येचेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। येचेन, मैं इन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। गु युआन थका हुआ लग रहा था। सेनापति ने हुआशिया में जिस छठे मार्शल बोर्ड को खोजने के लिए भेजा था, वह अभी तक नहीं मिला है। तुम्हारा साथ देना बहुत अच्छा है। इतना कहकर गु युआन जल्दी से ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल गया। जियांग येचेन ने अपना हाथ उठाया और थोड़ा सख्त हो गया। धिक्कार है, जब मैं तुम्हारे ठीक सामने हूं तो तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसने अवाक होकर अपना हाथ नीचे कर लिया और उसकी निगाहें मेई जुएर और अन्य लोगों पर टिक गईं। जियांग येचेन, आपने मुझे क्या कहा था? प्रशिक्षक। मेई जुएर ने मुट्ठी भींची। अमर गुरु युबिन से आपका क्या संबंध है? उन्होंने ही तो आपको नदियों और पहाड़ों के नक्शे जैसी दिव्य कलाकृति दी है। ये सुनकर जियांग येचेन की निगाह सु लिन्यू पर पड़ी, जो किसी गलती करने वाले बच्चे की तरह लग रही थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अब उसे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। वह नदियों और पहाड़ों के नक्शे की उत्पत्ति की व्याख्या करना चाहता था, लेकिन वह इसे कैसे समझा सकता था? सिस्टम रिवॉर्ड। इसे भूल जाए, चूंकि वे ऐसा सोचते हैं, तो ठीक है। स्पष्टीकरण देना बहुत झंझट का काम है, बेहतर है कि कुछ न करें और चुप रहें। जियांग येचेन ने एक पल सोचा, यह कोई खास बात नहीं है, बस एक योगवश हुई मुलाकात है। मेई जुएर, क्या आपको खुद भी अपनी कही हुई बातों पर यकीन है? एक आकस्मिक मुलाकात और वो आपको एक दिव्य कलाकृति दे दे, मजाक कर रहे हो? बाकी लोगों ने भी हैरानी से अपना सिर हिलाया। जिस नए रंगरूप को वे कभी जानते थे, जिस भाई के साथ वे बड़े हुए थे, वह धीरे-धीरे उनके लिए अपरिचित होता जा रहा था। अब इस बारे में और बात न करें। जियांग येचेन ने हाथ हिलाते हुए कहा, चूंकि अब मैं तुम्हारा प्रशिक्षक हूं, इसलिए मैं तुम्हें पहले एक छोटा सा स्वागत उपहार देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी ताकत बढ़ाने और विश्वसनीय रूप से मजबूत बनने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, ताकि मैं ठीक से आराम कर सकूं। नहीं, नहीं, ताकि दिव्य युद्ध विभाग और मजबूत हो सके और नई उपलब्धियां हासिल कर सके। सबके होंठ तन गए। पहला वाक्य ही तो आपका असली विचार था, है ना? पहले कुछ औषधीय गोलियां, संसाधनों के बिना खेती कैसे की जा सकती है? जियांग येचेन ने अपने शरीर से 100,000 मज्जा शुद्धिकरण गोलियां निकाली और उन्हें 6 भागों में विभाजित किया। लिंग लिंग, एक आत्मा शरीर होने के कारण औषधीय गोलियों का सेवन नहीं कर सकती थी। फिर उसने पहले से ही इनाम के तौर पर मिली कोर्स सॉलिडिफाइंग पिल्स, स्पिरिट एसेंस पिल्स, हर तरह की औषधीय गोलियां निकाली, जो सभी उच्च गुणवत्ता वाली, स्वादिष्ट और बिना किसी दुष्प्रभाव की थी। जियांग येचेन ने उन्हें एक-एक करके उनके हाथों में देते हुए कहा, तुम्हारे पास साधना संसाधन तो है, अब बस की कमी है। उसने मेई जुएर, मुयान, लिंग लिंग और यांग शान पर एक नजर डाली और उसके मन में एक विचार कौंधा, ठीक है, तुम्हारे पास साधना तकनीक नहीं है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढूंगा। जियांग येचेन ने साधना तकनीक का एक डिब्बा निकाला और दोनों हाथों से उसे खोल दिया। पल भर में असंख्य चमकती हुई साधना तकनीकें प्रकट हुई। प्रशिक्षण कक्ष में गुप्त नियमावली बवंडर की तरह घूम रही थी। तांगलोंग और चू शिनचेन बिना विचलित हुए देखते रहे, अपने हाथों में औषधीय गोलियों को महसूस करते हुए और आह भरते हुए। अभी भी थोक बिक्री जारी है। सु लिन्यू ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराते हुए कहा, भाई येचेन ने आखिरी बार ऐसा तब किया था जब हम टीम ली की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उसने ये कहा, मेई जुएर के चारों साथी अचंभित भावों के साथ उसकी ओर देखने लगे। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थे। उनके हाथों में उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियों का भंडार था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 3000 गोलियां, साथ ही अनगिनत साधना तकनीकें। पूरा दिव्य युद्ध विभाग भी इतना समृद्ध नहीं था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि सु लिन्यू और बाकी लोग इतनी जल्दी बढ़ सके, पता चला कि वे बहुत अच्छा खाना खा रहे थे। क्या ये हुआशिया के नंबर 1 परिवार, जियांग परिवार की नींव है? मेई जुएर ने उल्टी हुई साधना तकनीकों को अविश्वास से देखते हुए पूछा। जियांग येचेन के पास इतनी विशाल पूंजी होना संभव नहीं था। ये निश्चित रूप से जियांग परिवार द्वारा दी गई होगी। जियांग परिवार बहुत गहराई से छिपा हुआ था। दिव्य युद्ध विभाग एक ऐसा स्थान था जहां राष्ट्रीय संसाधन एकत्रित होते थे। लेकिन जियांग येचेन के सिर्फ एक प्रदर्शन से ही ये दिव्य युद्ध विभाग की सीमा तक पहुंच गया। तुलना करने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनका जीवन पहले कितना कठिन हुआ करता था। ये फिजूल खर्ची हद से ज्यादा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रकाश की 4 किरणें मेई जुएर के 4 साथियों के हाथों में आ गिरीं, जिनमें से सभी अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप साधना तकनीकें थीं। जियांग येचेन ने उन पर एक नजर डाली। चारों साधना तकनीकों में से किसी पर भी उनकी श्रेणी का उल्लेख नहीं था, जिसका अर्थ था कि वे दिव्य श्रेणी के थे। खेती की तकनीकें। दैवीय पद द्वारा चयनित होना उनकी खेती की तकनीकें ये दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि उनकी प्रतिभा काफी अच्छी थी। खेती की तकनीकें और संसाधन सब यहाँ मौजूद हैं। अब बस प्रशिक्षण मैदान की आवश्यकता है। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, जियांग येचेन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, दिव्य प्रकाश चमका और नदियों और पहाड़ों का नक्शा धीरे-धीरे हवा में खुल गया। प्रवेश करने के लिए स्क्रॉल को स्पर्श करें। अंदर आपके लिए एक समर्पित साधना स्थल निर्मित होगा, जिससे आपकी साधना की गति 10 गुना बढ़ जाएगी। लगे रहो, तुम्हें लगन से खेती करनी होगी। जियांग येचेन ने एक नेता की तरह उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई और वह सूरजमुखी के बीच खाने और नाटक देखने के लिए चौथी मंजिल पर लौट गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में किसी के पास खंडन करने के लिए शब्द नहीं थे। नहीं, वे बिल्कुल भी खंडन नहीं कर सकते थे। कानून का पालन करने वाले शब्दों का सच्चा धर्म, सच्चे शब्द मंत्रों के सक्रिय होने की संभावना को 20% तक बढ़ा सकता है। छी। लियांग शान ने मोयांग के हाथ में मौजूद साधना तकनीक को देखा और चौंक गया। 20% की वृद्धि के साथ मोयांग के शब्दों की वास्तविकता में बदलने की संभावना 70% हो जाएगी, जो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। शायद इससे मोयांग की महत्वपूर्ण क्षणों में गड़बड़ी करने की प्रवृत्ति में बदलाव आ सके।
मोयान की आंखों में भी आश्चर्य झलक रहा था और साधना तकनीक को देखते हुए उसकी सांसें तेज हो गईं। विभाग प्रमुख थी स्वर्गीय मायाजाल जादू कला, ये अद्भुत है। स्वर्गीय जादू के सर्वोच्च स्तर तक साधना करने से स्वर्ग को भी धोखा दिया जा सकता है और समुद्र पार किया जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के परिवर्तनों का उपयोग करके अपना भाग्य स्वयं बनाया जा सकता है। ये बहुत शक्तिशाली और असाधारण लगता है। लिंग लिंग ने जुए के कंधे से टिक गई। उसकी आवाज में हैरानी थी। ये किस तरह की साधना तकनीक है? इतनी शक्तिशाली। छोटे बदमाश, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है। जब मेरे भाई यचेन कोई चाल चलते हैं तो वह कम से कम स्वर्ग स्तर की होती है। खेती की तकनीक, तानलोन ने अपनी जीभ चिटकाई है। मेई जुए के चारों साथियों का समूह स्तब्ध रह गया। कम से कम स्वर्ग स्तर तो है ही, लेकिन दिव्य युद्ध विभाग का स्वर्ग रैंक साधना तकनीकें इतनी शक्तिशाली नहीं थी। क्या ये पौराणिक दिव्य श्रेणी हो सकती है? चारों ने मन ही मन कोसते हुए चौथी मंजिल पर बैठे जियांग येचेन की ओर देखा, जो हेडफोन लगाए नाटक देख रहा था। दिन बधाई हो होस्ट, आपने एक शानदार विकल्प चुना है। आपको एक हाई लेवल सेकंड गिफ्ट पैक मिला है। क्या आप इसे खोलना चाहेंगे? इसी क्षण जियांग येचेन के दिमाग में सिस्टम की नाम अधिसूचना की आवाज गूंजी। अध्याय 252 सर्वोच्च पद का पुरस्कार शाश्वत भाग्य। मंत्री जी, ऐसा लगता है कि हमें खजाना मिल गया है। लिंग लिंग ने मेई जुए के कपड़े खींचे। मोयान और यांग ने भी सिर हिलाया। मेई जुए को समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बयान करे। उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी कि जब तक जियांग येचेन दिव्य युद्ध विभाग में है और अधिक मजबूत होना और नई उपलब्धियां हासिल करना महज एक सपना नहीं रहेगा। उसने उच्चतम श्रेणी की औषधीय गोलियों और दिव्य पदवी को देखा। उसके हाथ में साधना तकनीक थी। यह बहुत शक्तिशाली थी। वूश। मेई जुए ने गहरी सांस ली। प्रशिक्षक ने हमें साधना के इतने सारे संसाधन और बहुमूल्य साधना तकनीकें दी हैं। हम उन्हें निराश नहीं कर सकते। हमें आधे महीने तक लगन से साधना करनी होगी। जी हाँ मंत्री जी, सभी ने तुरंत गंभीर भावों के साथ प्रतिक्रिया दी। इसके बाद मेई जुए के नेतृत्व में सातों ने प्रशिक्षण क्षेत्र की चौथी मंजिल पर स्थित नदियों और पहाड़ों के नक्शे में प्रवेश किया। जियांग येचेन ने आए हुए पुरस्कारों को देखा और बिना किसी झिझक के उन्हें स्वीकार कर लिया। खुला बधाई हो मेजबान, आपने प्राप्त कर लिया है सर्वोच्च रैंक शाश्वत भाग्य। सर्वोच्च पद का पुरस्कार। जियांग येचेन की आंखें चमक उठी। उसने झटपट अपने हेडफोन उतारे और पलकें झपकाते हुए सिस्टम की वर्चुअल विंडो को घूरने लगा। शाश्वत भाग्य, यह क्या चीज है? उसने इनाम के विवरण पर क्लिक किया। सर्वोच्च श्रेणी का शाश्वत भाग्य नश्वर जगत दिव्य क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में है। नश्वर प्राणियों का भाग्य देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है और कुछ शर्तों के तहत इसे बदला या स्थानांतरित किया जा सकता है। शाश्वत भाग्य मेजबान के भाग्य को किसी भी बाहरी शक्ति से अप्रभावित रहने देता है और कोई भी शक्ति इसे बदल नहीं सकती। जियांग येचेन ने अपनी टुटी पर हाथ फेरा और अपने विश्वविद्यालय में चीनी पौराणिक कथाओं की कक्षा में पढ़ाई गई कहानियों को याद किया, जैसे कि मृत्यु के बाद लोगों के पुनर्जन्म की किंवदंती, जिसमें नरक का राजाओं के पुनर्जन्म का मातय करता है। इसके साथ ही यह इस बात का संकेत देता है कि जन्म से ही एक नश्वर प्राणी का भाग्य स्वर्ग द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई मानता है कि मनुष्य देवताओं का मुकाबला नहीं कर सकते। जब उनका भाग्य देवताओं के हाथों में है तो वे दैवीय सत्ता को चुनौती कैसे दे सकते हैं? जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। इस सर्वोच्च श्रेणी के शाश्वत भाग्य के साथ भले ही वह वर्तमान में एक नश्वर प्राणी होता, उसे देवताओं द्वारा अपने भाग्य को बदलने या अपने जीवन को नियंत्रित करने का कोई भय नहीं होता। ये स्वतंत्रता के बराबर था। उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। किसी के नियंत्रण से मुक्त जीवन ही उसकी इच्छा थी। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को ही नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह जीवन का आनंद लेने की बात कैसे कर सकता है? जैसे कि आलस्यपूर्ण साधना पद्धति की एक पंक्ति है, स्वर्ग और पृथ्वी विशाल है लेकिन मैं सबसे महान हूँ। मेरा भाग्य मेरा है, स्वर्ग का नहीं। जियांग येचेन की आंखें थोड़ी झुक गईं। उन्होंने सिस्टम पैनल बंद किया, हेडफोन लगाए और धूप में आराम से बैठकर ड्रामा देखना जारी रखा। मेई जुए और बाकी लोगों को बस खुद कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। यदि उनके पास सब कुछ हो लेकिन फिर भी वे लगन से साधना न करें तो उन्हें समझाने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया और पलक झपकते ही शाम हो गई। जियांग येचेन ने अपने हेडफोन उतारे और जैसे ही वह ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलने वाला था, अचानक सुलिन्यू की आकृति उसकी नजरों के सामने आ गई। वो प्रसन्नतापूर्वक उसकी ओर बढ़ी। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। हम क्या आप साधना नहीं कर रहे हैं? जियांग येचेन ने उत्सुकता से पूछा। दादा, मुझे डर था कि भाई येचेन भूखे होंगे। सुलिन्यू ने अपने पीछे से खुद बनाया हुआ खाना निकाला। उसके प्यारे मुस्कुराते चेहरे पर शाम की नारंगी पीली आभा बेहद खूबसूरत लग रही थी। भाई येचेन, क्या आप जानते हैं, बहन जुए और अन्य लोगों के नदियों और पहाड़ों के नक्शे में प्रवेश करने के बाद वे भाई येचेन की लगातार प्रशंसा करते रहे। किस बात के लिए मेरी तारीफ कर रहे हो? बेहद अमीर। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन मुस्कुराया और लंच बॉक्स उठाते हुए उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तभी उसे उस पर एक नोट दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने उसे खोला और देखा कि उसमें वही जापानी ध्वनि लिखी थी जिसे सुलिन्यू ने उस सुबह गलत लिखा था और उसे 10 बार नाजुक लिखावट में कॉपी किया गया था। शिक्षिका जियांग, सुलिन्यू ने अचानक अपना संबोधन बदला। उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। मैं थोड़ी धीमी हूँ और आज की कक्षा में मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं आपसे इसके बारे में पूछ सकती हूँ? उसने ऊंची पोनीटेल बनाई हुई थी, एक जापानी पाठ्यपुस्तक को गले लगाया हुआ था और शाम की धुंधलके में खड़ी होकर वही युवा छात्रा की छवि बिखेर रही थी। जियांग येचेन ने स्नेह भरी नजरों से सुलिन्यू की ओर देखा। धीमा शब्द उसके लिए उपयुक्त नहीं था। उसने सुलिन्यू के मन में उठने वाले छोटे-छोटे विचारों को छुपाते हुए धीरे से उसके सिर पर थपथपाया। बैठ जाओ, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सुलिन्यू की आंखें खुशी से चमक उठी और वो तुरंत आज्ञाकारी होकर पास के सोफे पर बैठ गई। शिक्षक जियांग, आप इस ध्वनि को कैसे पढ़ते हैं? जियांग येचेन उसके और करीब आ गया। उनके कंधे एक दूसरे से छू गए। धड़-धड़ सुलिन्यू के गाल लाल हो गए और उसकी हृदय गति अनायास ही तेज हो गई। इसे टिक बोला जाता है। जियांग येचेन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, छोटी नादान समझी। सुलिन्यू ने जियांग येचेन के चेहरे की ओर देखा और कलम पकड़े हुए उसके दाहिने हाथ में अनजाने में जापानी पाठ्यपुस्तक में लिखना शुरू कर दिया। खोई हुई धूल बड़े भाई चन्नो पुरागे जोड़े सुन महच कचा मीठा कुटे खुशी से दाना भाई येचेन का निजी पाठ बहुत प्यारा और खुश है। जियांग येचेन ने उसके द्वारा लिखे गए जापानी पाठ को सरसरी तौर पर पढ़ा और उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़ गए। शिक्षण की धूप धीरे-धीरे फीकी पड़ गई और रात के आकाश में चांदनी छाई रही, जो दिन के प्रशिक्षण के अंत का संकेत दे रही थी। युद्ध विभाग के महिला छात्रावास के अंदर एक कमरा तेज रोशनी से जगमगा रहा था। मंत्री जी, नकल करने में कितना समय लगेगा? मैं बत्ती जलाकर सो नहीं सकती। लिंग लिंग ने कड़वे चेहरे से मंत्री जी की ओर देखते हुए कहा, जिन्होंने अपनी नकली दाढ़ी हटाकर तेजी से लिखना शुरू कर दिया था। मेई जुए अपने लंबे गहरे लाल बालों के साथ वहां चला रही थी। लिंग लिंग, थोड़ा और इंतजार करो, मुझे बस 47 बार और कॉपी करनी है। ये सब उस प्रिंस जियांग येचेन की गलती है। लिंग लिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। मंत्री जी, क्या आपको पता है कि आप इस समय कैसे देख रहे हैं? मेई जुए की कलम थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और पूछा, जैसे क्या? जैसे किसी प्राथमिक विद्यालय के छात्र को शिक्षक द्वारा प्राचीन कविताएं नकल करने की सजा दी गई हो। लिंग लिंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेई जुए का चेहरा उतर आया। मुझे अपनी बहन को जापान से वापस बुलाकर जापानी भाषा सिखाने के लिए कहना चाहिए था। मैंने जियांग येचेन को शिक्षक क्यों बनाया? मैंने सच में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उसकी बहन दिव्य युद्ध विभाग के विदेशी घुसपैठ प्रभाग की मंत्री थी और साथ ही चीनी पौराणिक कथा के देवता ठेकेदार नेझा भी थी, जिसे उसने जापान में खोजा था। हाँ, लेकिन मंत्री जी, आपको मानना पड़ेगा कि जियांग येचेन का शिक्षण स्तर वाकई बहुत ऊंचा है और उन्होंने हमें साधना तकनीक और औषधीय गोलियां भी दी। ये युद्ध विभाग द्वारा दिए गए संसाधनों से कई गुना बेहतर है। मेई जुए के पास इसका खंडन करने का कोई कारण नहीं था। आज के प्रशिक्षण ने वास्तव में उसकी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। सच कहूं तो जियांग परिवार की नींव कितनी मजबूत है कि उसने जियांग येचेन को ये संसाधन उपलब्ध कराए। ये सचमुच अकल्पनीय है। उसने अपने खुले लाल बालों को कलाई पर बंधे हेयर टाई से बांध लिया। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था। प्यारी सी पजामा पहने लिंग लिंग खड़ी हुई और सोचने लगी, क्या ये संभव है कि जियांग परिवार का चीनी स्वर्ग के दरबार से कोई संबंध हो? मंत्री जी, देखिए, जियांग परिवार के मुखिया जियांग जेनजिन चीनी इतिहास में पहले ऐसे नश्वर व्यक्ति थे जो देवता बने और अमर गुरु युदिन जो गुमान को अवशेष स्थल पर प्रकट हुए थे, ने भी जियांग येचेन को एक साथी दाऊवादी कहा था। आपको पता है, साधना संबंधी उपन्यासों में केवल 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, चीटी, साथी दाऊवादी और वरिष्ठ क्षेत्र। लिंग लिंग ने इशारे करते हुए कहा। मेई जुए ने हाथ उठाकर लिंग लिंग के सिर पर थपथपाया। ऐसी बेवकूफी भरी इच्छा पूर्ति वाली उपन्यास पढ़ना बंद करो। तुम्हारा दिमाग वैसे भी इतना अच्छा नहीं है और भी बेवकूफ मत बनो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंग लिंग ने मुंह बनाया। मेई जुए सोच में डूबी हुई अपनी कलम घुमा रही थी। क्या जियांग परिवार का वास्तव में चीनी स्वर्गीय दरबार से कोई संबंध हो सकता है? मंत्री जी, जल्दी लिखिए, मुझे सोना है, कल हमारी क्लास है। मेई जुए अचानक होश में आई, गहरी सांस ली और तुरंत ही तेजी से लिखना शुरू कर दिया। दिव्य युद्ध विभाग के गरिमा में मंत्री ग्रीष्मकालीन अवकाश के अंतिम दिन एक प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह थे, जो एक ही कलम से चमत्कार कर रहे थे। अध्याय 253। मेई जुए ने सफलता हासिल की। गुयुआन चौंक गया। जियांग परिवार से सहयोग की मांग की। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 10 दिन गुजर गए। बीप बीप बीप। प्रशिक्षण क्षेत्र में एक तीखी अलार्म बज उठी। कमांडर गु, प्रशिक्षण क्षेत्र में मौजूद सदस्य अचानक बेहोश हो गए हैं।
डिवाइन वॉर डिपार्टमेंट की वर्दी पहने एक महिला ने रिमोट कंट्रोल उठाया और प्रशिक्षण क्षेत्र की निगरानी फीड चालू कर दी। हम गु युआन ने धीरे से अपने हाथ में मौजूद चीन के छठे मार्शल बोर्ड के बारे में जानकारी नीचे रख दी और निगरानी कक्ष की ओर देखा। मॉनिटर पर गुलाबी धुंध की एक परत हवा में फैली हुई थी। बचाव के लिए गए युद्ध विभाग के कर्मियों ने जैसे ही उस धुंध को छुआ, वे तुरंत बेहोश हो गए और उनके चेहरे लाल हो गए। क्या हो रहा है? उसने पूछा। उपकरण निगरानी के अनुसार इस गुलाबी धुंध में अत्यधिक आकर्षण और लोगों को भ्रम में डालने की क्षमता है। संभवतः इसे युद्ध विभाग के प्रमुख मेई जुए ने छोड़ा होगा। गु युआन ने भौहें चढ़ाई। मेई जुए क्या कर रही थी? क्या वह अपने ही लोगों को इंसान नहीं समझ रही थी? मुझे पता है, मैं जाकर देख लेता हूँ। उसने अपना काम एक तरफ रख दिया और प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर चल पड़ा। सम्राट सेवे के देव अनुबंध करता होने के नाते गुलाबी धुंध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गु युआन पास पहुंचा और देखा कि प्रशिक्षण क्षेत्र खाली था। बीच में केवल पहाड़ों और नदियों को दर्शाने वाला एक स्क्रॉल हवा में तैर रहा था। ये जियांग येचेन का नदियों और पहाड़ों का नक्शा था और नदियों और पहाड़ों के नक्शे से गुलाबी धुंध छट रही थी। प्रश्नवाचक चिन्ह। गु युआन ने असमंजस भरे भाव से चारों ओर देखा लेकिन उसे जियांग येचेन नहीं मिला। उसने आह भरी क्योंकि उसे इसकी आदत हो चुकी थी। उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि इस तरह का आजी प्रशिक्षक किस तरह के छात्रों को पढ़ा सकता है। अफसोस, अनुमान है कि मेई जुए और अन्य लोगों की ताकत में इन 10 दिनों में कोई प्रगति नहीं हुई है। गु युआन अंदर से असहाय महसूस कर रहा था और उसे उस समय लिए गए अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और तारों की शक्ति उसकी उंगलियों पर एकत्रित हो गई, जिससे अंतरिक्ष में मुट्ठी के आकार का एक काला भंवर बन गया। तीव्र खिंचाव के कारण गुलाबी धुंध धीरे-धीरे गायब हो गई। मेई जुए, बाहर आओ। गु युआन नदियों और पहाड़ों के नक्शे के किनारे जाकर बोला। जल्द ही मेई जुए बाहर नहीं आई, लेकिन मोयान, लिंग लिंग और सु लिंग नक्शे से गायब हो गई। चुप रहो, बूढ़े गु, चुप रहो। मंत्री जी 8वें स्तर के मार्शल सम्राट बनने की राह पर हैं। शांत रहो। लिंग लिंग ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी और गु युआन की ओर से हिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। गु युआन का चेहरा जम गया। 8वें क्षेत्र में प्रवेश। ये सही नहीं है। पिछली बार जब युद्ध विभाग ने शारीरिक परीक्षण किया था, तब विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि मेई जुए को 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने में कम से कम आधा साल लगेगा। नदियों और पहाड़ों के नक्शे से मिलने वाली 10 गुना साधना गति बोनस के बावजूद भी केवल 10 दिनों में सफलता प्राप्त करना संभव नहीं होना चाहिए। वह इतनी जल्दी सफलता कैसे हासिल कर पाई? उसने आश्चर्य से पूछा। लिंग लिंग और बाकी सब मुस्कुराए। ये सब आपकी दूरदर्शिता का नतीजा है, ओल्ड गु। अगर आपने जियांग येचेन को हमारा प्रशिक्षक न बनाया होता, तो हम इतने कम समय में इतनी शानदार प्रगति न कर पाते। लिंग लिंग ने अंगूठा ऊपर करके सहमति जताई। लियांग शान और मोयान ने सहमति में सिर हिलाया। सु लिंग ने पलकें झपकाई और मुस्कुराते हुए कहा, भाई येचेन ने हमें साधना संसाधन और साधना तकनीकें प्रदान की, साथ ही नदियों और पहाड़ों का नक्शा भी दिया। यही कारण है कि बहन जुए ने सफलता प्राप्त की। ये सुनकर गु युआन और भी अधिक हैरान हो गया। उसकी मानसिक ऊर्जा सब पर छा गई और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। महज 10 दिनों में लिंग लिंग ने शिखर से सफलता प्राप्त कर ली थी। छठे क्षेत्र से सातवें क्षेत्र तक, जबकि मोयान और लियांग शान दोनों ने एक एक लघु क्षेत्र की उन्नति की। सु लिंग पहले से ही छठे क्षेत्र के 5वें चरण में थी। तांग लुआंग शिखर के करीब था। 5वां क्षेत्र और चू शिनचेन ने अपने पिछले दिव्य अनुबंध के दौरान छठे क्षेत्र में प्रवेश किया था। इन 10 दिनों में उन्होंने 2 छोटे क्षेत्रों में भी उन्नति की है। इसका असर कुछ हद तक चौंकाने वाला है। छठे और सातवें लोक में प्रत्येक चरण में 3 से 4 महीने लगते हैं और यह आदर्श परिस्थितियों में होता है। 10 दिनों में वे इतना सुधार कैसे कर सकते हैं? गु युआन को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि जियांग येचेन उन्हें कुछ साधना संसाधन और साधना तकनीकें देकर इतनी तेजी से सुधार कर सकता है। आपको पता है, दिव्य युद्ध विभाग द्वारा प्रदान किए गए संसाधन और साधना तकनीकें चीन में सर्वश्रेष्ठ हैं। फिर भी मेई जुए और अन्य लोगों ने शक्ति में इतनी तेजी से सुधार नहीं दिखाया है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। युद्ध विभाग ने तुम्हें संसाधनों में भारी वृद्धि दी है और मैंने तुम्हारी ताकत में इतनी तेजी से सुधार नहीं देखा। जियांग येचेन तुम्हें कितने संसाधन दे सकता है? मुझे सच बताओ। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। सब लोग, लिंग लिंग और बाकी सबने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर बेबसी का भाव था। बूढ़े गु, कभी-कभी हमें चीन के नंबर 1 परिवार की समृद्ध विरासत को स्वीकार करना पड़ता है। लियांग शान आगे बढ़ा और बची हुई एक उच्च श्रेणी की औषधीय गोली निकाली। लिंग लिंग ने भी उदास भाव दिखाते हुए एक दिव्य रैंक का कार्ड निकाला। पीछे से साधना तकनीक। बूढ़े गु, जियांग येचेन की नजर में युद्ध विभाग बहुत ही घटिया है। मोयान ने अपना तय करने वाला पंखा पलटा और उस पर सही कर एक अक्षर दिखाई दिया। सु लिन्यू, तांग लान और चू जिनचेन चुप रहकर हंसते रहे। गु युआन ने लिंग लिंग और अन्य दो के भावों को देखा, अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। लियांग शान द्वारा सौंपी गई ज़ेड की बोतल में उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां भरी हुई थी। हालांकि ये साधारण औषधीय गोलियां थी, लेकिन प्रत्येक की कीमत 10 लाख से अधिक थी और इनकी आपूर्ति अभी भी सीमित थी। गु युआन थोड़ा पीछे झुक गया, फिर लिंग लिंग से साधना तकनीक ले ली। उसकी आंखों में हैरानी थी। यह क्या है? दिव्य पद, ये साधना तकनीक प्रशिक्षक जियांग ने हमें सिखाई है और यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक है। ये शब्द निकलते ही गु युआन को अपने हाथ में पकड़ी हुई साधना तकनीक में जलन महसूस हुई और वह लगभग उसे जमीन पर गिराने ही वाला था। सौभाग्य से उसने उसे तुरंत पकड़ लिया। हे भगवान! दिव्य पद साधना तकनीकें केवल खंडहरों में ही दिखाई देती हैं, जैसे कि अमर गुरु युधिन द्वारा चू शिनचेन को दी गई अष्टनौ रहस्यमय कला इत्यादि। वे या तो विशिष्ट है या अत्यंत दुर्लभ। जियांग येचेन, आप हर व्यक्ति को एक दे रहे हैं। क्या आप थोक व्यापार चला रहे हैं? क्या जियांग परिवार इतनी फिजूल खर्ची वहन कर सकता है? गु युआन ने साधना तकनीक की किताब के पन्ने पलटे। उसके चेहरे पर विश्वास का भाव था। ये साधना तकनीक तो स्वर्ग स्तर से भी कहीं अधिक कठिन थी। यदि ये दैवीय पद नहीं है, तो फिर यह क्या हो सकता है? क्या आपको यकीन है कि यह जियांग येचेन ने दिया था? गु युआन ने दोबारा पुष्टि की। सभी ने एकमत होकर सिर हिलाया। गु युआन ने पलकें झपकाईं, खुद को संभालने में कुछ समय लिया, फिर गहरी सांस लेकर कहा, देखा, मेरी दूरदर्शिता वाकई असाधारण है। जियांग येचेन स्वाभाविक रूप से एक प्रशिक्षक बनने के लिए उपयुक्त है। उन्होंने प्रशिक्षक के रूप में जियांग येचेन की अनुपस्थिति को लेकर अपनी पिछली निराशा को पूरी तरह से बदल दिया। लिंग लिंग और अन्य लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। इन 10 दिनों में वे जियांग येचेन की अथाह दौलत से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। गु युआन ने औषधीय गोलियां और साधना तकनीक लिंग लिंग और लियांग शान को लौटा दी, फिर 2 बार गला साफ किया। आप सभी साधना जारी रखें। प्रशिक्षक जियांग की बात ध्यान से सुने। यदि कोई अवज्ञा करने का साहस करेगा, तो मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जी हाँ, मुख्य कमांडर गु, सभी ने गंभीरता से कहा। गु युआन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उन्हें नदियों और पहाड़ों के नक्शे में दोबारा प्रवेश करते देख वह अपना सदमा छिपा नहीं सका। जियांग परिवार द्वारा जियांग येचेन को ये संसाधन उपलब्ध कराना और उन्हें इतनी उदारता से दान करने की अनुमति देना जियांग परिवार की विरासत की गहराई को दर्शाता है। हमें व्यापार विभाग को तुरंत जियांग परिवार के साथ सहयोग शुरू करने के लिए कहना चाहिए। अगर हमें जियांग परिवार की सर्वोत्तम श्रेणी की औषधीय गोलियों, 9वीं दर्जे के ताबीज कागज और शीर्ष स्तर की साधना तकनीकों का समर्थन मिल जाए, तो दिव्य युद्ध विभाग के लिए यह पानी में मछली की तरह होगा। गु युआन ने तुरंत फोन उठाया और व्यापार विभाग को फोन किया। इस समय जियांग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के कार्यालय में। अध्यक्ष महोदय। सचिव ने चिंतित भाव से दरवाजा खटखटाया। शेन किंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंदर आइए। अध्यक्ष महोदय, दिव्य युद्ध विभाग ने हमसे सहयोग पर चर्चा करने के लिए किसी को भेजा है। उन्होंने कहा कि वे हमारी उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां, 9वीं दर्जे का ताबीज और स्वर्ग स्तर और उससे ऊपर की साधना तकनीकें दीर्घकालिक रूप से खरीदना चाहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। शेन किंग ने सुना और उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या जियांग परिवार के पास ही सब चीजें हैं? अध्याय 254, अंतिम पाठ का उपहार। नमस्कार, निदेशक शेन, मैं मार वुक्यान, दिव्य युद्ध विभाग के व्यापार विभाग की मंत्री हूं। सम्मेलन कक्ष में मार वुक्यान ने शेन किंग को सफेद पैटर्न वाले मुलायम साटन की किताबों में बेहद खूबसूरत अंदाज में जियांग परिवार के कई बुजुर्गों के साथ आते देखा। वो तुरंत विनम्रता से खड़े हो गए और अपने शरीर को थोड़ा झुकाया। शेन किंग की आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने सीधे मुद्दे पर आने के बजाय मार वुक्यान से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। दिव्य युद्ध विभाग देश का सबसे रहस्यमय संगठन है और इसका दर्जा अत्यंत उच्च है। वह उसके प्रति इतना विनम्र और शिष्ट होगा। शेन किंग धीरे-धीरे मार वुक्यान के सामने बैठ गई और आह भरते हुए बोली, मंत्री जी, मुझे खेद है, लेकिन जियांग परिवार के पास वे चीजें नहीं हैं जिन पर आप सहयोग करना चाहते हैं। हमारे पास सर्वोच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां तो हैं, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है। 9वीं दर्जे की ताबीज और स्वर्ग स्तर से ऊपर की साधना तकनीकें तो और भी अधिक दुर्लभ हैं। अगर हमारे पास वे होते भी, तो भी उनका बाजार में प्रचलन असंभव होता। उसे सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि दैवीय युद्ध विभाग ने अचानक इस तरह के सहयोग का प्रस्ताव क्यों रखा। अस्वीकृति का सामना करते हुए मार वुक्यान के चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं दिखा। जियांग येचेन द्वारा प्रदर्शित की गई चीजें पहले ही जियांग परिवार की नींव को दर्शाती हैं। बेशक किसी को भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करना चाहिए। शेन किंग का इनकार समझ में आता था। मार वुक्यान ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और शेन किंग को दे दिया। ठीक है, युद्ध विभाग के कमांडर इन चीफ ने आदेश दिया है कि हम जियांग परिवार को उन्नत वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, विभिन्न साधना संसाधन और खंडहरों के विकास अधिकार प्रदान करने के लिए तैयार हैं। महान कुल नेता ये सुनकर जियांग की शेन और अन्य लोगों की आंखों में आश्चर्य के भाव दिखाई दिए।
जैसे जैसे शेन की न्यूज़ सुनती गई, उसकी चिंता बढ़ती गई। ये सभी ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जियांग परिवार ने अभी तक विस्तार नहीं किया था। यदि उन्हें दिव्य युद्ध विभाग का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो ये जियांग परिवार के लिए एक अभूतपूर्व आशीर्वाद होगा। लेकिन दैवीय युद्ध विभाग अचानक ऐसा क्यों करेगा? मंत्री जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों है? जियांग परिवार का दिव्य युद्ध विभाग से कोई संबंध नहीं दिखता। शेन की ने संकोचपूर्वक पूछा। मारुविक्या ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। डायरेक्टर शेन, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे एक निवेश के रूप में देख सकते हैं। युद्ध विभाग के कमांडर इन चीफ जियांग परिवार को बहुत सम्मान देते हैं। जियांग येचेन द्वारा उजागर की गई जियांग परिवार की नींव ने दिव्य युद्ध विभाग के लिए इस प्रकार के निवेश को अत्यधिक लाभदायक बना दिया। हो सकता है कि भविष्य में होने वाला लाभ वर्तमान निवेश से सैकड़ों गुना अधिक हो। दूरदर्शिता की बात करें तो कमांडर कभी निराश नहीं करते। लेकिन शेन की परेशान थी। वह जियांग परिवार की स्थिति से भली भांति परिचित थी। यद्यपि वे 5 महान कुलीन परिवारों में प्रथम स्थान पर थे, फिर भी वे दिव्य युद्ध विभाग के सामने बिल्कुल अतुलनीय थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसे दिव्य युद्ध विभाग के कमांडर इन चीफ उनके बारे में उच्च राय रखें? क्या ये लाभ इसलिए दिया गया है क्योंकि ज़ियाओ चेन ने दिव्य युद्ध विभाग में शामिल हो गया है? तो मंत्री मां, क्या आपके कमांडर इन चीफ यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़ियाओ चेन शामिल हो गया है? उसने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मारुविक्या के होंठ सिकुड़ गए और उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, जब डायरेक्टर शेन को पहले से ही पता है, तो फिर स्पष्ट बात को क्यों पूछना? वो खड़ा हुआ और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। तो मैं कामना करता हूं कि हमारा सहयोग सुखद हो। जियो चेन। जियांग की शेन और अन्य लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। उनकी आंखों में अविश्वास झलक रहा था। शेन की भी अचंभित रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। शाओ चेन के दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने से परिवार को बहुत लाभ हुआ। मेरे बेटे से यही उम्मीद थी। अपनी खुशी को दबाते हुए उसने मारुविक्या से आधा हाथ मिलाया। एक सुखद सहयोग। डॉट डॉट डॉट। 4 दिन बाद जापान जाने से पहले का आखिरी दिन। जियांग येचेन तब तक सोता रहा जब तक खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में नहीं आ गई। फिर उठा और अपनी सबसे आरामदायक और तनावमुक्त अवस्था में कक्षा की ओर चल पड़ा। आज आधे महीने के शिक्षण का समापन हुआ। दरअसल जापानी भाषा का पाठ्यक्रम परसों ही पूरा हो गया था। मेइज़ुए और अन्य लोग अपनी उत्कृष्ट शिक्षण क्षमता के दम पर जापानी भाषा में सामान्य रूप से संवाद कर सकते थे। वो उनकी शारीरिक शक्ति में हुए सुधार से भी बहुत संतुष्ट थे। उनका मानना था कि जब वे कल जापानी मानव जगत के लिए रवाना होंगे, तो उन्हें कई चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी और वे आराम से विदेश यात्रा का आनंद ले सकेंगे। ये सोचकर जियांग येचेन बहुत खुश था। उसे इतने झाग को लाने के मिशन के खतरे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह विदेश यात्रा के लिए तरस रहा था। अपने पिछले जीवन में वह अपनी मृत्यु तक खुआशिया में ही रहे थे और उन्होंने कभी भी दुनिया देखने के लिए बाहर कदम नहीं रखा था। दुनिया भर की यात्रा करना एक अच्छा जीवन अनुभव होना चाहिए। अपने अच्छे मूड को बरकरार रखते हुए उसने धीरे से कक्षा का सामने वाला दरवाजा खोला। बैंग बैंग, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कई सलामी तोपों की आवाज गूंजी और जश्न के रंग-बिरंगे कागज हवा से नीचे गिरने लगे। जियांग येचेन, जो आमतौर पर अपनी मानसिक चेतना को बंद रखता था, चौंक गया और पाठ्य पुस्तक पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ सहज रूप से उसके माथे को ढकने लगा। फिर जोरदार जयकारे गूंज उठे। जियांग येचेन ने आश्चर्य से देखा कि मेइज़ुए, सुलिन्यू और अन्य 7 लोग सलामी तोपे उसकी ओर ताने हुए थे और उनके चेहरे मुस्कान से दमक रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? शिक्षक जियांग। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, सुलिन्यू फूलों का गुलदस्ता लिए भीड़ से बाहर निकली और उसके सामने खड़ी हो गई। आधे महीने के प्रशिक्षण के लिए धन्यवाद। जियांग येचेन दंग रह गया। उसकी निगाहें घूमी और ब्लैकबोर्ड पर लिखी सुंदर लिखावट पर टिक गईं। आड़ू और बेद बोलते नहीं, फिर भी उनके नीचे रास्ते बन जाते हैं। शिक्षक जियांग, आधे महीने के मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद। सुलिन्यू की आंखों में देखते हुए जियांग येचेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। क्या तुमने इसका इंतजाम किया था? इतना समय साथ बिताने के बाद सुलिन्यू को आम दिनों में भी उसे थोड़ा सा सरप्राइज देना अच्छा लगता था। नहीं, सुलिन्यू ने सिर हिलाते हुए मेइज़ुए और अन्य लोगों की ओर देखा। यह आपके छात्रों का उपहार है। अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए उसने सुगंधित फूल जियांग येचेन को सौंप दिए। हालांकि मैं आपके लापरवाह रवैये से काफी असंतुष्ट हूं, लेकिन आपका शिक्षण स्तर उत्कृष्ट है। मुझे आठवें क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करने के लिए भी धन्यवाद। मेइज़ुए ने अपनी हथेली भींची। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। लिंग लिंग हंसते हुए बोली, शिक्षक जियांग, आप तो हमारे विभाग के मानव भगवान हैं। आप बहुत ही काबिल हैं। अगले मंत्री पद के चुनाव में मैं सबसे पहले आपको ही वोट दूंगी। थप्पड़। मेइज़ुए ने लिंग लिंग के रोबोट के सिर पर थप्पड़ मारा। मैं अभी भी यही हूं। लिंग लिंग ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी चतुर बड़ी आंखों को झपकाया। लियांग शान और मुयांग बिना कुछ बोले मुस्कुराए। भाई येचेन, बहुत बढ़िया, कृपया मुझे उठा लीजिए। तांगलॉन्ग झुक गया और मक्खी की तरह अपने हाथों को रगड़ने लगा। चू शिनचेन ने उसे हल्के से घूंसा मारा। क्या तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते? खेल में दूसरों के सहारे चलने की चाह रखते हो, हर चीज के लिए दूसरों के सहारे जीना चाहते हो। तुम समझते नहीं हो, ये हमारे परिवार की एक गौरवशाली परंपरा है। तांगलॉन्ग ने गंभीरता से कहा। अगर मेरे पिताजी ने उस समय मेरी मां का सहारा न लिया होता, तो यह अजीब बात होती कि वह मार्शल बॉर्ड ब्रेकर हासिल कर पाते। अब से मैं शिक्षक जियांग का सबसे वफादार छात्र बनूंगा। मेइज़ुए और लिंग लिंग ने तिरस्कार के भाव दिखाए। जियांग येचेन ने ये दृश्य देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। उसने सुलिन्यू द्वारा दिए गए फूलिए और तांगलॉन्ग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, लगी रहो। तुम्हारे गुरु तुम्हें बहुत सम्मान देते हैं। किसी देवता से संपर्क साधो और उन्हें वापस ले आओ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तांगलॉन्ग परेशान लग रहा था। भाई येचेन, क्या आप मेरे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर रहे हैं? जियांग येचेन मुस्कुराए और हाथ हिलाते हुए बोले, उपहार के लिए धन्यवाद। अपनी अपनी सीटों पर लौट जाए। वह अपने कपड़ों से जश्न के रंग के रंगीन कागज के टुकड़ों को झाड़ते हुए मंच पर चढ़ गया और अपने अंदर एक अनन्य भावना महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह हाई स्कूल में वापस आ गया हो और उस दृश्य को देख रहा हो जहां छात्र स्कूल छोड़ने से पहले अपने होमरूम टीचर के लिए एक सरप्राइज का आयोजन करते हैं। अब जाकर उन्होंने छात्र की भूमिका से शिक्षक के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया था। पोडियम के नीचे खड़े उन छात्रों को देखकर जो उनके मार्गदर्शन में विकसित हुए थे, जियांग येचेन को उपलब्धि की एक अवर्णनीय अनुभूति हुई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि धन और सम्मान से भी अधिक महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जियांग येचेन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। हालांकि आधे महीने की पढ़ाई थोड़ी सुस्त रही थी, लेकिन इस पल ने सब कुछ सार्थक कर दिया। आज जापानी भाषा का आखिरी पाठ है और पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो अपनी पढ़ाई पूरी करने पर आपको बधाई हो। जियांग येचेन ने धीरे से जापानी पाठ्यपुस्तक बंद की और पोडियम के नीचे बैठे छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। अध्याय 255 ताकामागाहारा जापान की यात्रा। अगले दिन आसमान में एक नारंगी लाल दरार पड़ गई और सुबह की रोशनी उसमें से छनकर कुनलुन बादलों के सागर को रोशन कर रही थी। एक लड़ाकू विमान बादलों के विशाल सागर को चीरते हुए तेजी से पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और अंततः पूर्वी सागर के एक बंदरगाह पर उतरा। कमांडर, रिपोर्ट दीजिए। जापान के ताकामागाहारा जाने वाले मार्ग का खतरे के लिहाज से आकलन कर लिया गया है। गुयुआन, जिसने फौजी ओवरकोट पहना हुआ था और सीने पर युद्ध विभाग का पदक लगा था, ने दस्तावेज लिया और हल्के से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, क्या पूर्वी सागर पार करने वाला क्रूज जहाज तैयार है? तैयार। गुयुआन ने मूल्यांकन रिपोर्ट पर एक नजर डाली, फिर लड़ाकू विमान से उतरे जियांग येचेन और अन्य 8 लोगों की ओर मुड़ गया। कमांडर गु, हम सीधे हवाई जहाज से क्यों नहीं चले जाते? क्रूज जहाज से जाना बहुत खतरनाक है। समुद्र में बहुत सारे और राक्षस हैं। तांगलॉन्ग ने तट पर खड़े विशाल क्रूज जहाज को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। लिंग लिंग ने तांगलॉन्ग पर आंखें घुमाई। तुम मोटे बेवकूफ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तुम छोटे छोकरे। बस करो। गुयुआन ने उनकी बहस को रोकते हुए समझाया, ताकामागाहारा खुआशिया का सबसे निकटतम दिव्य राज्य है और यह स्वाभाविक रूप से महाविद्या से प्रभावित हुआ है। समुद्री जीव अक्सर ताकामागाहारा जापान पर आक्रमण करते हैं। इससे जापान में समुद्री राक्षसों द्वारा अराजकता फैल गई है, जिससे लोग संघर्ष कर रहे हैं और देवताओं में उनकी आस्था धीरे-धीरे कम होती जा रही है। युद्ध विभाग द्वारा जांच के बाद आपदा के 20वें वर्ष में ताकामागाहारा के देवताओं ने आस्था की शक्ति की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करके नश्वर दुनिया में एक अवरोध स्थापित किया, जिसके पास समुद्री याव जानवर नहीं पहुंच सकते, जिससे नश्वर दुनिया की रक्षा हो सके। जापानी द्वीपों में प्रवेश करने के लिए किसी को दिव्य कलाकृति के प्रवेश द्वार के माध्यम से घुसपैठ करनी होगी, जो पानी के नीचे गहराई में स्थित है। अगर हम ऊपर से लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, तो दिव्य कलाकृति द्वारा उत्सर्जित दिव्य शक्ति से उसमें बाधा उत्पन्न होगी और वह वहां पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। सभी के चेहरे पर समझ का भाव दिखाई दिया। तो क्या भाई येचेन स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके वहां पहुंच सकते हैं? तांगलॉन्ग ने पूछा। गुयुआन ने सिर हिलाया। युद्ध विभाग ने कोशिश की, लेकिन दिव्य कलाकृति द्वारा निर्मित अवरोध अंतरिक्ष को अलग-थलग कर सकता है। लेकिन चिंता न करें, आपके प्रस्थान से पहले युद्ध विभाग ने मार्ग का जोखिम मूल्यांकन करने के लिए लोगों को भेजा था। जब तक कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती, आप सुरक्षित रूप से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तांगलॉन्ग के पास शॉर्टकट लेने का विचार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसने सुना था कि समुद्री याव जानवर जमीन पर रहने वालों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और परेशानी पैदा करने वाले होते हैं। लेकिन जियांग येचेन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। अंतरिक्ष को अलग-थलग करना, इसका मतलब तो यही है कि तुम्हारी स्थानिक क्षमताएं उतनी मजबूत नहीं है।
जब शून्य शास्त्र पूर्णता की अवस्था में होता है तो चाहे कोई भी दिव्य कलाकृतियां मौजूद हो उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। हालांकि जियांग येचेन ने किनारे पर खड़े क्रूज जहाज की ओर मुड़कर देखा। दूर से देखने पर यह चलता फिरता समुद्री महल जैसा लग रहा था। इसका चांदी धूसर रंग का ढांचा दर्पण की तरह चिकना था जो सूर्य की रोशनी में झिलमिलाता हुआ लगभग दृश्य सा प्रभाव पैदा कर रहा था। इस क्रूज जहाज पर यात्रा करना, धूप और समुद्र का आनंद लेना, उफ, ये तो काफी दिलचस्प है। जियांग येचेन के लिए जापानी द्वीप तक पहुंचना ही लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने प्रक्रिया का आनंद लेना अधिक पसंद किया। उसने मेइज़ुए, तांगलोंग और अन्य लोगों के घबराए हुए भावों पर एक नजर डाली और हल्की सी मुस्कान दी। वे एक खतरनाक मिशन पर निकल रहे थे, जबकि वह दुनिया घूमने की यात्रा पर जा रहा था। स्वाभाविक रूप से उनकी सोच अलग-अलग थी। जहां तक समुद्री और राक्षसों की बात है, तो चिंता करने की और भी कम जरूरत थी। उनके सामने तो देवता भी बेकार साबित होंगे। जहाज पर सवार हो जाओ, नींद के देवता तुम्हारी हर समस्या का समाधान करने में मदद करेंगे, गुयुआन ने अत्यंत गंभीरता से कहा। याद रखना, हमारे हुआशिया देवताओं को कभी भी विदेश में असुरक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए और न ही किसी विदेशी देवता को उन पर दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये सुनकर सभी तुरंत सावधान मुद्रा में खड़े हो गए और गुयुआन को सलाम करते हुए एक साथ बोले, दिव्य युद्ध विभाग की लड़ाकू टुकड़ी, हम मिशन को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। 8 लोग और एक देवता क्रूज जहाज पर सवार हुए और रवाना हुए। आधे दिन बाद ताकामागाहारा, जापानी द्वीप की सीमा पर स्थित है। कमर में कटाना तलवारें बांधे और लकड़ी के जूते पहने 2 अधेड़ उम्र के आदमी एक ऐसे समुद्र तट पर खड़े थे जहां लहरों की आवाज अंतहीन थी और सीन सागर को निहार रहे थे। सोसुके, दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार आज ही के दिन भाग्य का बालक प्रकट होगा। क्या समुद्री आत्मरक्षा बल को कुछ पता चला है? जापानी समुराई संघ के उपाध्यक्ष तोकुगावा सोसुके ने धाराप्रवाह जापानी भाषा बोलते हुए अपनी तलवार की मूठ को धीरे से सहलाया। राष्ट्रपति महोदय, आत्मरक्षा बल से मिली खबर के अनुसार 2 घंटे पहले क्रूज जहाज स्वरलोक की ओर आ रहा था। ये वही नेति का बालक होना चाहिए जिसका उल्लेख दिव्य भविष्यवाणी में किया गया है। ताचिबाना योजी, समुराई संघ के अध्यक्ष और जापानी पौराणिक कथाओं के ताकामागाहारा से अमातेरासु ओमिकामी के एक देव अनुबंधक ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उनमें हत्या का इरादा झलक रहा था। राष्ट्रपति महोदय, हमें अभी भी देवताओं की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। देवताओं की योजनाओं में बाधा न डालें, तोकुगावा सोसुके ने सलाह दी। ताचिबाना योजी ने उपहास करते हुए कहा, खुशिया जनजाति के कुछ अपाहिज लोग, अगर हम उन्हें आसानी से जापानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने देते हैं तो क्या इसे हम अक्षम नहीं देखेंगे? राष्ट्रपति, आपका मतलब है समुद्री आत्मरक्षा बल को भयंकर ज्वार लाने के लिए कहो ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके, ताकि इन हुआशिया अपाहिजों को समझ में आ जाए कि हमारे जापानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। ताचिबाना योजी ने अपने अंगूठे को झटका दिया और एक झटके में उनकी कमर पर बंदी कटाना तलवार म्यान से बाहर निकलकर रेत में धंस गई, जिसका कपड़े से लिपटा हुआ है समुद्री हवा में लहरा रहा था। तोकुगावा सोसुके ने एक पल सोचा, दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार भाग्य के पुत्र की शक्ति देवताओं से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए राक्षसों का प्रकोप कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। इससे देवताओं की योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यह जापानी स्वर्ग के साम्राज्य की भव्यता को भी प्रदर्शित कर सकता है। जी हाँ, राष्ट्रपति महोदय, मैं इसे अभी संभाल लूंगा। रुको, ताचिबाना योजी ने उसे रोकते हुए पूछा, दिव्य भविष्यवाणी में क्या हुआशिया देवता के साथ अनुबंध करने वाले व्यक्ति का पता चला है? तोकुगावा सोसुके एक पल के लिए हिचकिचाया। हमने उन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन स्वर्ग राज्य में छिपे एक हुआशिया जासूस ने उन्हें हमारी पकड़ से भागने में मदद की। हमने हुआशिया की जासूस को पकड़ लिया है। हमने उसे यातना देकर हुआशिया देवता के ईश्वर ठेकेदार के ठिकाने का खुलासा करवाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां काटने और उसकी छाती को गर्म लोहे से जलाने पर भी वह नहीं बोली। अंततः रहस्य को बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। ताचिबाना योजी की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई और उन्होंने ठंडी सांस ली। मुझे इन हुआशिया के अपाहिजों से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। खोज जारी रखो। अगर तुम उन्हें सचमुच नहीं ढूंढ पा रहे हो तो भाग्य के बालक का अनुसरण करने के लिए लोगों को भेजो, वह हमें हुआशिया देवता नेजा के ईश्वर ठेकेदार तक ले जाएगा। याद रखना, मिलते ही उन्हें बेरहमी से मार डालना। ताचिबाना योजी के स्वर में हत्या का भाव स्पष्ट झलक रहा था। तोकुगावा सोसुके ने सिर हिलाया और थोड़ा झुककर अभिवादन किया। जी राष्ट्रपति महोदय। इस बीच माउंट फूजी, ताकामागाहारा पर 3 वयस्क महिला देवियों और एक युवा महिला देवी ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। बहन, मैंने एक क्रूज जहाज देखा और भाग्य द्वारा चुना गया वह सुंदर भाई उस पर है। भविष्य की अस्गारियन देवी स्कंद ने मासूम मुस्कान के साथ वर्तमान की देवी वरदानी की ओर देखते हुए पश्चिम की ओर इशारा किया। वे आ गए हैं, वरदानी ने गंभीर भाव से कहा और अतीत की देवी उनके साथ निगाहें मिलाई। भाग्य बदलने वाली सनी स्थापित कर दी गई है। जैसे ही भाग्य का बालक माउंट फूजी पर कदम रखेगा, इसे सक्रिय करके उसका भाग्य बदला जा सकता है। वरदानी के चेहरे पर चिंता की झलक थी। बड़ी बहन, क्या ये तंत्र वास्तव में भाग्य के बच्चे का भाग्य बदल सकता है? उन्होंने एक पल सोचा, फिर निश्चितता से सिर हिलाया। जब तक भाग्य का बालक देवता नहीं बन जाता, तब तक देवता उसका भाग्य बदल सकते हैं। हम देवता हैं, भाग्य का पुत्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह फिलहाल सिर्फ एक नश्वर प्राणी है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वरदानी ने राहत की सांस ली। यदि भाग्य का पुत्र एक नश्वर प्राणी होता, तो देवताओं के लिए उसका भाग्य बदलना बहुत आसान होता। अध्याय 256, समुद्री राक्षस ज्वार का आक्रमण, 2 अध्यायों का संयोजन। पूर्वी सागर, स्याही जैसे नीले रंग की समुद्री सतह ठोस ऑक्सीजन की तरह लग रही थी। तेज धूप में एक क्रूज जहाज असीम गहरे पानी के भीतर प्रकट हुआ और गायब हो गया, जो वहीं चांदी जैसी परतें बना रहा था। देख पर मेइज़ुए, लिंग और मोयांग गंभीरता से समुद्र को घूर रही थी और समुद्री याव राक्षसों से खुद को बचा रही थी। दूसरी ओर जियांग येचेन कैजुअल कपड़ों में धूप का चश्मा लगाए एक लाउंज कुर्सी पर आराम से लेटी हुई थी। नमकीन समुद्री हवा की खुशबू लेते हुए, धूप का आनंद लेते हुए जियांग येचेन ने अपना हाथ उठाया, अपने बगल में रखी छोटी मेज पर रखा लाल शराब का गिलास उठाया और कहा, आइए नींद के देवता एक घूंट पीते हैं। टकराना, लाल शराब के गिलास से खनती हुई आवाज आई। उसके बगल में बैठा नींद का देवता गिलास में रखी लाल शराब को देख रहा था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वह विभाग प्रमुख और अन्य लोगों को देख रहा था जो समुद्री जीवों से सावधान थे। बॉस, क्या हमारे लिए इस तरह रहना वाकई ठीक है? जियांग येचेन ने रेड वाइन का एक घूंट लिया, अपने धूप के चश्मे को नीचे किया और उनकी निगाहें सतत मेइज़ुए और अन्य लोगों पर घूम गईं। अरे, इतनी अच्छी धूप में समुद्र तल और क्षितिज के मिलन बिंदु के इस खूबसूरत नजारे को देखते हुए तुम लोग सचमुच ऐसे मवेशी और घोड़े हो जिन्हें जीवन का आनंद लेना नहीं आता। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मेइज़ुए और अन्य लिंग ने मुंह बनाते हुए कहा, विभाग अध्यक्ष उसे देखिए, उसकी नजरों में तो खतरनाक समुद्र भी एक छुट्टी मनाने का स्थान बन गया है, आराम करने का बादशाह। आह, भाई येचेन का नजरिया कितना अनोखा है। तांगलोंग ने आह भरी। सु लिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ जियांग येचेन की ओर से कहा, जब तक भाई येचेन खुश हैं, यही सबसे अच्छी बात है। मेइज़ुए के बाद निगाहें जियांग येचेन पर टिक गईं। आप लोगों को भी थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए, हम अभी भी जापानी द्वीप की सीमा रेखा से 50 समुद्री मील दूर हैं। सभी ने सिर हिलाया। भाई येचेन, हमें कुछ नाश्ता दे दीजिए। तांगलोंग ने राहत की सांस लेते हुए हाथ हिलाया। जियांग येचेन ने ऊपर देखा, लापरवाही से सिस्टम स्पेस से एक बड़ा बैग निकाला और उसे फेंक दिया। कुरकुरे। तांगलोंग ने आलू के चिप्स का एक पैकेट फाड़ा और उन्हें कुरकुरेपन से खाने लगा, यहाँ तक कि उसने पास में खड़ी लिंग और यांग शान के साथ भी कुछ चिप्स बांटे। अरे, तुम मोटे मुर्दे, मैं कैसे खाऊंगी? लिंग को स्नैक्स खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन अपने रोबोट शरीर के कारण वह बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। उसके चेहरे पर नाराजगी और चिंता के भाव थे। तांगलोंग जोर से हंसा, नाश्ता ऊपर उठाते हुए शरारती अंदाज में बोला, तो तुम मुझे खाते हुए देख सकते हो। हम स्वादिष्ट, क्या तुम भी थोड़ा खाना चाहोगे? लिंग के माथे पर काली लकीरें थीं। हजरत सूट पहने यांग शान ने एक कुकी उठाई, अपने चेहरे पर लगे गैस मास्क को थपथपाया, अपना सिर झुकाया और सोचने लगा कि इसे अपने मुंह में कैसे डाला जाए। दूर बैठी मोयांग ने दाएं बाएं देखा, अपने मुंह को एक तह वाले पंखे से ढका और तांगलोंग के बगल में रखे स्नैक्स से फुसफुसाकर कुछ कहा। नाश्ते यहाँ आते हैं, नाश्ते यहाँ आते हैं। शब्द ही नियम बन जाते हैं। नामक शास्त्र का पाठ करने के बाद उसने केवल 3 बार ही उसका जाप किया और बैग में रखी चॉकलेट की डिब्बी मानो अपने पैर उगाकर उसकी ओर चलने लगी। जियांग येचेन ने ये दृश्य देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। अगर काम न होता तो हर किसी के पास जीवन का आनंद लेने की क्षमता होती। उसने समुद्र की ओर देखा जहां पानी और आकाश का रंग एक जैसा था और पीने के लिए अपने लाल वाइन के गिलास को हिलाते हुए आगे बढ़ा। एक दिव्य चेतना उपयोगकर्ता की मानसिक धारणा के तहत 10,000 मीटर की सीमा के भीतर अनगिनत समुद्री याव जानवर क्रूज जहाज की दिशा में एकत्रित हो रहे थे। हम जियांग येचेन असमंजस में दिख रहा था। क्रूज जहाज गुप्त रूप से यात्रा कर रहा था, उसे पकड़ा नहीं जाना चाहिए था। तभी एक विशालकाय छाया क्रूज जहाज के नीचे से गुजरी। बीप बीप बीप, रडा का कान फाड़ देने वाला अलार्म तुरंत बज उठा और जो लोग आराम कर रहे थे वे सब घबराकर खड़े हो गए। समुद्री जीवों ने हमें खोज लिया है। नहीं, चू शिनचेन के माथे पर स्थित दिव्य नेत्र थोड़ा सा खुला और दर्जनों समुद्री मील दूर का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। हजारों समुद्री याव राक्षस हमारी ओर आ रहे हैं। ये शब्द सुनते ही सब लोग थोड़े चौंके और सबने एक साथ 2 शब्द सोचे, बीस्ट टाइप। मेइज़ुए बेहद हैरान थी। क्रूज जहाज के मार्ग का मूल्यांकन युद्ध विभाग द्वारा किया गया था और बड़ी संख्या में समुद्री याव जानवरों का इकट्ठा होना असंभव था। आखिर चल क्या रहा था? युद्ध की तैयारी। उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था, उसे पहले तात्कालिक संकट का समाधान करना था। जियांग येचेन और नींद के देवता को छोड़कर बाकी सभी ने तुरंत युद्ध की मुद्रा अपना ली और दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो गए। बॉस, मैं जाकर आपकी मदद करता हूँ।
जियांग येचेन ने नींद के देवता को जो उठने ही वाला था पीछे खींचते हुए कहा, उन्हें संसाधन देना और उनकी ताकत बढ़ाने में मदद करना जब भी वे खतरे का सामना करें सहाय ढूंढने के बारे में नहीं है। ऐसा संयोग हुआ है। चलिए पिछले आधे महीने में उनकी प्रगति देखते हैं। नींद के देवता अचंभित रह गए। उन्होंने सिर हिलाया और आराम कुर्सी पर वापस बैठ गए। बॉस वास्तव में एक बेहतरीन प्रशिक्षक हैं। जियांग येचेन मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। पिछले आधे महीने से सुस्ती दिखाने वाले प्रशिक्षक के जीवन को याद करते हुए ये लगभग पूरी तरह से मेज़ और अन्य लोगों की खुद की कड़ी मेहनत का नतीजा था। उनके चेहरे पर थोड़ी असहजता थी और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, ये औसत है, बस औसत। फिर जब बॉस को मुझसे कोई कार्रवाई करवाने की जरूरत हो तो तुम इसे लेकर मुझे झटका देना। नींद के देवता ने अपने काले मखमली चोगे से एक बिजली का डंडा निकाला। जियांग येचेन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम अपने साथ बिजली का डंडा क्यों रखते हो? मुझे वे दिन याद आते हैं जब ली जेन मुझे चौंका देता था, इसलिए मैं बस। नींद के देवता ने हंसते हुए अपनी आदत के अनुसार अपना सिर कुचलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने बिजली का डंडा लिया और मजाकिया अंदाज में कहा, ठीक है फिर। धन्यवाद बॉस। इसके बाद नींद के देवता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गए। गुबान को अवशेष स्थल से लौटने के बाद से नींद के देवता सचमुच नींद के देवता बन गए थे। पहले वे नींद से लड़ते थे, अब उन्हें नींद से प्यार हो गया था। अगर कोई उसे परेशान न करे तो वह बिना जागे 3 दिन और 3 रात तक सो सकता है। जियांग येचेन ने बिजली की छड़ी को अपने बगल की मेज पर रख दिया, लेकिन मेज का ऊपरी भाग हिलने लगा। या यूं कहें कि पूरा क्रूज जहाज थोड़ा-थोड़ा हिलने लगा। उसने ऊपर देखा और जो समुद्र पहले शांत था, वह अचानक अशांत हो गया। समुद्र के नीचे घनी काली परछाइयां तेज गति से गुजर रही थी। ज़ज़। उसकी मानसिक धारणा के अनुसार क्रूज जहाज का निचला हिस्सा खून के दांतों वाले बानेगल्स के एक समूह द्वारा अवशोषित किया जा रहा था, जो अपने नुकीले मुखांगों से चबा रहे थे, जिससे धातु के कटने जैसी झनझनाहट की आवाज आ रही थी। लिन्यू, जहाज को आग की लपटों से ढक दो। मेज़ का आदेश सुनकर सुलिन्यू ने सिर हिलाया। उसके शरीर के चारों ओर लाल रंग की अग्नि जल रही थी और उसके हाथ में मौजूद लाल रंग के पक्षी के पंख का पंखा उसे हवा दे रहा था, जिससे अग्नि और भी प्रबल हो रही थी। इसने जहाज के पूरे डेक को ढक लिया था और समुद्र में भी इसका कोई प्रभाव नहीं था। ली फायर की चपेट में आने से क्रूज जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जहाज की तट पर चिपकी हुई समुद्री शैवालें थी कि चीखें निकाली और बुलबुलों में बदल गईं। मुंह। लेकिन तुरंत बाद समुद्र के नीचे से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। 10 मीटर लंबी एक दर्जन से अधिक काली परछाइयां पानी को चीरती हुई निकली और उनके विशाल ऊपरी हिस्सों से हजारों टन पानी के दबाव वाले जल स्तंभ निकले, जो सीधे क्रूज जहाज से टकराए। 7वें रैंक का यूनिकॉर्न आयरन वेल। मेज़ की आंखें शांत थीं और उसने तुरंत कहा, तानलोंग, अपनी 9वीं श्रेणी की जादुई कलाकृति का उपयोग करके रक्षा करो। ठीक है। तानलोंग के पास 9वें दर्जे की जादुई कलाकृति थी। उसने अपने दोनों हाथों से सुनहरी ढाल उठाई और पूरी ताकत से उसे डेक पर पटक दिया। 2 धमाकों के साथ ही क्रूज जहाज के चारों ओर सुनहरी ढाल के पेट प्रकट हो गए, जिन्होंने यूनिकॉर्न आयरन वेल के जल स्तंभ के हमले को रोक दिया। मैं उन्हें आकर्षित करूंगा, तुम लोग हमला करो। मेज़ समुद्र में गिर पड़ी, जिससे लौ में हलचल मच गई। उसने पहले ही स्वर्गीय मायाजाल आकर्षण विधि को प्रारंभिक साधारण आकर्षण स्तर तक निपुण कर लिया था, जो उसे निश्चित स्तर के किसी भी प्राणी के लिए घातक आकर्षण पैदा कर सकता था। आकर्षण के नियम के साथ मिलकर अनगिनत समुद्री जीव तुरंत अपना निशाना मेज़ की ओर मुड़ने लगे और पागलों की तरह उसकी दिशा में इकट्ठा होने लगे। छप छप। इसी क्षण लियांग शांत समुद्र में गिर गया। धीरे-धीरे अपने चेहरे से गैस मास्क हटाया और तुरंत ही गहरे काले रंग की जहरीली धुंध ने उसके चेहरे को ढक लिया, जो समुद्र के पानी में घुलने लगी और धीरे-धीरे फैलती चली गई। सुलिन्यू ने एक चूसा देने वाला लाल पक्षी बनाया, जो उसके सिर के ऊपर सूर्य की तरह था और गर्मी उत्सर्जित कर रहा था। इसे लियांग शान द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ तेजी से फैलने लगे। महज आधे मिनट में समुद्री जीवों के घने शव समुद्र की सतह पर तैरने लगे, जिसके महत्वपूर्ण प्रभाव हुए। ठीक उसी समय जब तीनों को लगा कि विषाक्त पदार्थों के फैलने के साथ ही राक्षसों का प्रकोप कम हो जाएगा, अचानक नीला समुद्री जल स्याही जैसा काला हो गया और समुद्र से तंबू निकल आए। मेज़ के चेहरे के भाव बदल गए और वह तुरंत क्रूज जहाज के डेक पर वापस कूद गई। लेकिन समुद्र में लियांग शान इतना भाग्यशाली नहीं था। अनगिनत ऑक्टोपस की सूंडें उसके शरीर से लिपट गईं। विषैली स्याही वाला ऑक्टोपस विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी। मेज़ ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा, लेकिन तुरंत ही उसे एक उपाय सूझा। लिंग लिंग, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, विभाग प्रमुख, देखो मैं कैसे उनकी आत्मा को नष्ट करता हूं। लिंग लिंग रोबोट से बाहर निकली और अपनी आत्मा की अवस्था में उसने एक अद्वितीय आत्मा बल का प्रयोग किया। उसने जीवन और मृत्यु की किताब खोली, अपनी जीभ से ब्रश को चाटा, उस पर विषैली स्याही वाला ऑक्टोपस ये 4 शब्द लिखे और फिर ब्रश से हल्की सी रेखा खींची। मेरी खुशी को भंग करने, अच्छे लोगों पर अंधाधुंध हमला करने के लिए मैं तुम्हें तुम्हारी दिव्य आत्मा के नाश होने का दंड देता हूं। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, ऑक्टोपस के टेंटिकल्स से लिपटे लियांग शान ने महसूस किया कि टेंटिकल्स की चिपकने की शक्ति कम हो रही है। वे धीरे-धीरे उसके शरीर से अलग हो रहे हैं और समुद्र तल में गिर रहे हैं। समुद्र का पानी भी स्याही जैसे काले रंग से वापस अपने मूल रंग में लौट आया। निर्णय समाप्त करने के बाद लिंग लिंग का आत्मा शरीर झिलमिलाता हुआ रोबोट में उड़ गया और बहुत थके हुए स्वर में बोला, विभागाध्यक्ष, मैं इसे आप लोगों पर छोड़ती हूं, मुझे सोने की जरूरत है। मेज़ ने अपना सिर सहलाते हुए कहा, ठीक है। जियांग येचेन रेड वाइन पीते हुए उन्हें भयंकर आपदा से निपटते हुए देख रहा था और वह खुद को कुछ होने से नहीं रोक सका। मेज़ का आदेश बहुत उपयुक्त था। वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए टीम के सदस्यों की क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग कर सकती थी। इस विभाग प्रमुख का पद बिल्कुल योग्य था। और लिंग लिंग की यह क्षमता थोड़ी मजेदार थी। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा लगा मानो नरक का राजा कह रहा हो कि यदि तुम तीसरे पहर में मर गए तो तुम 5वें पहर तक जीवित नहीं रहोगे। लेकिन फेंडू का महान सम्राट नरक के राजा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जियांग येचेन ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। मुझे ऐसी छोटी-मोटी बातों पर ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मेज़ और अन्य लोगों में निवेश करना सार्थक था। भविष्य में युद्ध विभाग के कुछ मामलों को उन्हीं पर छोड़ा जा सकता है। जहां तक स्वयं उसकी बात है। जियांग येचेन ने अशांत समुद्र की ओर अपना गिलास उठाया। स्वतंत्रता की जय। बूश लाल शराब का एक घूंट लेते ही अचानक समुद्र पर एक तूफान आ गया। हजारों झनझनाहट वाली लहरें हवा से उठी और सूरज काले बादलों में छिप गया। हजारों झनझनाहट वाली लहरों के बीच ऊपर की ओर देखते हुए गहरे नीले रंग की शिल्पों से ढकी एक वेल, जिसके शिल्पों के किनारों पर बैंगनी बिजली सी चमक रही थी, की विशाल लाल रंग की आंखें थी, मानो किसी अथाह गहराई की निगाह हो। 9वें दर्जे की कैंगलान दानव वेल। मेज़ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। 9वें रैंक की शक्ति मार्शल गॉड स्तर के बराबर थी। वो 8वें क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक गॉड कॉन्ट्रैक्टर थी, जो अभी तक मार्शल गॉड के बराबर नहीं थी। यह मेज़ ने अनजाने में अपना सिर घुमा लिया और जियांग येचेन की ओर देखने ही वाली थी। लेकिन अगले ही पल एक हल्की सुनहरे रंग की आकृति उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मोयान, उसे जमा दो। चू शिनचेन ने 3 नोक वाला दोधारी भाला पकड़ रखा था और उसके माथे पर स्थित ऊर्ध्वाधर आंख से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। तुम अभी केवल छठे क्षेत्र में हो, जोखिम मत लो। मेज़ ने जल्दी से सलाह दी। अन्य लोगों ने भी चिंता के भाव दिखाए। चू शिनचेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और एक छोटे काले कुत्ते को बुलाया। भौंकता हुआ दिव्य कुत्ता। ये देखकर सबने राहत की सांस ली। हे दिव्य कुत्ते, खाने का समय हो गया है। चू शिनचेन ने लहरों में मौजूद 9वें दर्जे के कांगलान दानव वेल की ओर इशारा किया। ये सुनकर छोटे काले कुत्ते ने उधर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी बात है कि तुम्हें अभी भी विवेक है और तुमने स्वामी द्वारा दिए गए दिव्य अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन अगली बार अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो मुझे मत ढूंढना। चू शिनचेन मुस्कुराया, ठीक है, तो हम इसे जमाने में आपकी मदद करेंगे। आप इसका आनंद लीजिए, औपचारिकताएं निभाने की जरूरत नहीं है। ये सेवा भी उपलब्ध है। गरजते हुए दिव्य कुत्ते के चेहरे पर खुशी झलक उठी। ठीक है, ठीक है। क्रूज जहाज के डेक पर खड़ी मोयान ने गला साफ करते हुए कहा, समय रुक गया। जैसे ही शब्द समाप्त हुए, लहरों की आवाज बनी रही और हजारों झांक की विशाल लहरें तेजी से टकराईं। मोयान घबरा गई और जल्दी से दोहराने लगी, समय रुक जाए, समय रुक जाए, रुक जाए। दर्जनों बार ऐसा हुआ, लेकिन एक भी वाक्य का कोई असर नहीं हुआ। सबके होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। शब्द ही कानून बन जाते हैं। नामक धर्म का अध्ययन भी मोयान की महत्वपूर्ण क्षणों में चूक करने की प्रवृत्ति को नहीं बदल सका। चू शिनचेन का चेहरा एक पल के लिए असहज हो गया और उसने हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग की ओर देखा। ठीक है, मुझे लगता है कि जब भोजन की बात आती है तो आपको पर्याप्त भोजन और वस्त्र रखने के लिए खुद ही व्यवस्था करनी होगी। गरजते हुए दिव्य कुत्ते ने चू शिनचेन को ऐसे देखा जैसे वह कोई मूर्ख हो। लेकिन जब उसकी कुत्ते जैसी आंखें देखकर खड़े जियांग येचेन पर पड़ी तो वह तुरंत ऊर्जावान हो गया। धिक्कार है, वह बड़ा आदमी जिसे गुरु की गुरु भी साथी दाऊवादी कहते हैं, यहाँ आ गया है। अगर मैं मास्टर के मास्टर को ये बता दूं कि मैं दिखावा कर रहा हूं और गॉड कॉन्ट्रैक्टर की रक्षा नहीं कर रहा हूं तो सब खत्म हो जाएगा। तेज आवाज वाला दिव्य कुत्ता तुरंत अपने चारों पैरों पर गंभीरता से खड़ा हो गया और बोला, कुत्ते के मालिक यहाँ है, छोटी सी समस्या है। ये देखकर गर्जना करते दिव्य कुत्ते का शरीर फैलने लगा और कुछ ही सेकंड में उसने आकाश को ढक लिया और सूर्य को भी ढक लिया। हजार झांग लंबी कांगलान दानव वेल उसकी नजरों में एक छोटी सी मछली मात्र थी। कैंगलान दानव वेल की लाल आंखें चौड़ी हो गई, हजार झांग की विशाल लहरें थम गईं और उसने आकाश को ढकने वाले शरीर को देखा। वो एक पल के लिए स्तब्ध सा हो गया, फिर धीरे-धीरे और चुपचाप उसने अपनी विशाल पूंछ को झटका दिया और शान से मुड़कर चला गया। आसपास के समुद्री क्षेत्र में मौजूद समुद्री जीव भी पल भर में बिना किसी निशान के गायब हो गए। भागना चाहते हो? क्या तुमने मुझसे डॉग मास्टर से पूछा? दहाड़ते हुए दिव्य कुत्ते ने अपना अगला पंजा उठाया और सिर्फ एक हरकत से उसने हजारों झांग ऊंची लहरें उत्पन्न कर दी।
बूम, अगला पंजा नीचे गिरा और भाग रही नौवीं श्रेणी की कैंगलान दानव वेल को सीधे दबा दिया, ठीक वैसे ही जैसे किसी छोटी मछली को दबाया जाता है। इसके बाद नुकीले पंजों ने वेल का सिर फाड़ दिया और उसमें से कैंगलान दानव वेल का सबसे कीमती वेल सोल क्रिस्टल निकाल लिया। साधारण वेल मछलियां आध्यात्मिक ऊर्जा के पोषण के तहत आत्मा क्रिस्टल को संग्रहित करने की बहुत कम संभावना रखती हैं, जिनका मूल्य तुल्य है। सोल क्रिस्टल लेने के बाद गरजते हुए दिव्य कुत्ते ने विशालकाय कैंगलान दानव वेल को एक ही झटके में निगल लिया और डकार ली। सभी लोग स्तब्ध रह गए। हे भगवान, क्या ये कोई दिव्य जानवर है? तांग लॉन्ग ने अचंभित होकर कहा। यहाँ तक कि जियांग येचेन, जो बैठकर ये सब देख रहा था, भी थोड़ा हैरान था। मार्शल बॉट्स के 9 रैंक के समुद्री राक्षस को हाउलिंग सेलेस्टियल डॉग ने इतनी आसानी से मार डाला। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब 3 सिर वाला नरक का कुत्ता रिफ्ट वैली टाउन में प्रकट हुआ, तो तीनों मार्शल देवता संयुक्त रूप से भी उसका मुकाबला नहीं कर सके। ये सचमुच अद्भुत है। जियांग येचेन सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि गर्जना करता दिव्य कुत्ता अपने मूल आकार में वापस आ गया, कांगलान दानव वेल के सिर से लिया गया वेल सोल क्रिस्टल पकड़े हुए था और हवा में कदम रखते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ा। क्लैंग। सभी की अचंभित निगाहों के बीच गरजते हुए दिव्य कुत्ते ने आत्मा क्रिस्टल को अपने पैरों के पास रख दिया, अपनी जीभ बाहर निकाली और चापलूसी भरी नजर से उसे देखा। कृपया वरिष्ठ महोदय, मेरी ओर से कृतज्ञता का ये छोटा सा प्रतीक स्वीकार करें। गरजते हुए दिव्य कुत्ते ने मानवीय शब्द बोले, गुरु के साथ ही दाववादी के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। स्वर्गीय न्यायालय लड़ाई झगड़े और हत्या के बारे में नहीं है, यह मानवीय संबंधों के बारे में है। वरिष्ठ। ये सुनकर जियांग येचेन के मन में कई सवाल उठ रहे थे। मेई ज़ुएर और बाकी लोग और भी हैरानी से देखने लगे। एक चीनी दिव्य जानवर जियांग येचेन को पुकार रहा था। वरिष्ठ। अध्याय 257। हम मिशन को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जियांग येचेन, आप सचमुच यहाँ छुट्टी पर हैं। सीनियर। मेई ज़ुएर और अन्य लोग हैरानी से आंखें फाड़कर जियांग येचेन को देखते रहे। हुआशा पौराणिक कथाओं के एलान शेन द्वारा वर्णित गर्जना करते दिव्य कुत्ते को जियांग येचेन कहा जाता है। वह वरिष्ठ था और उसका रवैया बहुत सम्मानजनक था। फिर भी युद्ध विभाग की फाइलों में जियांग येचेन पिछले 20 से अधिक वर्षों से देवताओं से संबंधित किसी भी चीज में शामिल नहीं थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग येचेन हुआशिया स्वर्ग के दरबार का एक अमर व्यक्ति हो? इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि अमर गुरु युविन जिन ने उन्हें साथी दाववादी क्यों कहा, उन्होंने नीम के देवता को अपना दिव्य शरीर फिर से बनाने में मदद क्यों की और बाकी सभी बेतुकी बातें। जितना वे इसके बारे में सोचते गए, उतना ही यह बात सच लगने लगी। इसके विपरीत जियांग येचेन गरजते हुए दिव्य कुत्ते की चापलूसी देखकर पूरी तरह से अचंभित रह गया। ये क्या बकवास है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं और तुम मुझे सीनियर कहते हो? उसने धीरे से अपना शराब का गिलास नीचे रखा और हौंकते हुए दिव्य कुत्ते की ओर देखा, जो एक पिल्ले की तरह हौंक रहा था। उसकी चापलूसी भरी उपस्थिति कुछ क्षण पहले की उसकी दिव्य पशु जैसी भव्यता के बिल्कुल विपरीत थी। मैं कोई वरिष्ठ नहीं हूँ, मैं तो बस एक हुआशिया नश्वर हूँ, उसने समझाया। लेकिन गरजते हुए दिव्य कुत्ते के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वह कह रहा हो, मैं समझता हूँ। क्या अमर प्राणी हमेशा दिखावा करना पसंद नहीं करते? ये कुत्ता स्वामी इस बात से भली भांति परिचित था। चिंता मत करो सीनियर, ये तुच्छ प्राणी आपकी पहचान बिल्कुल भी उजागर नहीं करेगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा और एक कुर्सी की आर्मरेस्ट पर कूद गया। जियांग येचेन, क्या तुम खुद को सुन भी पाते हो? उसने आंख भरी और हथेली को हल्के से पकड़ते ही जमीन पर पड़ा आत्मा का क्रिस्टल उसके हाथ में आ गया। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, धन्यवाद। हे वरिष्ठ महोदय, इस तुच्छ व्यक्ति का उपहार स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। ये वास्तव में मेरा सौभाग्य है। उसका इरादा धन्यवाद देने का था, लेकिन गरजते हुए दिव्य कुत्ते ने तुरंत झुककर उसे हार्दिक धन्यवाद दिया। तो फिर ये तुच्छ प्राणी अब वरिष्ठ को परेशान नहीं करेगा। गर्जना करता दिव्य कुत्ता प्रकाश की एक काली धारा में परिवर्तित हो गया और चूशिन की कमर में विलीन हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियांग येचेन सचमुच हैरान था। क्या इस दिव्य दानव के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? मेई ज़ुएर और पास में देख रहे अन्य लोगों की आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी हो गई थी। तांग लॉन्ग कड़े कदमों से आगे बढ़ा। भाई येचेन, हम भाइयों के बीच ही बताओ, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम अमर हो? जियांग येचेन ने उसे अवाक निगाहों से देखा। नहीं, बड़ा झूठा। तो फिर हुआशिया दिव्य जानवर ने ऐसा क्यों किया? हॉलिंग सेलेस्टियल डॉग तुम्हें सीनियर कहता है। मां, मैं तो इतने समय से एक अमर के साथ ही घूम रहा हूं। लिंग लिंग को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग येचेन ने अपनी कनपटी रगड़ी, चूंकि वह इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता था, इसलिए वह इसे बिल्कुल भी नहीं समझाएगा। इस दुनिया में कोई भी सच पर विश्वास नहीं करता। आप जो चाहे सोचें, मैं तो बस बिगड़ा हुआ ही रहूंगा। जियांग येचेन ने उनके सवालों को अनसुना कर दिया। जब उसने धूप सेंकने का आनंद जारी रखने के लिए लाल शराब डालने की कोशिश की, तो उसने पाया कि शराब की बोतल समुद्री हवा के झोंके से उड़कर न जाने कहां चली गई थी। भाई येचेन, मैं इसे आपके लिए डाल देता हूं। लेकिन तभी सूलिन्यू ने अपने स्पेशल बैग से अपनी पसंदीदा रेड वाइन निकाली, कॉक को घुमाकर खोला और अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को थोड़ा झुकाया। सूरज की रोशनी में उसके प्यारे से मुस्कुराते चेहरे पर मौजूद दो छोटे-छोटे डिंपल विशेष रूप से मनमोहक लग रहे थे। जियांग येचेन का हाथ, जिसमें शराब का गिलास था, उसे देखते ही जम गया। गड़गड़ाहट। शराब की तरह रेशम की तरह गिलास के तल में फिसल गई, जिससे एक हल्की धीमी सी गुनगुनाहट हुई। यहाँ तक कि गिलास में डाली गई मात्रा को भी ठीक एक तिहाई पर ही रोक दिया गया था। जियांग येचेन के होठों पर मुस्कान आ गई और उन्होंने निमंत्रण देते हुए कहा, मेरे साथ ही ड्रिंक लो, ठीक है? सूलिन्यू एक पल के लिए स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई, फिर उसने अपने निचले होंठ को काट लिया, मानो वह अपनी मुस्कान को दबाने की कोशिश कर रही हो। बिल्कुल, भाई येचेन, अभी हमने जो प्रदर्शन किया, उससे आप निराश तो नहीं हुए, है ना? उसने पूछा। जियांग येचेन ने शराब का एक घूंट लिया, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और सिर हिलाया। बहुत प्रभावशाली। स्वीकृति मिलने पर सूलिन्यू एक शानदार मुस्कान के साथ खिल उठी, मानो उसे किसी बच्चे की तरह खुशी हो रही हो जिसकी प्रशंसा की गई हो। भाई येचेन, क्या आपके पास गिलास है? उसने कुछ देर तक अनाड़ीपन से ढूंढने के बाद पूछा। जियांग येचेन ने एक पल सोचा और अपना शराब का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा वाला पी लो। ये सुनकर सूलिन्यू ने अपनी पलकें झपकाई, उसके गालों पर हल्की सी लाली आ गई, जिससे धूप में लड़की की शर्म और घबराहट और भी स्पष्ट हो गई। उसने गिलास उठाया, धीरे से उसके किनारे को सिकुड़ा और एक घूंट लेने के लिए अपना सिर थोड़ा पीछे झुकाया। उसका चेहरा अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन मन ही मन, वाह, क्या ये भाई येचेन के साथ एक और अप्रत्यक्ष चुंबन था? नहीं, रुकिए, हुआशिया की पौराणिक कथाओं में भी हॉलिंग सेलेस्टियल डॉग को ब्रदर येचेन सीनियर कहा जाता है, तो शायद ब्रदर येचेन सचमुच अमर है। टीवी ड्रामा की तरह ही उसने एक दिव्य नियम का उल्लंघन किया और उसे नश्वर दुनिया में निर्वासित कर दिया गया, जहां उसका भाग्य मेरे साथ रहना था। ये तो बहुत ही रोमांटिक है। नहीं, रुको, अगर भाई येचेन को स्वर्गलोक में वापस बुला लिया जाता है, तो क्या मैं नश्वर दुनिया में अकेला नहीं रह जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, मुझे जल्दी से नीम के देवता की तरह एक देवता बनना होगा, ताकि मैं भाई येचेन के साथ हमेशा रह सकूं और हमेशा उनका भला कर सकूं। आप किस बारे में सोच रहे हैं? जियांग येचेन ने हाथ हिलाया और सूलिन्यू की ओर हैरानी से देखा, जो सिर्फ एक घूंट पीने के बाद मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस रही थी। वह अचानक होश में आई और उसने अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जियांग येचेन लड़की की कल्पनाशीलता से भलीभांति परिचित था, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने धूप का चश्मा लगाया और धूप का आनंद लेने लगा। इसी बीच आसपास के अन्य लोग चुपचाप उसकी पहचान के बारे में बातें कर रहे थे। भयंकर ज्वार का दौर समाप्त हो गया, आकाश में छाया धुंध छट गई और क्रूज जहाज आगे बढ़ता रहा। लगभग 2 घंटे बाद क्रूज जहाज एक अदृश्य दीवार से गिर गया। हम पहुंच गए हैं। मेई ज़ुएर और लिंग लिंग ने युद्ध विभाग के विशेष गोताखोरी उपकरण निकाले और उन्हें सभी में वितरित कर दिया। जियांग येचेन ने भी अपनी छुट्टी का मुंह खत्म किया और अदृश्य दीवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। ये कौन सी दिव्य कलाकृति है जो पूरे जापान द्वीप को ढक सकती है? उसने उत्सुकता से पूछा। 8 फुट का दर्पण, यह अमातेरासु ओमिकामी की दिव्य कलाकृति है, जो जापानी दिव्य सत्ता का सर्वोच्च प्रतीक है। मेई ज़ुएर ने उपकरण पहनते हुए थोड़ी दबी हुई आवाज में कहा। ये सुनकर जियांग येचेन ने हल्के से सिर हिलाया। यह अवश्य ही गॉड किंग रैंक की दिव्य कलाकृति होगी। काश वह इसे खुद के लिए ले पाता। दुर्भाग्यवश वह वर्तमान में केवल एक मार्शल गॉड था और उसे अपने सर्वोच्च पद का उपयोग करने की आवश्यकता थी, देवताओं से लड़ने के लिए आत्मा का रूपांतरण। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कुछ हद तक उस शक्ति की उम्मीद करने लगा जो उसे 4 महीने बाद देवलोक में प्रवेश करने के बाद प्राप्त होगी। भाई येचेन, क्या आप अमर नहीं है? इस बाधा को तोड़ने की कोशिश कीजिए, तांग लॉन्ग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। जियांग येचेन अवाक रह गया। अगर मैं देवता होता तो मैं इस दिव्य कलाकृति को पहले ही छीन लेता। वह मुड़ा और उसने अपने गोताखोरी के उपकरण पहन लिए। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वे अपने मन में किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुके हों। उन्होंने पहले जियांग येचेन और नीम के देवता की तुलना की थी। जियांग येचेन में वो दिव्यता नहीं थी जो बाद वाले देवता में व्याप्त थी। वे मूलतः इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते थे कि जियांग येचेन अमर नहीं थे। उन्हें बस यही समझ नहीं आया कि गरजने वाले दिव्य कुत्ते ने उन्हें सीनियर क्यों कहा। क्या इसका कारण जियांग परिवार हो सकता है? उन्होंने अपना सिर हिलाया, उस मुद्दे पर सोचना बंद कर दिया, अपना सामान पहना और समुद्र में कूद गए। पूर्ण गुप्त मोड सक्रिय करें और पूर्व निर्धारित मार्ग के अनुसार डॉक करें। मेई ज़ुएर ने क्रूज जहाज को कमान सौंपी और फिर समुद्र में कूद गई। घुसपैठ विभाग का मिलन स्थल बदल गया है। प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद जियांग येचेन अपनी स्थानिक क्षमता का उपयोग करके टोक्यो के तट पर टेलीपोर्ट हो जाएगा।
समझ गया, जियांग येचेन ने उत्तर दिया। 9 लोग समुद्र तल की ओर उतरते रहे। आश्चर्यजनक रूप से अवरोध के पास के पानी में कोई समुद्री जीव नहीं थे। इसके बजाय सामान्य छोटी मछलियां और झींगे, सभी प्रकार की समुद्री प्रजातियां जो महान आपदा से पहले ही मौजूद थी, समुद्र में जीवित बची हुई थी। जियांग येचेन की आंखें चमक उठी। गहरे नीले रंग के नीचे 100 मीटर लंबी विशाल मूंगी की चट्टानें बर्फ के क्रिस्टल जैसी चमक से जगमगा रही थी और अजीबोगरीब मछलियों के झुंड बहते हुए नियॉन की तरह उनमें से तेजी से गुजर रहे थे। ये सचमुच एक बेहद खूबसूरत नजारा था। जियांग येचेन ने स्थानिक टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके प्रवाल भित्ति के सामने पहुंचकर उसका बारीकी से अवलोकन करना शुरू कर दिया। महाविपता घटने के बाद से वह इस तरह के दृश्य केवल टेलीविजन पर ही देख पा रहा था। यह यात्रा वाकई सार्थक रही। उसने अपनी स्थानिक शक्ति का उपयोग करके आसपास के समुद्री जल को अलग किया, अपना फोन निकाला और कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन उनमें से कोई भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाई। इसलिए उसने सुलिन्यू को अपने पास बुलाया और उससे तस्वीरें खिंचवाई। मेजुएर और उनके पीछे खड़े अन्य लोग ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी झंझनाहट हो रही थी। वे इस बात पर विचार कर रहे थे कि मिशन को जल्दी से कैसे पूरा किया जाए और उन्हें फांसी के खतरों की चिंता थी। लेकिन जियांग येचेन, तुम सचमुच यहाँ छुट्टी मनाने आए हो? अध्याय 258 समुराई संघ की योजनाएं। रात का समय था और तारे आसमान में बिखरे हुए थे। टोक्यो के तट के किनारे नमकीन समुद्री हवा सफेद लहरों को घेरे हुए थी, जो चांदनी रात में मुहाने पर बने ब्रेकवाटर के पास से बह रही थी। दूर से देखने पर नियॉन लाइटों से जगमगाता शहर विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। छप छप। समुद्र की चमकती सतह पर जियांग येचेन और अन्य लोग उभरे और धीरे-धीरे पास के समुद्र तट की ओर चलने लगे। उफ्तिल्दा, आखिरकार हम पहुंच ही गए। गहरे समुद्र के पानी के दबाव से मेरा सिर चकरा रहा था और सूजा हुआ सा लग रहा था। तांगलोंग किनारे पर धड़ाम से बैठ गया, अपना डाइविंग हेलमेट उतारा और जोर से सांस लेने लगा। हाँ हाँ, लिंग लिंग ने बगल से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, कमजोर। तांगलोंग का चेहरा काली रेखाओं से ढका हुआ था। मंत्री मेघ, हमसे मिलने वाला व्यक्ति कहाँ है? चू शिनचेन ने दोनों की सामान्य नोकझोंक को नजरअंदाज करते हुए मेजुए की ओर देखा। मेजुए ने एक विशेष संचार उपकरण निकाला और जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, एक बीप की आवाज सुनाई दी। 1 2 3 4 5, उसने समुद्र तट की ओर चिल्लाकर कहा। दूर से टोक्यो शहर की सुंदरता को निहार रहे जियांग येचेन ये सुनकर खुद को पीछे मुड़ने से रोक नहीं पाए। शेर को हराने के लिए पहाड़ पर चढ़ो। अचानक रेत के नीचे से एक आवाज आई, एक सुरीली और मधुर महिला की आवाज। मेजुए ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। समुद्र की हवा में उनकी घनी दाढ़ी लहरा उठी। बाघ घर पर नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, समुद्र तट समुद्र की सतह की तरह लहरों से हिलने लगा। एक गुनगुनाहट के साथ एक महिला छड़ी पकड़े और लंबा चोला पहने हुए सबके सामने प्रकट हुई। उसकी निगाहें सब पर घूम गईं। उसने अपने पैर जोड़कर सैन्य सलामी दी और कहा, कोड सही है। मैं दिव्य युद्ध विभाग के जलमग्न प्रभाग का जो ह्यूम, जो हुआशिया देवताओं के फू झेंगशेन का एक ईश्वर निबंधक हूं। मैं जलमग्न प्रभाग की ओर से आपका स्वागत करता हूं। कौन सा व्यक्ति इसे गुप्त कोड के रूप में इस्तेमाल करता है? लेकिन फू झेंगशेन, क्या ये तुरीगोन पृथ्वी देवता नहीं है जो हुआशिया देवताओं की पौराणिक कथाओं में स्थानीय भूमि का प्रबंधन करता है? हर कोई जोह्यू को निहारने से खुद को रोक नहीं पाया। मंत्री मेघ, कृपया पुष्टि करें कि क्या आपके ठिकाने का पता चल गया है? मेजुए ने गंभीरता से जवाब दिया, नहीं, हम सुरक्षित हैं। जोह्यू ने चारों ओर देखा और तुरंत राहत की सांस ली। तो कृपया मेरे साथ आइए, मैं आपको जलमग्न प्रभाग जापान शाखा पर ले चलूंगी। रुको। मेजुए ने अचानक जोह्यू को रोक लिया और भौहें चढ़ाकर पूछा, मुझे याद है कि 3 दिन पहले जलमग्न प्रभाग ने मुख्यालय को जो संदेश भेजा था, उसमें कहा गया था कि मेरी बड़ी बहन मेरान ए हमसे मिलने आएगी। जोह्यू के कदम थम गए, उसकी कोमल भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसका हाथ थोड़ा कांपने लगा और वह चुप रही। मेजुए असमंजस में देखी, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? जोह्यू की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उन्होंने मेजुए से नजरें मिलाने से बचते हुए अपना सिर घुमा लिया और उनकी आवाज थोड़ी गंभीर थी। मंत्री मेघ, कर्मचारियों में स्थायी बदलाव हुआ है, कृपया मेरे साथ आइए। बोलने के बाद वह हिचकिचाई और फिर बोली, जब हम बीच पर लौटेंगे तो कोई आपको बता देगा। मेजुए ने गहरी भौहें चढ़ाईं और अचानक उसके दिल में एक बुरी आशंका पैदा हो गई। पहले जब भी उसकी बड़ी बहन के साथ कुछ होता था, तो वह उसे पहले से ही सूचित कर देती थी। इस बार क्यों नहीं? अपने मन में शंका रखते हुए उसने सिर हिलाया। ठीक है। जियांग येचेन, जो बगल से देख रहा था, ने स्वाभाविक रूप से मेरान ए का नाम सुनते ही जोह्यू के भावों में आए बदलाव को देखा। न्यू रिक्रूट चैलेंज के दौरान जब उसने मेजुए की यादों में प्रवेश किया था, तब से उसके मन में मेरान ए के बारे में एक निश्चित धारणा बन गई थी। अपनी स्वाभाविक आकर्षण शक्ति के कारण मेजुए को अक्सर परेशान किया जाता था। सौभाग्य से उसकी बड़ी बहन थी जो मेजुए की रक्षा के लिए हमेशा उसके साथ रहती थी। दिव्य युद्ध विभाग में शामिल होने से पहले मेजुए को उसके आकर्षण के कारण स्कूल के उन बदमाशों ने निशाना बनाया था, जो उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का इरादा रखते थे। मेजुए की रक्षा करते हुए उसकी बड़ी बहन को बुरी तरह पीटा गया। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, तो शायद। जियांग येचेन ने आंख भरी और सिर हिलाया। ये दृश्य बहुत ही क्रूर था। मेजुए के लिए सौभाग्य की बात थी कि उसकी एक बड़ी बहन थी जिसने बचपन से ही उसकी रक्षा की। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जोह्यू के पीछे जाने ही वाला था। हालांकि उनकी मानसिक ऊर्जा की अनुभूति में एक गड़बड़ी देखी गई। उसकी धारणा में 2 आदमी अपनी कमर पर समुराई तलवारें बांधे अंधेरे में छिपे हुए एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए चुपचाप उसका पीछा कर रहे थे। ये जापानी देवता पूजा संगठन समुराई एसोसिएशन के सदस्य होने चाहिए। उनका पता चल गया। जियांग येचेन ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, घोर अंधेरी समुद्री सतह को देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तो फिर शांति से विश्राम करो। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मानसिक ऊर्जा की 2 भयानक धाराएं निकली। समुद्र में सांस रोककर छिपे हुए दोनों योद्धाओं ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अपने सिर हाथों से ढक लिए। कुछ ही क्षणों बाद चौड़े किमोनो पहने 2 योद्धाओं के शव समुद्र की सतह पर तैरने लगे। उनकी आंखें मृत्यु के कारण चौड़ी हो गई थी। जियांग येचेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। इस दिव्य चेतना उपयोगकर्ता की मानसिक ऊर्जा मिटाने की तकनीक आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी थी। वे महज एक नजर से ही मर गए। भाई येचेन, चलो चलते हैं। सुलिन्यू की बात सुनकर जियांग येचेन पीछे मुड़ा और अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके उसका पीछा किया। टोक्यो समुराई एसोसिएशन। राष्ट्रपति महोदय, हमने जिन सैनिकों को भेजा था, वे मारे गए। उन्हें शारीरिक रूप से कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। एक कमरे के अंदर काले किमोनो पहने और अपने लंबे बालों को पीछे बांधे हुए एक व्यक्ति ने ताचिबाना योजी को सूचना दी, जो एक लकड़ी की मेज पर बैठे थे। ताचिबाना योजी ने बिना कोई जवाब दिए अपनी उंगली से अपने सामने रखी लकड़ी की मेज पर हल्के से थपथपाया। भेजे गए दोनों योद्धा सातवें क्षेत्र के योद्धा थे, जिन्होंने छिपी हुई प्रतिभाओं के जागरण की प्रक्रिया से गुजर चुके थे। फिर भी प्रतिद्वंदी ने उन्हें जरा भी प्रयास किए बिना मार डाला, जिससे वे प्रतिरोध करने में असमर्थ रह गए। ये स्पष्ट था कि प्रतिद्वंदी की ताकत अथाह थी। काफी देर बाद उसने धीरे से आह भरी, कांची सही थी, हम भाग्य के पुत्र का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कैसे संभव है? राष्ट्रपति सर्वोच्च दिव्य सत्ता अमातेरासु ओमिकामी के दिव्य दूत हैं। भाग्य का बालक तो केवल एक नश्वर प्राणी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई राष्ट्रपति से प्रतिस्पर्धा करने की? जब ताचिबाना योजी ने ये सुना, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिससे उनकी आंखों के आसपास की चुड़ियां और भी स्पष्ट हो गईं। जान लियो, ऐसा लगता है कि महाविपता के इतिहास से हुआशिया के बीमार लोग और भी मजबूत हो गए हैं। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ताकामागाहारा अमात्सुकामी सुकुयोमी नो मिकोतो के मानव दूत कुरोबाजानी ने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। मैं राष्ट्रपति के आदेश का इंतजार कर रहा हूं। ताचिबाना योजी ने संतुष्टि से सिर हिलाया और धीरे से कहा, तुमने जिस हुआशिया जासूस को पकड़ा है, उसकी शव को माउंट फूजी डिवाइन माउंटेन पर ले जाओ और यह खबर फैलाओ। ये कहा जाए कि जापानी स्वर्ग राज्य हुआशिया के बीमार पुरुषों के रक्त का उपयोग 100 वर्ष पहले स्वर्ग राज्य की दिव्य सत्ता के प्रति हुआशिया के देवताओं द्वारा दिखाए गए अनादर को धोने के लिए करेगा। कुरोबा जान यूं थोड़ा हैरान रह गया और उलझन में पूछा, हुआशिया का जासूस तो मर चुका है, ऐसा करने का क्या मतलब है? ताली बजाओ, ताली बजाओ। ताचिबाना योजी ने एक भयावह मुस्कान दिखाई। जान यूं अपने खाली समय में महाविपता से पहले का इतिहास और पढ़ो। हुआशिया में एक पुरानी कहावत है, गिरे हुए पत्ते अपनी जड़ों में लौट जाते हैं और धरती में शांति से विश्राम करते हैं। भले ही वह मर चुकी हो, उसके साथ ही उसके अवशेषों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हुआशिया में आई भीषण आपदा से पहले हुआशिया पर आक्रमण करने वाली शाही सेना ने ठीक इसी विधि का प्रयोग किया था। कुरोबा जान यूं की आंखें चमक उठी। राष्ट्रपति महोदय बहुत बुद्धिमान हैं, इस तरह हम उन्हें बाहर बुलाकर एक ही झटके में सबको पकड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ताचिबाना योजी ने अपना सिर हिलाया, उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, वे दूसरे हुआशिया जासूस नहीं, बल्कि नियति का बालक हैं। दिव्य भविष्यवाणी के अनुसार फूजी पर्वत पर एक विशाल संरचना स्थापित की गई है। जैसे ही भाग्य का पुत्र वहां कदम रखेगा, हुआशिया का भविष्य घोर अंधकार में डूब जाएगा। जब रागनारोक आएगा, उस दिन स्वर्ग राज्य के देवता हुआशिया को रक्त से शुद्ध करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति महोदय, हमारे भेजे गए लोगों की मौत को देखते हुए वे मूर्ख नहीं हैं। कुरोबा जान यूं ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या पता उन्हें हमारी योजना का भनक लग गई हो। ताचिबाना योजी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। इस दुनिया में कोई भी पूर्णतः तर्कसंगत व्यक्ति नहीं है।
भले ही भाग्य का पुत्र न आए, मेरे पास उसे फूजी पर्वत पर लाने का एक तरीका है। यह मत भूलिए कि हुआ शिया देवता ने झाँक कर देख ठेकेदार कभी टोक्यो आत्मरक्षा बल के लिए एक हथियार था। ये सुनकर कुरुबा जान यूए ने ध्यान से सोचा। अचानक एहसास होने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। मुझे राष्ट्रपति के तौर तरीके पसंद आए। मैं अब जाकर हुआ शिया जासूस का शव माउंट फूजी डिवाइन माउंटेन ले जाऊंगा। अध्याय 259 टोक्यो का रात्रि भ्रमण। टोक्यो सड़कों के दोनों ओर नियॉन साइन जगमगा उठे, गुलाबी और बैंगनी रंग के जगाया। गहरे लाल रंग के चायघर और बर्फीले नीले रंग के इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ऊंची इमारतों की बाहरी दीवारों पर बारी-बारी से चमक रहे थे, जिससे रात का आकाश रंगों की एक मनमोहक श्रृंखला से रंग गया था। झो यू के नेतृत्व में जियांग येचेन और अन्य लोगों ने स्थानीय जापानी किमोनो और कैजुअल कपड़े पहने और हलचल भरी सड़कों पर चलने लगे। दिव्य कलाकृतियों द्वारा संरक्षित जापान का शहरी और तकनीकी विकास हुआ शिया की तुलना में भी अधिक उन्नत था। यहाँ के सभी लोग मुस्कुरा रहे थे और याओ राक्षस के आक्रमण को लेकर कोई चिंता नहीं दिखा रहे थे। अजीब बात सिर्फ ये थी कि वे जिस भी गली से गुजरे उन्हें लगभग हर जगह एक मंदिर दिखाई दिया। प्रकाश की रोशनी में देवता सुनहरे रंग में चमक रहे थे और मंदिर की छत से प्रकाश का एक स्तंभ सीधे आकाश में जा रहा था, मानो वह दिव्य लोक को जोड़ने वाला एक पुल हो। जियांग येचेन को गली के जीवंत वातावरण में दिलचस्पी हुई और उसने उत्सुकता से मंदिरों में श्रद्धापूर्वक प्रार्थना कर रहे लोगों को देखा। जापानी लोग इतने सारे मंदिर क्यों बनवाते हैं? गीले किमोनो पहने तानलियोन ने हैरानी से पूछा। हालांकि झो यूए के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। जब से ताकामागाहारा के देवताओं ने दिव्य कलाकृति आर्ट फुट के दर्पण से मानव जगत की रक्षा की है, तब से यहाँ के लोग अपने देवताओं में कट्टर आस्था रखने लगे हैं। तो यहाँ किसी का भी अपमान कर सकते हैं, लेकिन आप उनके देवताओं का अपमान बिल्कुल नहीं कर सकते, अन्यथा अंतहीन मुसीबतें आएंगी। सभी ने सिर हिलाया। झो यूए रात के आकाश की ओर देखा। उनकी निगाहें मेज़ पर पड़ी और कुछ पल की झिझक के बाद उन्होंने कहा, मैं पहले आपको टोक्यो का भ्रमण कराऊंगी और यहाँ बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताऊंगी। आप मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिरों के शीर्ष पर स्थित प्रकाश स्तंभ ताकामागाहारा से जुड़े हुए हैं। लोग मनोकामनाएं करते हैं और देवता उन्हें सुन सकते हैं, शायद कुछ मनोकामनाएं पूरी भी कर दें। ठीक है, हम यहाँ हर रोज नहीं आते, तो हम इसका अनुभव कैसे नहीं कर सकते? जियांग येचेन ने सहमति में हाथ उठाया। मिशन में कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले टोक्यो के स्थानीय रीति रिवाजों का अनुभव करें और भोजन का आनंद लें। हम बुरा नहीं है। बाकी लोग मेज़ुए के फैसले का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वह इस मिशन की कमांडर थी। मेज़ुए ने जियांग येचेन का व्यवहार देखा और वह पूरी तरह से असहाय हो गई। हालांकि वह अपनी बहन को याद कर रही थी, जिससे वह लंबे समय से नहीं मिली थी, लेकिन उसकी यहाँ पहली बार यात्रा भी थी, और यह कहना कि वह उत्सुक नहीं थी, झूठ होगा। ठीक है, तो चलिए भ्रमण करते हैं। वाह! लिंग लिंग ने खुशी से एक आवाज निकाली और चमकती आंखों के साथ सड़क के दाहिनी ओर स्थित एक दुकान की ओर दौड़ पड़ी, जहां बेहतरीन गहने प्रदर्शित थे। मोटे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने मुड़कर तानलॉन से पूछा। तानलॉन ने अपनी खाली जेबों पर हाथ फेरा और कंधे उचका दिए। लिंग लिंग तुरंत उदास हो गई और दुकान में रखे खूबसूरत आभूषणों को दयनीय निगाहों से देखने लगी। ये देखकर तानलॉन ने झो यू की ओर विनती भरी नजरों से देखा। बाद वाले ने मुस्कुराते हुए सभी को कुछ जापानी येन के नोट बांटे। तानलॉन ने पैसे लिए और 2 बार गला साफ किया। छोटे बदमाश, देखो ये क्या है? लिंग लिंग ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें चमक उठी। ये तुम्हें कहां से मिला? यह मत पूछो कि क्या तुम इसे चाहते हो, मुझे लिटिल लॉन्ड्रो कहो और मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, तानलॉन ने पैसे दिखाते हुए कहा। लिंग लिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, उसकी नजरें दुकान और तानलॉन के हाथ में मौजूद येन के बीच घूम रही थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद उसने अनिच्छा से मच्छर जैसी धीमी आवाज में पुकारा, छोटे लॉन्ग भाई। तानलॉन ने विजयी भाव से मुस्कुराते हुए लिंग लिंग को पैसे दे दिए। लेकिन अगले ही पल लिंग लिंग ने तानलॉन को लात मारकर दूर फेंक दिया। बेवकूफ मोटी, हम्फ। लिंग लिंग ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा, फिर खुशी से दुकान में रखे गहनों को देखने के लिए मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थी। तानलॉन ने अपनी कमर पकड़ ली और कराहने लगा। सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खुशनुमा माहौल जल्दी ही फैल गया। चू शिनचेन, मोयान, लियांगशान और नींद के देवता चहलते चलते बातें करने लगे और बॉट कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित विषयों पर चर्चा करने लगे। झो यू ने टोक्यो के लिए बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में संक्षेप में बताया और फिर उन्हें अपने हाथ पर छोड़ दिया। वाह, आप तो बेहद आकर्षक हैं। क्या आप हमारे क्लब में होस्ट के रूप में काम करने में रुचि रखते हैं? जब वे लोग सामान देख रहे थे, तभी अचानक भड़कीले कपड़े पहने एक महिला पास आई। उसने नींद के देवता का एक पर्चा थमाया और अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। तुम्हारे दिव्य रूप और सम्माननीय व्यक्तित्व के साथ मैं गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें टोक्यो का नंबर 1 होस्ट बनने के लिए प्रशिक्षित करूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही नींद के देवता ने विज्ञापन पर छपी आकर्षक तस्वीरों को देखा, उनके सिर के ऊपर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगे। देवता बनने के बाद जापानी भाषा न जानने के बावजूद भी वह समझ सकता था कि महिला क्या कहना चाह रही थी। लेकिन मेजबान क्या होता है? नींद के देवता के सुंदर चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाई दिया। उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, क्षमा करें। चू शिनचेन ने तुरंत उस महिला को रोका और जापानी भाषा में मना कर दिया। जापानी भाषा का अध्ययन करने के कारण वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि मेजबान का क्या अर्थ होता है। सही मायने में इसका अर्थ था महिलाओं की सेवा करना और उनके दिलों को सुकून देना। अनुचित व्यवहार करना, खैर वह प्रतिबंधित सामग्री है। ये तो बहुत दुख की बात है। वह महिला निराश चेहरे के साथ चली गई। नींद के देवता ने चू शिनचेन की ओर देखा। तो मेजबान क्या होता है? मोयान और लियांगशान बिना कुछ बोले मुस्कुराए, जबकि चू शिनचेन हिचकिचाया, वह कुछ भी समझाने में असमर्थ था। वैसे भी यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। नींद के देवता ने कुछ अचंभित होकर सुना। इस बीच दूसरी तरफ भाई येचेन, ये किकुरी हिमे नो मिकोटो का मंदिर है, जो जापानी पौराणिक कथाओं में विवाह की देवी है। मैंने सुना है कि जो जोड़े उनकी पूजा करते हैं, उनका भाग्य कानून से बन जाता है, जिससे उन्हें आसानी से अलग करना असंभव हो जाता है। सु लिन्यू ने जियांग येचेन का दाहिना हाथ पकड़कर उनके सामने स्थित मंदिर की ओर इशारा किया। जियांग येचेन ने उसे स्नेहपूर्वक देखा। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। चूंकि वे यात्रा कर रहे थे, इसलिए टोक्यो की दिव्य संस्कृति का अनुभव करना कोई बुरा विचार नहीं था। दोनों मंदिर में प्रवेश कर गए। ये बड़ा नहीं था, अन्य मंदिरों की तुलना में काफी छोटा था। वहां लोगों की प्रार्थना करने के लिए कोई मूर्तियां नहीं थी, केवल 10 मीटर ऊंचा चेरी ब्लॉसम का पेड़ था, जिस पर गुलाबी फूल पूरी तरह खिले हुए थे और हल्की सुगंध बिखेर रहे थे। चेरी ब्लॉसम के पेड़ की प्रत्येक शाखा लाल धागों से सजी हुई थी और नीचे लगी पत्तियों पर प्रेमियों का आशीर्वाद अंकित था। जियांग येचेन चेरी के पेड़ के नीचे टहलते हुए कुछ देर तक लाल धागे से बंधी पत्तियों को देखता रहा। सु लिन्यू ने भी कहीं से लाल धागे से बंधी एक पट्टी निकाली। भाई येचेन, ये लीजिए। सु लिन्यू की आंखों में उम्मीद झलक रही थी। जियांग येचेन ने पट्टिका और एक सिंदूरी ब्रश लिया और वह और सु लिन्यू एक साथ अपनी पीठ घुमाकर पट्टिका पर प्रेम के लिए अपनी शुभकामनाएं लिखने लगे। सु लिन्यू ने अपने निचले होंठ को काटा और काफी देर तक सोच विचार करने के बाद आखिरकार कलम उठाई। यदि संभव हो तो मैं जीवन भर भाई येचेन के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूं। मंदिर के बाहर मेज़ुए ने ये दृश्य देखा और उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक दिखाई दी। लेकिन उससे भी बढ़कर ये सु लिन्यू के लिए एक आशीर्वाद था। वह सचमुच एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने हलचल भरी टोक्यो की सड़कों की ओर देखा। उसकी बहन की आकृति उसके मन में उभर आई। झो यूए, क्या मेरी बहन इतने सालों से यहाँ खुश रही है? मुझे अभी भी याद है जब मैं बच्ची थी, वह मुझे खरीदारी के लिए ले जाती थी, लेकिन मेरे आकर्षण के नियम के कारण वह हमेशा मेरे आगे खड़ी रहती थी। अब मैं और मजबूत हो गया हूँ, मैं उसकी रक्षा भी कर सकता हूँ। मेज़ुए ने मीठी मुस्कान के साथ सोचा। पास ही में छड़ी पकड़े खड़ी झो यूए उदास चेहरे से सुन रही थी। मंत्री मेघ, मुझे खेद है। मेज़ुए ने उलझन में अपना सिर घुमाया। किस बात के लिए माफी? झो यूए ने कांपते हुए अपने हाथ भींच लिए। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, तुम्हारी बहन। उसने खुद को कुर्बान कर दिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मेज़ुए की मुस्कान जम गई और गली की खुशनुमा आवाजें कांटों में बदल गईं, जो उसके दिल को घेर रही थी। अध्याय 260। मैं बड़ा तो हो गया, लेकिन तुम्हें बचाने का मौका मुझे नहीं मिला। सड़कें लोगों के आने जाने से गुलजार थी, एक जीवंत दृश्य था। लेकिन इस समय मेज़ुए को पूरे शरीर में ठंड लग रही थी, मानो दुनिया घूम रही हो। तुमने क्या कहा? उसने झो यू को घूर कर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। झो यू ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी निगाहें मिलाने की हिम्मत न करते हुए बोली, मंत्री मेघ, कृपया शांत हो जाइए। जब हम बेस पर लौटेंगे तो कार्यवाहक मंत्री आपको बता देंगी। वह और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई, सिर्फ इस एक वाक्य ने मेज़ुए को इतना प्रभावित कर दिया था। अगर उसे पता होता कि उसकी बहन को समुराई एसोसिएशन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो शायद। झो यू ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मेज़ुए का दाहिना हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वूश। मेज़ुए ने अपना हाथ उठाया और उसे झटकते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ, मेरी बहन के साथ क्या हुआ? मैं झो यू हिचकिचाई, कुछ बोल नहीं पाई। मेज़ुए का दिल दर्द से भर गया और उसकी हथेलियां भींच गईं। अत्यधिक बल के कारण उसकी उंगलियों के सिरे सफेद पड़ गए।
उसने झोंयू पर और दबाव नहीं डाला और मुड़कर गुप्त विभाग के भूमिगत अड्डे की ओर दौड़ पड़ी। झोंयू के चेहरे के भाव बदल गए। मंत्री में आपको नेशा को वापस देश ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। जल्दबाजी मत कीजिए। लेकिन मेजुए ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गली के अंत में गुलाबी रोशनी की एक लकीर की तरह गायब हो गई। झोंयू उसके पीछे कुछ कदम दौड़ी, फिर उसे याद आया कि जियांग येचेन और अन्य लोग अभी भी यहीं हैं और वह रुक गई। उसके चेहरे पर दुविधा के भाव थे। उसने गहरी सांस ली और उस दिशा में देखने लगी जिधर मेजुए गायब हो गई थी। टोक्यो, अकिनो शहर। पहचान सत्यापन सफल रहा। दिव्य युद्ध विभाग लड़ाकू प्रभाग मेजुए, नमस्कार। मेजुए ने कालीशान क्लब की 10वीं भूमिगत मंजिल पर लिफ्ट से पहुंची और लिफ्ट के दरवाजे ने उन पर इंफ्रारेड स्कैन किया। क्लिक। लिफ्ट का दरवाजा धीरे-धीरे खुला। मेजुए का गंभीर चेहरा दाढ़ी वाले चाचा के वेश के साथ मिलकर एक भयानक आभा बिखेर रहा था। गहन सुरक्षा जांच से गुजरने के बाद सूट पहने एक व्यक्ति आगे बढ़ा और सलाम करते हुए बोला, मंत्री में गुप्त विभाग की झेंग क्वान, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मुझे अपने मंत्री के पास ले चलो। मेजुए ने बिना पलक झपकाए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मंत्री जी, झेंग क्वान की आंखों में उदासी झलक रही थी और उन्होंने आंख भरते हुए कहा, कृपया मेरे साथ आइए। कार्यवाहक मंत्री भी वही हैं, आप उनसे जो चाहे पूछ सकते हैं। मेजुए कुछ नहीं बोली, बस बेसुध होकर सिर हिलाती रही और ज़ेक्वान के पीछे-पीछे एक अंधेरे गलियारे से होते हुए गुप्त विभाग की जापान शाखा की मंत्री मीरान ए के कमरे में चली गई। या यूं कहें कि उसके जीवित रहते हुए उसका कमरा। मेजुए दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजे की दरार से वह हॉल में टंगी हुई काली सफेद तस्वीर को धुंधला सा देख पा रही थी। वह उसमें मौजूद व्यक्ति को भली-भांति जानती थी। उसका शरीर थोड़ा कांप उठा और वह कुछ देर तक स्थिर खड़ी रही। फिर उसने अपने दाढ़ी वाले चाचा के वेश को हटाने के लिए हाथ उठाया, जिससे उसकी शराब जैसे लाल रंग के लंबे बाल और आकर्षक चेहरे के भाव प्रकट हुए। सरसराहट, सरसराहट। उसने कागज से ढके लकड़ी के दरवाजे को खोला और हॉल में लगी उसकी बहन की मरणोपरांत तस्वीर उसकी आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंबित हुई। मेजुए को लगा जैसे उसके पैर लटखड़ा रहे हों और गिरने से बचने के लिए उसे दरवाजे की चौखट का सहारा लेना पड़ा। उसकी आंखों के कोनों में क्रिस्टल जैसे आंसू भर आए, जिनमें गर्म लेकिन ठंडी रोशनी झलक रही थी। मेजुए, हॉल के अंदर कार्यवाहक मंत्री यून शुचे, जो मंत्री को अगरबत्ती अर्पित कर रहे थे, दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर रुक गए। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखों में गुलाबी रंग की झलक दिखाई दी। यून शुचे ने तुरंत अपना सिर हिलाया और मेजुए की आकर्षण तकनीक से खुद को मुक्त कर लिया। उस क्षणिक आकर्षण में मेजुए लड़खड़ाते हुए अपनी बहन के मरणोपरांत चित्र के पास पहुंच गई थी और उस काले और सफेद चित्र को खाली निगाहों से घूर रही थी। उसके चेहरे से लगभग हूबहू मिलते जुलते चेहरे से आंसू बह रहे थे, जो शोकपूर्ण आवाज के साथ लकड़ी के तख्ते पर टपक रहे थे। सूट पहने और सीने पर सफेद फूल का निशान लगाए यून शुचे भी चुप रहे। उन्होंने 3 अगरबत्तियां जलाई, एक पल के लिए झिझके, फिर उन्हें मेजुए को सौंप दिया। बलिदान करो। तुम्हारी बहन अपने जीवनकाल में अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती थी, उसे चिंता रहती थी कि कोई तुम्हें परेशान न करे। मेजुए की आंखें थोड़ी कांप उठी, कांपते हुए उसके दाहिने हाथ में अगरबत्ती उठाई। उससे उठते हुए सफेद धुएं को देखकर उसने पूछा, मेरी बहन की मृत्यु कैसे हुई? यून शुचे कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, जब मंत्री और नेछा के ईश्वर अनुबंधकर्ता ने अपना आखिरी दिव्य अनुबंध मिशन पूरा किया, तो समुराई एसोसिएशन को उनके ठिकाने का पता चल गया और उन पर घात लगाकर हमला किया गया। नेछा के गॉड कॉन्ट्रैक्टर की रक्षा करने के लिए मंत्री ने समुराई एसोसिएशन के सदस्यों को रोक दिया, लेकिन खुद ही पकड़ी गई। बाद में एक दिन से भी कम समय बीता और मंत्री से जुड़ा जीवन संकेत निगरानी उपकरण अपना सिग्नल खो बैठा। उन्होंने उस हिस्से को छोड़ दिया जिसमें मंत्री को समुराई एसोसिएशन द्वारा यातना दी गई थी, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से मृत्यु शब्द का निर्मम संदेश मिलता है। ये सुनकर मेजुए ने धीरे-धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, आंसू छलककर उसके चेहरे पर चमकती हुई लकीरें छोड़ गए। उसके मन में बचपन से ही अपनी बहन की विशाल आकृति की छवि थी, जो हमेशा उसके सामने खड़ी रहती थी, उसे हवा और बारिश से बचाती थी। उसने दोनों हाथों से अगरबत्ती पकड़ी, अपनी बहन के मरणोपरांत चित्र को प्रणाम किया और उसे अगरबत्ती दान में रख दिया। बहन, मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूं। मैं अब 8वीं स्तर का मार्शल सम्राट बन चुका हूं। अब कोई मुझे धमका नहीं सकता। मेजुए ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आपने बचपन से ही मेरी रक्षा की, लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूं, तो आपने मुझे आपकी रक्षा करने का मौका ही नहीं दिया। पट-पट, पट-पट। आंसू की बूंदें फर्श पर गिर पड़ी। यून शुचे का चेहरा गंभीर था। उसने आंख भरी और वहां से जाने का इरादा किया ताकि मेजुए को अकेला छोड़ दिया जाए। अपने इकलौते परिवार के सदस्य को खोने के गम से उबरने में समय लगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, झेंग क्वान अचानक चिंतित भाव से अंदर आया और बोला, उपमंत्री यून, झोंयू ने अभी-अभी खबर भेजी है कि समुराई एसोसिएशन ने मीडिया के माध्यम से यह खबर फैलाई है, वे मंत्री की रक्त का उपयोग माउंट फूजी पर स्वर्गीय दिव्य सत्ता को शांत करने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। यून शुचे की आंखें चौड़ी हो गई और उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, चुप रहो। झेंग क्वान को कुछ याद आया। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और मेजुए की पीठ की ओर देखा। मुझे पता है, बाहर इंतजार करो। यून शुचे ने भौहें चढ़ाकर मेजुए की ओर मुड़ी और धीरे से उसे याद दिलाया, मंत्री में युद्ध प्रभाग के प्रमुख होने के नाते आपको युद्ध विभाग के मिशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृपया पूर्ण विवेक बनाए रखें। समुराई एसोसिएशन का ये भव्य प्रदर्शन स्पष्ट रूप से मीरान ए के शरीर का उपयोग करके उन्हें बाहर निकालने और उन सभी को पकड़ने के इरादे से किया गया था। मेजुए का सिर झुका हुआ था, उसका चेहरा एकदम गंभीर था और उसने भावहीनता से जवाब दिया, मैं समझती हूं, मैं नहीं जाऊंगी। यून शुचे ने राहत की सांस ली और कहा, हम मंत्री के शव को वापस लाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया और लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। झेंग क्वान, उस पर नजर रखो, उसे मंत्री का शव लेने के लिए आवेग में आकर जाने मत दो। यून शुचे ने चिंता जताते हुए कहा, भविष्य में रिपोर्टिंग करते समय इतना शोर मत मचाना। झेंग क्वान मुस्कुराया और बोला, समझ गया, मैं मंत्री मेई पर कड़ी नजर रखने का वादा करता हूं। यून शुचे ने सिर हिलाया और बैठक बुलाने के लिए बेस सेंटर की ओर चली गई। इसी बीच कमरे के अंदर मेजुए ने धीरे से अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां अपनी बहन के ठंडे मरणोपरांत चित्र को छू गईं। उसकी आंखों में अभूतपूर्व हत्या का इरादा दिखाई दिया और उसका खुला हाथ धीरे-धीरे मुट्ठी में बदल गया। उसके चारों ओर श्वेत नियम मंडरा रहे थे और दिव्य मायाजाल आकर्षण विधि सक्रिय हो गई, जिससे उसका आकर्षण साकार हो उठा। कमरे में हल्की गुलाबी धुंध छा गई। ये लकड़ी के दरवाजे की दरार से बाहर निकल गया। जैसे ही झेंग क्वान ने गुलाबी धुंध में सांस ली, उसकी आंखों में गुलाबी दिल चमक उठे, उसके अंधेरे पर्दे और वो जमीन पर गिर पड़ा, एक खूबसूरत भ्रम में डूब गया। टकरा जाना। लकड़ी का दरवाजा खुल गया और रोशनी में मेजुए की थोड़ी धुंधली आकृति बाहर निकली। बहन, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें वापस ले जाने आ रहा हूं। अध्याय 2